अध्याय एक विचित्र प्रणाली, एक विचित्र शुरुआत। लिंगजियाओ महाद्वीप, कांगलांग क्षेत्र। व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट, यूटिलिटी डिसाइपल्स का मिलन स्थल। पंथ के पहाड़ी द्वार की सफाई करने के बाद सहायक शिष्य की वर्दी पहने सीचेन इत्मीनान से टहलते हुए आगे बढ़ा। कैंगलांग क्षेत्र में स्थित व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट जैसे शीर्ष स्तरीय राक्षसी संप्रदाय के एक सहायक शिष्य के रूप में सीचेन का दैनिक कार्य संप्रदाय के पर्वतीय द्वार की सफाई करना था। घास फूस की झोपड़ी का दरवाजा खोलते हुए सीचेन बिस्तर पर गिर पड़ा, अपने आप को फैलाकर छत को निसंकोच घूरने लगा। अब तक सीचेन को लिंगजियाओ महाद्वीप में आए लगभग 1 महीना हो चुका था, फिर भी वह एक साधारण सहायक शिष्य से अधिक कुछ नहीं था। सिस्टम, कुछ उपयोगी काम करो, मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेक कर भीख मांगने पर मजबूर मत करो। डिंग, मेजबान, कृपया जल्द से जल्द एक शक्तिशाली और उच्च पदस्थ व्यक्ति के बगल में साइन इन करें। आपको कहने के लिए आसान। अन्य प्रवासी सेना के सदस्यों की तरह सीचेन ने भी लिंगजियाओ महाद्वीप में स्थानांतरित होने पर एक सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। हालांकि उसकी प्रणाली थोड़ी खास थी। सीचेन को उच्च पदस्थ लोगों के पास ही लॉग इन करना पड़ता था। व्यक्ति का पद जितना ऊंचा होता और वह उनके जितना करीब होता, उतना ही अधिक लाभ मिलता। एक बार सीचेन को पुरस्कार राशि में शामिल वस्तुओं की एक झलक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बस एक नज़र में ही वह खुशी से झूम उठा। हेवनली दाव ब्लेसिंग, सुप्रीम बोन, हेवनली फ्लेम, एंसेस्ट्रल टेलिस्मैन और मिलियनियर सोल रिंग जैसी चीजों ने सीचेन की पलकों को फड़कने पर मजबूर कर दिया। हालांकि किसी कुलीन व्यक्ति के बगल में साइन इन करना आसान लग रहा था, लेकिन साधारण किसानों के परिवार में पुनर्जन्म लेने वाले सीचेन के लिए ये स्वर तक पहुंचने जितना ही कठिन था। एक बार सीचेन ने गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को ढूंढा और बड़ी उम्मीदों के साथ उसके बगल में अपना नाम लिखवाया, लेकिन परिणाम ये हुआ। डिंग, बधाई हो, आपने साधारण ग्राम प्रधान के बगल में साइन इन किया है, जिसकी उम्र अब ज्यादा नहीं बची है। आपको 0.5 अंक और एक एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक मिनी प्राप्त हुआ है। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सीचेन बस इतना कहना चाहता था, आपको ग्राम प्रधान के लिए इतने सारे उपसर्ग जोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। सौभाग्य से, हालांकि हर दिन ग्राम प्रमुख के बगल में साइन इन करने के लिए मिलने वाले पुरस्कार मामूली थे। केवल एक अंक का एक अंश और एक छोटा सा एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक भी यह कुछ न होने से बेहतर था। मच्छर का पैर भी मांस का एक प्रकार है। और इस तरह सीचेन दिन प्रतिदिन पुराने ग्राम प्रमुख के बगल में काम करता रहा, अथक परिश्रम से अपने गुणों में सुधार करता रहा। अंततः गांव के बुजुर्ग मुखिया का निधन हो गया। अपनी मृत्यु से पहले वृद्ध ग्राम प्रधान ने सीचेन का हाथ कसकर पकड़ा और बड़ी भावुकता से उसकी ओर देखा। बच्चे, इतने समय तक इस बूढ़े आदमी के साथ रहने के लिए धन्यवाद। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे बड़े सपने हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक स्पष्ट मार्ग दिखा सकता हूं। पश्चिम की ओर जाओ, वहां अमर प्राणी रहते हैं। मैंने एक बार एक अमर प्राणी को हवा में चलते हुए देखा था। पुराने ग्राम प्रधान को दफनाने के बाद सीचेन ने जैसा उसे कहा गया था वैसा ही किया और अमर लोगों की खोज में पश्चिम की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। अनिश्चित समय तक चलने के बाद सीचेन का वास्तव में उन अमर लोगों से सामना हुआ जिनका उल्लेख पुराने ग्राम प्रमुख ने किया था, और वह श्वेतपंथ दिव्यपंथ के भर्ती स्थल पर पहुंचा। शायद इसलिए कि सीचेन ने मिनी एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक से सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स को ताकत में लगा दिया था। वह वास्तव में व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट का यूटिलिटी डिसाइपल बनने में कामयाब हो गया। व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट कैंगलांग क्षेत्र में अपनी खौफनाक प्रतिष्ठा के साथ शीर्ष राक्षसी संप्रदायों में से एक था। वर्तमान संप्रदाय प्रमुख लुओ जिरो ने एक बार अकेले ही अनगिनत प्रतिद्वंद्वी संप्रदायों का संहार किया था, जिससे 1 लाख मील का क्षेत्र खून से सन गया था और पूरा आकाश लाल हो गया था। तब से दुनिया को पता चल गया कि व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट की सेक्ट मास्टर एक महिला डेविल हेड थी जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देती थी। सीचेन ने सोचा था कि व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट का यूटिलिटी डिसाइपल बनने के बाद वह अधिक लोगों के संपर्क में आ सकेगा और शायद सेक्ट मास्टर के बगल में भी हस्ताक्षर कर सकेगा। हालांकि सीचेन को एहसास हुआ कि वह चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट में इतने लंबे समय तक रहने के बाद उसने जिस सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात की थी, वह केवल सहायक शिष्यों की भर्ती के प्रभारी प्रतिष्ठित एल्डर थे। यहाँ तक कि वह प्रतिष्ठित एल्डर भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनसे सीचेन जब चाहे मिल सकता था। एक शीर्ष स्तरीय राक्षसी संप्रदाय के रूप में व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट की शक्ति असीम रूप से विशाल थी। साधारण शिष्यों से ऊपर बाह्य संप्रदाय के शिष्य थे, उनसे ऊपर आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे, उनसे ऊपर सच्चे शिष्य थे और उनसे भी ऊपर वरिष्ठ शिष्य थे। सीचेन के लिए एक साधारण बाह्य संप्रदाय के शिष्य को देखना भी असंभव था, श्वेतपंथ दिव्य संप्रदाय के गुरु को देखना तो दूर की बात थी। हमेशा की तरह उसने दिन के लिए अपने सिस्टम पैनल की जांच की। मेजबान सीचेन, खेती 0, कोई खेती नहीं। ताकत 20, योग्यता 30, आकर्षण 23, भाग्य 100, उपलब्ध निःशुल्क एट्रीब्यूट पॉइंट्स 3। आज के डिस्काउंटेड आइटम, पृथ्वी आत्मा की गोली, रहस्यमय श्रेणी, उच्च श्रेणी, कीमत 900 पॉइंट्स, 10% की छूट। चेंगलिंग दिव्य तलवार, सेंट ग्रेड, निम्न श्रेणी, कीमत 800,000 पॉइंट्स, 20% की छूट। क्योंकि इस दौरान उसने जितने भी गुणन प्राप्त किए थे वे सभी उसकी ताकत में जुड़ गए थे, इसलिए सीचेन की ताकत में काफी सुधार हुआ था। इस प्रणाली के अनुसार एक औसत वयस्क पुरुष का आधार मूल्य लगभग 10 होता है, इसलिए सीचेन की वर्तमान शक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 2 गुनी होनी चाहिए। हालांकि साधना के बाद 0 और भाग्य के बाद 100 को देखकर सीचेन को बहुत बुरा लगा। हालांकि उसका भाग्य सूचकांक 100 था, लेकिन यहाँ आने के बाद से सीचेन ने कभी भी खुद को विशेष रूप से भाग्यशाली महसूस नहीं किया था। कभी कभी सीचेन को यह भी आश्चर्य होता था कि क्या अन्य लोगों के भाग्य का मूल्य कुछ 100 से शुरू होता है। जहां तक रोजाना छूट पर मिलने वाली वस्तुओं की बात है, छूट के बाद भी वे बेहद महंगी थी। इन सभी दिनों में सीचेन ने केवल एक बार ही 50% की छूट वाली कोई वस्तु देखी थी। सम्राट श्रेणी, शारीरिक शक्ति, स्वर पर प्रभुत्व स्थापित करने वाला अत्याचारी शरीर। 50% छूट के बाद भी इसकी कीमत 20 मिलियन पॉइंट्स थी। ये भीषण गर्मी के दिन आखिर कब खत्म होंगे? तारांकन धमाका, तारांकन। जैसे ही सीचेन ने बोलना समाप्त किया, आध्यात्मिक ऊर्जा के एक अविश्वसनीय रूप से विशाल प्रवाह से फूस की झोपड़ी का दरवाजा अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। उसी समय सिस्टम की सूचना की ध्वनि सीचेन के कानों में गूंजी। डिंग, देर से पता चला चरण डोंगक्सु क्षेत्र का शक्तिशाली केंद्र मेजबान के निकट है। क्या आप लॉग इन करना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बिस्तर पर झट से उठकर बैठते हुए सीचेन ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर 2 आकृतियां खड़ी थीं। बाहर से आती सूरज की रोशनी उनके पीछे से अंदर आ रही थी, जिससे सीचेन के लिए उनके चेहरे स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया था। हालांकि सीचेन ने उनकी बातचीत सुन ली। क्या वह वही व्यक्ति है जिसके बारे में दिव्य कैलकुलेटर ने बात की थी? ऐसा लगता तो है, लेकिन एक आकर्षक कवच के अलावा वह किसी काम का नहीं लगता। चाहे वह बेकार हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह संप्रदाय प्रमुख को ठीक होने में मदद कर सकता है, हमें उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।
उनकी बातचीत वहीं समाप्त हो गई। अगले ही पल सी चेन को ऐसा लगा जैसे वह एक विशाल महासागर में एक छोटी नाव हो, क्योंकि उनकी अपार आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा उसे ऊपर उठा लिया गया और श्वेतपंथ दिव्यपंथ के आंतरिक क्षेत्रों की ओर तेजी से उड़ा ले जाया गया। और इसी नाजुक क्षण में सी चेन ने सिस्टम को साइन इन करने का आदेश जारी किया। अध्याय 2, शादी की तैयारी। श्वेतपंथ दिव्यपंथ राक्षस शिखर के शीर्ष पर स्थित है, जो 8 मुख्य शिखरों में से एक है। एक गुप्त कमरे के अंदर 2 बूढ़ी औरतें अपनी धुंधली आंखों से एक बूढ़े आदमी को ध्यान से घूर रही थी। दिव्य कैलकुलेटर, हम दोनों को बताओ, संप्रदाय के गुरु के साथ वास्तव में क्या हुआ? 2 रक्षकों, इस बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है, यह एक भटकी हुई आत्मा का प्रकट होना है। क्या आपके संप्रदाय के गुरु ने हाल ही में उन प्राचीन निषिद्ध भूमियों में से किसी का दौरा किया है? उन 2 बूढ़ी महिलाओं के सामने दिव्य कैलकुलेटर के नाम से जाना जाने वाला बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप एक प्रार्थना की चटाई पर बैठा था और अपनी पिछली भविष्यवाणी के परिणामों की व्याख्या कर रहा था। दिव्य कैलकुलेटर को यह सारा मामला बेहद अजीब लगा। श्वेतपंथ दिव्यपंथ की सम्मानित संप्रदाय प्रमुख, एक महिला दानव प्रधान जिसने पूरे कांगलांग क्षेत्र में भय पैदा कर दिया था, बिना किसी स्पष्ट कारण के आत्मा विहीनता की स्थिति में चली गई थी। सरल शब्दों में कहें तो आत्मा के खो जाने का अर्थ था शरीर का पूरी तरह से हिलने डुलने की क्षमता खो देना, मानो आत्मा गायब हो गई हो और वह एक निष्क्रिय अवस्था में चला गया हो। इस अवस्था को बेहोशी भी कहा जा सकता है। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। बाहरी दुनिया में सब कुछ देख पाने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लुओ जीरो के बेहोश हो जाने के बाद व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट के उच्च स्तरीय सदस्यों ने कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई भी तरीका उसे होश में लाने में सफल नहीं हुआ। इसी नाजुक क्षण में लुओ जीरो के 2 निजी रक्षकों ने दिव्य कैलकुलेटर को खोज निकाला, जो पूरे कैंगलांग क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उन्हें उम्मीद थी कि वह लुओ जीरो को जगाने का कोई रास्ता निकाल सकता है। श्वेतपंथ दिव्यपंथ के लिए लुओ जीरो का महत्व लगभग सर्वविदित था। पंथ उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता था, अन्यथा कैंगलांग क्षेत्र में श्वेतपंथ दिव्यपंथ द्वारा दमित की गई शक्तियां निश्चित रूप से पहला अवसर मिलते ही पलटवार कर देंगी। इसके अलावा इस लंबे कोमा के कारण लुओ जीरो की जीवन शक्ति तेजी से कम होने लगी थी। अगर वह जल्द ही होश में नहीं आई तो इस अवस्था में उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 2 रक्षकों द्वारा जबरन व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट में लाए जाने के बाद डिवाइन कैलकुलेटर को भी लगा कि यह एक अविश्वसनीय रूप से पेचीदा समस्या है। उन्होंने पहले ही प्रारंभिक भविष्यवाणी कर ली थी। लुओ जीरो को जगाने का तरीका जानने के लिए बहुत अधिक कर्म की आवश्यकता होगी, जिससे यह एक ऐसी भविष्यवाणी बन जाती है जिसके सफल होने की संभावना 10 में से 1 होती है। हालांकि दोनों बूढ़ी महिलाओं के हाथों में चमकते हुए ब्लेडों को देखकर दिव्य कैलकुलेटर ने फिर भी एक लंबी आह भरी। भविष्यवाणी करने का मतलब था जीवित रहने की संभावना 10 में से 1। भविष्यवाणी न कर पाने का मतलब निश्चित मृत्यु थी। हालांकि उसकी साधना शक्ति बहुत मजबूत थी, फिर भी वह उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां वह व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट जैसे शीर्ष स्तरीय राक्षसी पंथ से आसानी से बच निकल सके। अरे छोड़ो भी, ये बूढ़ा आदमी बस एक बार जुआ खेलेगा। इसके बाद 2 वृद्ध महिलाओं की सतर्क निगाहों के बीच दिव्य कैलकुलेटर ने एक बार फिर भविष्यवाणी की थली और कछुए का खोल निकाला। उसके पैरों के नीचे एक रहस्यमय बागुआ आकृति भी प्रकट हुई। बस शून्य में एक तीखी गूंज सुनाई दी। दिव्य कैलकुलेटर के हाथों में मौजूद भविष्यवाणी की थली तेजी से घूमने लगी और कछुए की खोल पर बने पैटर्न प्रकाश से जगमगाने लगे। जैसे जैसे भविष्यवाणी की थली पर सुई तेजी से घूमने लगी, दिव्य कैलकुलेटर के 7 छिद्रों से खून रिसने लगा और उसके काले बाल जड़ों से तेजी से सफेद होने लगे। चटक चटक चटक, कछुए के खोल और भविष्यवाणी की थली से चटकने की तेज आवाज आई। जब तक उसके हाथ में मौजूद कछुए का खोल पूरी तरह चकनाचूर हो गया, तब तक उसका शरीर भी बेजान होकर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले दिव्य कैलकुलेटर की मुरझाई हुई उंगली ने हवा में एक आदमी के चित्र को उकेरा जब वह 2 बूढ़ी महिलाओं से बात कर रहा था। उसे ढूंढो, उसकी शादी अपने संप्रदाय के गुरु से कराओ और पति पत्नी के रीति रिवाज संपन्न करो। फिलहाल यही एकमात्र तरीका है। डिंग, व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट के सेक्ट मास्टर के रक्षकों के बगल में साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई। अंतिम चरण डोंगक्सु क्षेत्र। पुरस्कार 1000 अंक। विशेषता उपहार बैग बड़ा तारांकन 1। श्वेतपंथ दिव्यपंथ के 2 रक्षकों के संप्रदाय प्रमुख के विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हाथों द्वारा ले जाए जाने के बावजूद सी चेन अभी भी विस्मय की स्थिति में था। ये सब क्या हो रहा है? मैं बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी, तभी तुम लोगों ने मेरा दरवाजा जोर से खोला और मुझे एक छोटी बच्ची की तरह उठाकर ले गए। हालांकि बूढ़ी महिलाओं के शरीर से निकलने वाली भयावह आभा को महसूस करते हुए और पिछली सिस्टम सूचना को याद करते हुए सी चेन को वास्तव में आगे क्या होने वाला है, इसके लिए थोड़ी सी उत्सुकता महसूस हुई। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे वास्तव में व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट के उच्च स्तरीय सदस्यों के करीब आने का अवसर चाहिए था। सी चेन उन दिनों से सचमुच तंग आ चुका था जब उसके पास एक सिस्टम तो था, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था और हर दिन केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही संघर्ष करता था। वह जितना हो सके उतना ऊपर चढ़ना चाहता था। ये देखकर कि दोनों बुजुर्ग महिलाएं केवल आगे उड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं और उसकी ओर कोई ध्यान देने का इरादा नहीं रखती थी, सी चेन के पास पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों वरिष्ठों, हम कहाँ हैं? अंत में दोनों बूढ़ी महिलाओं ने मुड़कर सी चेन की ओर देखा। हम दोनों श्वेतपंथ दिव्यपंथ के संरक्षक और पंथ प्रमुख हैं। मेरा उपनाम मुंह है और मेरे बगल वाले का उपनाम लियू है। एल्डमू, एल्डलियू। सी चेन ने अभिवादन में अपने हाथ जोड़े। एल्डमू और एल्डलियू ने सिर हिलाया और आगे कहा, अब हम आपको एक जगह ले जाएंगे। वहां पहुंचकर आपको बस अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार देखना और कार्य करना है। बहुत अधिक राय व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद दोनों ने और कुछ नहीं कहा और उनकी गति एक बार फिर बढ़ गई। कुछ ही देर में सी चेन को सामने कोहरे में छिपी पर्वत चोटी दिखाई दी। इसी क्षण एल्डमू की आवाज गूंजी, राक्षस शिखर, श्वेतपंथ दिव्यपंथ के 8 मुख्य शिखरों में से एक। यहीं पर संप्रदाय के गुरु निवास करते हैं। राक्षस, इस नाम का उच्चारण करते ही श्वेतपंथ दिव्यपंथ के संप्रदाय प्रमुख के बारे में बाहरी दुनिया से फैली अफवाहें अचानक सी चेन के दिमाग में उभर आईं। एक पल के लिए खून की प्यासी, शैतान औरत और भयानक और बदसूरत जैसे शब्द एक एक करके सी चेन के दिमाग में कौंध गए। लेकिन इससे पहले किसी चेन आगे कुछ सोच पाता, दोनों रक्षक उसे राक्षस शिखर पर ले गए और उसे एक गुप्त कमरे के सामने ले आए जो पूरी तरह से सफेद जेल और ठंडी बर्फ से बना था। उस गुप्त कमरे के सामने खड़े होते ही सी चेन एक शक्तिशाली जीवन ऊर्जा को महसूस कर सकता था। स्पष्टतः ये गुप्त कक्ष भी स्वर्ग और पृथ्वी के अनमोल खजानों से ही निर्मित किया गया था। गुप्त कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर 2 रक्षकों में से एक एल्डमू ने सी चेन को देखा और धीरे से दरवाजा खोल दिया। मैं जाना, दोनों रक्षकों को गुप्त कमरे में उसके पीछे न आते देख दरवाजे पर खड़े देखकर सी चेन क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया। हालांकि उसने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे गुप्त कमरे में चला गया। गुप्त कमरे में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसकी नजर बीच में रखे एक विशाल पलंग पर पड़ी जो लाइफ क्रिस्टल से बना था। उस बड़े से पलंग पर सफेद जालीदार पोशाक पहने एक महिला इस समय शांति से लेटी हुई थी।
इस महिला को देखते ही सी चेन दंग रह गया। सी चेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि जब से उसने इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया है तब से लेकर अब तक उसके सामने खड़ी महिला अब तक की सबसे खूबसूरत इंसान थी जिसे उसने देखा था। हल्की जुरीदार विलो के पत्तों जैसी बाहें, एक नाजुक और सीधी नाक, टपकते पानी की तरह नम चेहरी जैसे होंठ और बर्फ और हिम की तरह चिकनी बर्फीली त्वचा। शायद लंबे समय तक जीवन शक्ति के अभाव के कारण महिला का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, लेकिन इसे उसकी नाजुक सुंदरता की कुछ और झलक दिखाई दे रही थी। ये है, सी चेन उन दो रक्षकों की कही बात नहीं भूलेगा। यही वह स्थान था जहां संप्रदाय के गुरु निवास करते थे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इस समय उसके सामने लेटी हुई लुओ जीरो थी, जो श्वेत पंथ दिव्य पंथ की संप्रदाय प्रमुख थी, वही महिला शैतान प्रमुख जिसके बारे में लोग बात करते थे कि वह बिना पलक झपकाए मार डालती थी। अफवाहों के अनुसार व्हाइट फैदर डिवाइन कल्ट की संप्रदाय प्रमुख लुओ जीरो ने कभी भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया और जनता के सामने पेश होते समय हमेशा घूंघट ओढ़े रहती थी। उसके निर्मम व्यक्तित्व के साथ साथ समय के साथ साथ लोग दबे स्वर में कहने लगे थे कि उसका चेहरा बदसूरत और भद्दा होगा। लेकिन अब लुओ जीरो के सामने खड़े होकर सी चेन को अफवाहों की काले को सफेद में बदलने की क्षमता समझ में आ गई। हालांकि उस महिला को देखकर जिसमें जागने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था, सी चेन भी कुछ हद तक हैरान था। उसे यह समझ नहीं आया कि दोनों रक्षक उसे यहाँ क्यों लाए थे। क्रीक, ठीक उसी क्षण कमरे का दरवाजा खुल गया। सी चेन ने मुड़कर देखा तो उसे दरवाजे पर एल्डमू और एल्डलियू खड़े दिखे और उसने उनकी स्पष्ट आवाजें सुनी। चूंकि आप उसे पहले ही देख चुके हैं तो शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अध्याय 3, शादी की रात, दलिया का एक कटोरा खाओ। इस दिन श्वेतपंथ दिव्य पंथ के संप्रदाय प्रमुख लुओ जीरो के आगामी विवाह की खबर कैंगलांग क्षेत्र में भयावह गति से फैल गई। ये खबर सुनकर कैंगलांग क्षेत्र की सभी सेनाएं स्तब्ध रह गईं। वे सभी इस बात पर अटकलें लगा रहे थे कि लुओ जीरो किस तरह के जीवन से ग्रसित व्यक्ति से शादी करेगी। एक प्राचीन वंश का दिव्य पुत्र, एक प्राचीन महाशक्ति, या शायद एक अद्वितीय शारीरिक बनावट वाला महापात्र। चाहे जो भी हो, सभी को यकीन था कि श्वेतपंथ दिव्य पंथ की शक्ति एक बार फिर से अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव करेगी। हालांकि व्हाइट फैदर डिवाइन कल्ट के उच्च अधिकारियों में से जिनके पास अधिक सटीक जानकारी थी, सभी जानते थे कि लुओ जीरो एक ऐसे साधारण शिष्य से शादी करने जा रही है जिसमें साधना का कोई अंश नहीं है। ये परिणाम दिव्य कैलकुलेटर द्वारा उसकी जीवन अवधि के 70% की कीमत पर गणना किया गया था और वर्तमान में लुओ जीरो को जगाने का यही एकमात्र तरीका था। उसी समय व्हाइट फैदर डिवाइन कल्ट के उच्च अधिकारियों के बीच एक आम सहमति थी, यदि लुओ जीरो जागने में विफल रही तो इस तथाकथित संप्रदाय प्रमुख के पति को भी उसके साथ ही दफना दिया जाएगा। जहां तक सी चेन की बात है, जाहिर है सी चेन को भी यह बात समझ आ गई थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बात कहना चाहता था। वह खुशी से पागल होने ही वाला था। व्हाइट फैदर डिवाइन कल्ट के संप्रदाय प्रमुख लुओ जीरो से शादी करने के बाद उसे हर समय उसके साथ रहना पड़ता था और वह हिल भी नहीं सकती थी। सी चेन के लिए, जिसके पास एक सिस्टम था, यह व्यावहारिक रूप से उसके लिए ही बनाया गया था। इस प्रकार तीनों पक्षों के अलग अलग विचार होने के बावजूद श्वेतपंथ दिव्य पंथ के संप्रदाय प्रमुख लुओ जीरो की शादी तय समय पर हो गई। शादी के मुख्य पात्र होने के नाते सी चेन और लुओ जीरो को तो वहां उपस्थित होने की भी जरूरत नहीं थी। आखिरकार जो लोग उपहार देने आए थे वे केवल उपहार देने के लिए ही आए थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि लुओ जीरो अपना चेहरा दिखाएगी या नहीं, उन्हें केवल अपनी शुभकामनाएं देनी थी। व्हाइट फैदर डिवाइन कल्ट के उच्च अधिकारी स्वाभाविक रूप से सब कुछ संभालेंगे। शादी की रात का भी सी चेन ने दुल्हन के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और देखा कि लाल रंग के वस्त्रों में लिपटी एक सुंदर आकृति बिस्तर पर शांति से लेटी हुई है। हालांकि वह जानता था कि लुओ जीरो के पीछे अंधेरे में एल्डमू और एल्डलियो अभी भी मौजूद थे। वे स्वाभाविक रूप से अपने संप्रदाय के गुरु को किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले नहीं कर सकते थे जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले थे, खासकर तब जब लुओ जीरो ने चलने फिरने की क्षमता खो दी थी। लुओ जीरो के बिस्तर के पास आकर सी चेन बैठ गया और धीरे से पूछा, दो रक्षकों, संप्रदाय प्रमुख कब से बेहोश हैं? 1 महीना और 3 दिन। अंधेरे में छिपे दोनों रक्षक भी सी चेन की हर हरकत पर पैनी नजर रख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दिव्य कैलकुलेटर ने ऐसा क्यों कहा था कि सी चेन से शादी करने से संप्रदाय के गुरु जागृत हो सकते हैं। इसलिए उन सभी को सर्वसम्मति से लगा कि यह कोई रहस्यमय गहन बात हो सकती है, या शायद सी चेन का उपयोग बुरी किस्मत को दूर करने के लिए किया जा रहा हो। आत्मा का नुकसान। लुओ जीरो का लगातार पीला पड़ता चेहरा देखकर सी चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। क्या संप्रदाय के गुरु बाहरी दुनिया की हर चीज को देख सकते हैं? दोनों रक्षकों ने सच्चाई से उत्तर दिया, हमें नहीं पता, क्योंकि संप्रदाय के गुरु हमें कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। तो क्या संप्रदाय प्रमुख भोजन कर सकते हैं? आधुनिक दुनिया से आए एक प्रवासी के रूप में सी चेन को वनस्पति अवस्था की कुछ समझ थी। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद कुछ सहज तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रियाओं और पदार्थ और ऊर्जा को बचाने की क्षमता को बनाए रखने के अलावा चलने फिरने की क्षमता पूरी तरह से खो जाती है और कोई सक्रिय गतिविधि नहीं होती है। बाहरी दुनिया को समझने की क्षमता का सवाल यह है कि यह व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है या नहीं, लेकिन फिर भी नियमित रूप से ऊर्जा का सेवन अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं है, एल्डमू ने कहा। संप्रदाय की मुखिया विपत्ति पार करने के स्तर तक पहुंच चुकी हैं। अगर वे 100 साल तक कुछ न भी खाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमने उनके लिए जीवन क्रिस्टल से बना एक सफेद जेड पलंग तैयार किया है। लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि वह अब ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग दायरे की उतनी शक्तिशाली हस्ती नहीं रही है? व्हाइट फैदर डिवाइन कल्ट के एक सहायक शिष्य के रूप में कुछ समय बिताने के बाद सी चेन अब वह अनुभवहीन लड़का नहीं रहा था जो ये सोचता था कि उड़ने में सक्षम कोई भी साधक अमर होता है। अब उसे कृषकों से संबंधित मामलों की कुछ बुनियादी समझ हो गई थी। लिंगशियाओ महाद्वीप के क्षेत्र, नींव स्थापना क्षेत्र, दिव्य खजाना क्षेत्र, बैंगनी हवेली क्षेत्र, आदिमात्मा क्षेत्र, डोंगत्सु क्षेत्र, दो रक्षक, संकट पारगमन क्षेत्र, लुओ जीरो खुनेवान क्षेत्र, सर्वोच्च क्षेत्र और सर्वोच्च महान सम्राट। सी चेन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि हमें संप्रदाय प्रमुख को नियमित रूप से कुछ खाने देना चाहिए। यह सी चेन की बातें सुनकर छाया में खड़े एल्डलियू ने एल्डमू की ओर देखा तो उन्होंने केवल सिर हिलाया। एल्डमू के विचार में सी चेन की असामान्य शांति, उसका संयमित निर्णय और यह तथ्य कि उसे दिव्य कैलकुलेटर द्वारा चुना गया था, शायद उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति जिसके पास कोई साधना स्तर नहीं था, वास्तव में कुछ असाधारण लगता था। हम लापरवाह थे, एल्डमू ने कहा। हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? बस थोड़ा सा दलिया ही काफी होगा। कुछ ही देर में एल्डमू फिर से सी चेन के पीछे प्रकट हुए। उनके हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ आध्यात्मिक दलिया का कटोरा था। मैं कर देता हूँ। एल्डमू से कटोरा लेकर सी चेन पलंग के पास गया, धीरे से लुओ जीरो की रत्न जैसी गर्दन को सहारा दिया और उसे आधा बैठने में मदद की। आध्यात्मिक दलिया का एक चम्मच भरकर उसने उस पर फूंक मारी और धीरे धीरे उसे लुओ जीरो के होठों तक ले गया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बेहोश लुओ जीरो ने वास्तव में आध्यात्मिक दलिया निगल लिया। ये देखकर सी चेन की भौहें तंग गईं। वह जानता था कि उसका विचार सही था, इसलिए अगले कुछ समय तक सी चेन ने आध्यात्मिक दलिया का कटोरा लुओ जीरो के मुंह में एक एक चम्मच करके खिलाया। अंत में लुओ जीरो के मुंह के कोने पर दलिया का एक निशान देखकर सी चेन ने हाथ बढ़ाकर उसे धीरे से पहुंच दिया। इसके बाद सी चेन ने लुओ जीरो को तुरंत लेटने नहीं दिया, बल्कि कुछ देर तक उसे पकड़े रखा।
खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ी देर सीधे खड़े रहना सबसे अच्छा होता है, तुरंत लेट जाना पाचन के लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ क्षण बाद सी चेन ने लुओ जीरो के चारों ओर से अपना हाथ हटा लिया और उसे वापस सफेद जेड बिस्तर पर लेट जाने दिया। ये वाकई अजीब है, दूसरे लोगों की शादी की रात में विवाह की शराब पी जाती है, लेकिन हमारे लिए मैंने तुम्हें दलिया का कटोरा खिलाया। हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाते हुए सी चेन ने असहाय होकर लुओ जीरो के माथे पर थोड़े बिखरे हुए बालों को सहलाया और फिर अपना हाथ हटा लिया। उसके बाद सी चेन जरा भी दखलंदाजी किए बिना बस बिस्तर के पास बैठी रही। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एल्डमू और एल्डरलियू ने उसे रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप देखते रहे। उन्हें भ्रम भी हुआ, उनके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में बहुत ही सौम्य और शांत था। क्या वह सचमुच बिना किसी साधना के एक साधारण शिष्य था? बूढ़े मुंह, शायद। हमें उनकी हड्डियों की बनावट और प्रतिभा की जांच करनी चाहिए। वह वाकई एक साधारण व्यक्ति नहीं लगते। कुछ और दिन प्रतीक्षा करें। अब संप्रदाय प्रमुख के जागने का महत्वपूर्ण क्षण है, इसके अलावा कुछ और करना उचित नहीं है। तो अब हम। एल्डरमू ने अपने बगल में बैठे एल्डरलियू की ओर देखा। दिव्य कैलकुलेटर ने जो कहा था, याद है? वैवाहिक अनुष्ठान करो, चलो दरवाजे के बाहर पहरा देते हैं। यह ठीक है। अध्याय 4। अपनी पत्नी के साथ मिलकर हालचाल पूछें और खेती शुरू करें। रात काफी हो चुकी थी। लुओ जीरो के बिस्तर के बगल में बैठी सी चेन को भी नींद आने लगी। इस समय वह केवल एक नश्वर मनुष्य था जिसने अभी तक साधना के मार्ग पर कदम नहीं रखा था। हालांकि उनका शरीर एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था, फिर भी उसकी भी कुछ सीमाएं थीं। लुओ जीरो की हालत की दोबारा जांच करते हुए सी चेन ये देखकर प्रसन्न हुई कि उसके गालों पर फिर से हल्की गुलाबी रंगत लौट आई थी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा, आखिरकार उसने सही अनुमान लगाया था। हालांकि लुओ जीरो अंतिम चरण में था, कष्टों को पार करने की महान विशेषज्ञ होने के बावजूद इस निष्क्रिय अवस्था में गिरने के बाद भी उसे बाहरी दुनिया से ऊर्जा अवशोषित करने की आवश्यकता थी। बिस्तर के निचले हिस्से से रजाई लाकर सी चेन ने उसे उसके बगल में फर्श पर बिछा दिया। हालांकि आज रात उनकी शादी की रात होनी थी, लेकिन सी चेन लुओ जीरो के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। चाहे वह सहमति दे या न दे, उसकी वर्तमान स्थिति में वह कुछ भी करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता था। वह कोई दरिंदा नहीं था। फिर भी वह भूला नहीं था, आधी रात बीत चुकी थी, इसलिए वह दोबारा चेक कर सकता था। लुओ जीरो का हाथ धीरे से पकड़े हुए सी चेन ने सिस्टम को चेक इन कमांड जारी किया। इस प्रणाली के तहत चेक इन के लिए दो चीजें आवश्यक थी, उच्च पद और लक्ष्य की निकटता। लुओ जीरो के पास पहुंचकर जाहिर है वह जितना हो सके उनके करीब रहना चाहता था। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट के सेक्ट मास्टर लुओ जीरो के बगल में चेक इन किया है, जो अंतिम चरण में है। कष्टों से भरे क्षेत्र में प्रवेश। पुरस्कार 5000 अंक, एक लग्जरी एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक। आज के रियायती आइटम, मिट्टी ग्रेड मध्यम श्रेणी खेती की तकनीक पुनर्जन्म बुद्ध हाथ, कीमत 10,000, 40% की छूट। बड़ा एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक, कीमत 1000, 20% की छूट। श्रेणियां, पीला, रहस्यमय, पृथ्वी, स्वर्ग, सृष्टि, राजा, संत, सम्राट। प्रत्येक को निम्न, मध्यम, उच्च में विभाजित किया गया है। चेक इन करने के बाद सी चेन ने लुओ जीरो को काफी देर तक निहारा, अंत में उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, क्या तुम्हें इसका एहसास हो रहा है कि हम शादीशुदा हैं? उसके बगल में फर्श पर लेते हुए सी चेन ने अपना ध्यान सिस्टम इंटरफेस की ओर मोड़ा। 5000 अंक और एक शानदार एट्रीब्यूट पैक हासिल करके वह आश्चर्यचकित रह गया। सबसे शक्तिशाली राक्षसी संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के योग्य ये पुरस्कार उसे पहले मिले किसी भी पुरस्कार से कहीं अधिक समृद्ध था। पॉइंट्स का इस्तेमाल करके रोजाना मिलने वाली छूट वाली वस्तुएं खरीदी जा सकती थीं। एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक के माध्यम से स्वतंत्र रूप से आवंटित किए जा सकने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्रदान किए जाते हैं। दो रक्षकों के साथ बिताए गए पिछले कुछ दिनों को गिनते हुए अब उसके पास 8000 अंक, 3 बड़े एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक और एक लग्जरी एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक थे। सिस्टम एट्रीब्यूट पैक मिनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और लग्जरी साइज में उपलब्ध थे। उनमें क्रमशः 0.5, 1, 2, 3 और 5 अंक थे। उन सभी को खोलने के बाद सी चेन इस बात को लेकर असमंजस में पड़ गया कि इन पॉइंट्स को कहां निवेश किया जाए। पहले आम लोगों के बीच एक आम आदमी के रूप में उसने अपनी सारी ताकत में लगा दी थी, लेकिन अब उसके आसपास के सभी लोग सामान्य से बहुत अलग थे। काफी सोच विचार के बाद उसने 14 नए अंकों के साथ साथ बचाए गए 3 अंक कुल 17 अंक योग्यता विषय में डाल दिए। एक पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति के रूप में वह जानता था कि एक साधक के लिए योग्यता कितनी महत्वपूर्ण होती है। आवंटन पूरा होने के बाद उनकी योग्यता का स्कोर 30 से बढ़कर 47 हो गया। यदि सिस्टम के अनुसार एक औसत व्यक्ति का आधारभूत स्तर 10 था, तो अब वह सामान्य से कई गुना ऊपर था। काम खत्म होने के बाद उसने आज की रियायती वस्तुओं की ओर रुख किया। सबसे पहले एट्रीब्यूट पैक अनिवार्य था, अधिक शक्ति प्राप्त करने का उसका मुख्य मार्ग। इसे खरीदने के बाद उसकी नजर साधना तकनीक पर पड़ी। पुनर्जन्म बुद्ध हस्त, एक प्राचीन बौद्ध तकनीक जो जीवन शक्ति को बढ़ाती है और उपचार में उत्कृष्ट है। तकनीक पर एक नजर डालने के बाद जेड के पलंग पर लेटी हुई पतली आकृति को देखकर उसने इसे खरीदने का फैसला किया। अब उनकी योग्यता का स्तर 50 तक पहुंच गया था और उनके द्वारा कड़ी मेहनत से अर्जित किए गए 8000 अंक घटकर 1200 रह गए थे। लुओ जीरो की मदद करने वाली किसी चीज पर पॉइंट खर्च करने से उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। फिर भी एक गंभीर समस्या बनी रही, उसे साधना करना नहीं आता था, उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा सा भी प्रवाह नहीं होता था। वह पुनर्जन्म बुद्ध हाथ को कैसे सक्रिय कर सकता था? सिस्टम के दैनिक उत्पाद अद्भुत थे, लेकिन वे सभी आध्यात्मिक ऊर्जा की नींव पर आधारित थे। जब वह फर्श पर बिछे अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, तभी उसे एक एहसास हुआ। वह पहले जैसा उपयोगितावादी शिष्य नहीं रहा था, अब वह श्वेतपंथ दिव्यपंथ के संप्रदाय प्रमुख का पति था। एक अजीब उपाधि, लेकिन एक ऐसी उपाधि जो उसे कई चीजें दिला सकती है। वह फर्श से उठा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। दो रक्षकों, क्या आप वहां हैं? हम हैं, लगभग। तुरंत ही उनके बगल में एल्डरमू की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया, क्या मेरे पास कोई ऐसी तकनीक हो सकती है जो मुझे साधना की दहलीज पार करने में मार्गदर्शन कर सके? उनकी बातों के बाद छाया में छिपे हुए एल्डरमू और एल्डरलियू चुप हो गए। कुछ ही देर बाद एल्डरमू ने उत्तर दिया, बिल्कुल। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप साधना क्यों करना चाहते हैं? क्यों? सी चेन ने पलकें झपकाईं। उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया, शायद इसलिए कि मैं उसे वहां असहाय पड़े हुए नहीं देख सकता जबकि मैं कुछ भी न करूं, या शायद मेरा स्वाभिमान मुझे इतना कमजोर नहीं रहने देता। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, युवा स्वामी। बिना ध्यान दिए ही दोनों रक्षकों ने उससे बात करने का तरीका बदल दिया था। कुछ ही देर में एल्डरमू एक प्राचीन स्क्रॉल लिए अंधेरे से बाहर निकले। युवा गुरु, ये वह तकनीक है जिसका अध्ययन बाह्य संप्रदाय का प्रत्येक शिष्य पंथ में प्रवेश करने पर करता है। मुझे अभी तक आपकी जन्मजात योग्यता का पता नहीं है, लेकिन आपको आधे महीने के भीतर आधारभूत स्थापना चरण में प्रवेश कर लेना चाहिए। उन्होंने यह बात नहीं बताई कि प्रतिभाशाली शिष्य आमतौर पर इसे 3 से 7 दिनों में पूरा कर लेते थे। उसकी इज्जत बचाने के लिए उसने 7 दिन की अवधि को बढ़ाकर आधा महीना कर दिया। सी चेन ने पांडुलिपि स्वीकार की और कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। धन्यवाद, कोई जरूरत नहीं, अपने दिल की सुनो, एल्डरमू ने जवाब दिया।
संप्रदाय के गुरु का ज्ञानोदय तुम पर निर्भर करता है। इसके साथ ही एल्डमू गायब हो गए और सी चेन कमरे में लौट आया। लुओ जीरो के बगल में बैठे हुए उसने उसका कोमल हाथ अपने बड़े हाथ में थाम लिया। मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं साधना शुरू कर रहा हूँ। एक बार जब मेरे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा तो मैं आपको ठीक होने में मदद कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी प्रतिभा को निखारने में कितना समय लगेगा। आपको कितना समय लगा? आधा महीना। सब कहते हैं कि तुम असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो, शायद 7 दिन। अध्याय 5, मैं तुम्हारी खाल जिंदा ही उतार दूंगा। ये लुओ जीरो की मानसिक दुनिया थी। असीम अंधकार में लुओ जीरो को ऐसा लग रहा था मानो वह एक ऐसे सपने में गिर रही हो जिससे वह कभी जाग नहीं पाएगी। यहाँ उसकी दुनिया में रंग का एक भी अंश नहीं था। उसने सोचने की अपनी सबसे बुनियादी क्षमता भी खो दी थी। लेकिन आखिरकार वह एक प्रसिद्ध दानव पंथ की नेता थी, एक ऐसी हस्ती जिसमें भविष्य में एक महान महारानी बनने की क्षमता थी। अंधेरे में लुओ जीरो को इस बात का एहसास हो रहा था कि वह किस स्थिति में आ गई है और वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकती थी कि वह इसमें क्यों फंस गई है। लेकिन वह बोल नहीं सकती थी, वह अपने मन के विचार किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकती थी। शुरुआत में लुओ जीरो की बाहरी दुनिया की धारणा धुंधली थी, इस हद तक कि वह हल्की से हल्की आवाज भी नहीं सुन सकती थी। हालांकि धीरे धीरे लुओ जीरो को अपनी इंद्रियों में कुछ सुधार महसूस होने लगा और बाहर की आवाजें उसके कानों में आने लगी। उसने अपने बगल में मौजूद दोनों रक्षकों की दिन रात की आहें और उसे बचाने का रास्ता खोजने के उनके अथक प्रयासों को सुना। वह उन्हें बताना चाहती थी कि वह इस हालत में क्यों है, लेकिन वह बता नहीं सकी। उसने अपने पास आने वाले बुजुर्गों की पाखंडी चिंता भी सुनी। बाद में लुओ जीरो की बाहरी दुनिया के प्रति धारणा और भी मजबूत हो गई। इसी समय उसने हताशा से महसूस किया कि उसके शरीर की जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। ये वही भयावह दुष्ट शक्ति थी जिसने उसे इस आत्माविहीन अवस्था में धकेल दिया था और यह धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को खा रही थी। वह न तो बोल सकती थी और न ही अपने विचारों को बाहरी दुनिया के सामने व्यक्त कर सकती थी, वह केवल असहाय होकर देख सकती थी। उसकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे खत्म होते देखना, उसके जीवन को धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ते देखना। उसकी क्लेश पारगमन क्षेत्र की साधना अब उसके शरीर की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि आत्मा विलुप्त अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसकी नसों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार वास्तव में बंद हो गया था। लुओ जीरो ऐसा नहीं चाहती थी। भले ही दुनिया उसे एक खूंखार महिला शैतान की मुखिया के रूप में जानती थी, फिर भी वह मृत्यु की घुटन भरी भावना से घिरी हुई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और लुओ जीरो को यह एहसास होने लगा कि उसके शरीर की जीवन शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। शायद जल्द ही उन लोगों की इच्छा सचमुच पूरी हो जाएगी और वह इस दुनिया से विदा हो जाएगी और उसने जिस श्वेतपंथ दिव्य पंथ को इतने परिश्रम से संभाला था उसे दूसरों को सौंप देगी। उसे इससे नफरत थी, उसे इस बात से नफरत थी कि वह उन सभी को नहीं मार सकती थी जिनकी मंशा बुरी थी, और उसे इस बात से और भी ज्यादा नफरत थी कि वह अब अपने स्वामी द्वारा छोड़ी गई आखिरी कुछ चीजों की रक्षा नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे लुओ जीरो के कानों तक पहुंचने वाली आवाजें कम होती गईं। समय बीतने के साथ साथ दिव्यपंथ के उन वरिष्ठों के लिए अब उसे मिलने आना असंभव हो गया था। दोनों रक्षक भी दिव्य कैलकुलेटर की खोज में निकल गए थे और अब उसके साथ नहीं रह सकते थे। इस समय लुओ जीरो उस असीम अंधकार में बिल्कुल अकेली होकर चुपचाप अपने जीवन के बीतने का एहसास कर रही थी। उस भावना ने उसे घुटन से भर दिया। वह जोर से चीखना चाहती थी, अपनी अंतिम अवस्था की भावनाओं को पूरी तरह से बाहर निकालना चाहती थी। विपत्ति की शक्ति को पार करते हुए वह अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर देती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। उसे पता था कि उसकी मृत्यु निकट है। ठीक इसी क्षण लुओ जीरो ने अचानक महसूस किया कि उसकी हथेली को थोड़े खुरदुरे बड़े हाथों की एक जोड़ी ने पकड़ रखा है। लंबे समय तक छाए अंधेरे और मौत के खतरे ने लुओ जीरो की आत्मा को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया था, लेकिन वह अभी भी अपनी हथेली से आने वाली गर्माहट को महसूस कर सकती थी। उसी समय लंबे समय तक अकेले रहने के बाद लुओ जीरो के कानों में एक अविश्वसनीय रूप से कोमल आवाज सुनाई दी। मेरा नाम सी चेन है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम शादीशुदा हैं, हम शादीशुदा हैं। शुरुआत में इतने लंबे मौन के बाद फिर से आवाज सुनकर लुओ जीरो को थोड़ी खुशी महसूस हुई। उसे ये भी महसूस हुआ कि मरने से पहले कम से कम किसी और के वहां मौजूद होने से वह बहुत अकेलेपन से नहीं मरेगी। लेकिन जब उसने अपने बगल में बैठे आदमी की बात सुनी तो लुओ जीरो तुरंत भड़क उठी। विवाहित, विवाहित, विवाहित। एक पल के लिए सी चेन का नाम और हम शादीशुदा हैं शब्द लगातार उसके दिमाग में घूमते रहे, जिससे उसकी पहले से ही कमजोर होती हुई आत्मा को भी फिर से जागृत कर दिया। उसके मन में पहला ख्याल यही आया, चोर, तुमने मेरी देह को छूने की हिम्मत कैसे की? जब मैं जागूंगी तो तुम्हें जान से मार दूंगी। अपने पूरे जीवन में लुओ जीरो के शरीर को कभी भी विपरीत लिंग के किसी भी सदस्य ने स्पर्श नहीं किया था, यहाँ तक कि पुरुषों ने उसका असली चेहरा भी शायद ही कभी देखा था। लेकिन अब एक आदमी उसके बिस्तर के पास बैठा था, उसका हाथ पकड़े हुए था और उसे बता रहा था कि उसकी शादी पहले ही उसे हो चुकी है। लुओ जीरो इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकी। उनका मन किया कि वे उठ खड़ी हों और एल्डमू और एल्डलियू से पूछें कि आखिर वे क्या सोच रहे हैं। हालांकि जैसे ही लुओ जीरो का दिमाग इस बात से भर गया कि उसके शरीर को छूने वाले उस आदमी को 1000 टुकड़ों में कैसे काटा जाए, उसने देखा कि उसके बगल में खड़ा आदमी फिर से हिल गया। उन्होंने एल्डमू से एक कटोरी दलिया मांगा। लुओ जीरो ने खुद को अपने बगल में खड़े आदमी द्वारा उठाए जाने का अनुभव किया। उसने चम्मच में रखे दलिया पर धीरे से फूंक मारने की आवाज सुनी। फिर लुओ जीरो ने अपने मुंह में गर्म दलिया को बहते हुए महसूस किया और भोजन का वह स्वाद जो लंबे समय से खोया हुआ था उसके भीतर घूमने लगा। उसे कैसे पता चलता है कि मुझे भोजन की आवश्यकता है? क्या वह मेरे शरीर की स्थिति को भांप सकता है? चम्मच चम्मच करके लुओ जीरो ने दलिया का पूरा कटोरा खत्म कर दिया और फिर भी उसे थोड़ी असंतुष्टि महसूस हुई। उसे काफी समय से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई थी और उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। जीवन क्रिस्टल से बने बिस्तर जैसी बाहरी शक्तियां ऐसी चीजें थी जिन्हें वह अवशोषित नहीं कर सकती थी। उसे भोजन की जरूरत थी। सारा दलिया खत्म करने के बाद लुओ जीरो ने महसूस किया कि उस आदमी के बड़े हाथ ने उसके मुंह के कोने से दलिया के दाग पहुंचने में उसकी मदद की। इस तरह की अंतरंग हरकत ने लुओ जीरो को, जो अभी अभी शांत हुई थी, एक बार फिर उत्तेजित कर दिया। चोर, बस इंतजार करो, जब मैं जागूंगा तो मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे भयानक दर्द जरूर चखाऊंगा। ये कहना अजीब लग सकता है, लेकिन अन्य लोगों की शादी की रात में पारंपरिक शराब पी जाती है, जबकि हमारे लिए मैंने वास्तव में आपको दलिया का एक कटोरा खिलाया। उस आदमी के कोमल शब्द फिर से सुनाई दिए और लुओ जीरो गुस्से से सोचने लगी, क्या तुम अब भी विवाह की शराब पीना चाहते हो? मैं तुम्हें एक चाकू दूंगा। हालांकि लुओ जीरो अपने विचारों को बाहरी दुनिया तक पहुंचाने में असमर्थ थी। वह केवल अंधेरे में उस आदमी की आवाज सुन सकती थी। सरसराहट, सरसराहट। बिस्तर की चादरों के आपस में रगड़ने की आवाज उसके कानों तक पहुंची, जिससे लुओ जीरो का दिल तुरंत उसके गले तक आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह चोर? लेकिन अगले ही पल लुओ जीरो ने सी चेन के फर्श पर बिस्तर बनाने की आवाज सुनी। इससे लुओ जीरो को राहत की सांस तो मिली, लेकिन वह एक बार फिर शादी के मामले पर सोचने लगी। लुओ जीरो ने खुद इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उसके बगल में खड़े उस आदमी के प्रकट होने से उसका पहले से मृत हृदय एक बार फिर जागृत हो गया था। अब उसमें केवल मरने की इच्छा ही नहीं बची थी। हालांकि यह सारा हंगामा सी चेन को 1000 टुकड़ों में काटने की दिशा में ही निर्देशित था।
अध्याय 6 सांसों में नींव की स्थापना। पत्नी के गाल को गुदगुदाना। आंखों को भटकने न दो, मन को हृदय में लौटाओ, यही शांति का मूल है। मन को एकाग्र करो, एकाग्रता बनाए रखो, सभी विचारों को त्याग दो, शांति में प्रवेश करो। स्वाभाविक रूप से सीचेन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लुओ जीरो क्या सोच रहा है। अब वह बस जितनी जल्दी हो सके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में प्रवेश करना चाहता था। लुओ जीरो के बिस्तर के बगल में पालथी मारकर बैठे हुए सीचेन ने नींव स्थापित करने के लिए आवश्यक मंत्र का जाप किया। मंत्र के अभिलेखों का अनुसरण करते हुए सीचेन ने अपने शरीर के चारों ओर प्रवाहित हो रही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी नसों में खींचने का प्रयास किया। ये कहना जरूरी है कि हालांकि लाइफ क्रिस्टल से बने इस बिस्तर का लुओ जीरो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसने अनजाने में इस समय सीचेन को भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। लगभग पल भर में सीचेन ने अपने शरीर में एक हल्की रहस्यमय आभा का प्रवाह महसूस किया। मंत्र की शिक्षाओं का एक बार फिर पालन करते हुए सीचेन ने अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति को तेज करना शुरू कर दिया। धमाका, मानो उसके शरीर के भीतर बिजली कड़क गई हो। कुछ ही सांसों के बाद सीचेन आकाश और पृथ्वी के भीतर विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सका। इसके अलावा जिस गति से यह आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी वह अत्यंत तीव्र थी। ये तो फाउंडेशन की स्थापना है। अपने हाथों को फैलाते हुए सीचेन ने अपने शरीर से आती हुई धड़कन को महसूस किया। उसी समय वह कुछ मदहोश अवस्था में बुदबुदाया। क्या एल्डमू ने यह नहीं कहा था कि इसमें आधा महीना लगेगा? लुओ जीरो के बिस्तर के पास आकर सीचेन ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए और धीरे से उससे कहा, मैंने सफलतापूर्वक अपनी नींव मजबूत कर ली है। ये बहुत जल्दी हो गया है ना? मेरी योग्यता भी कुछ कम नहीं होनी चाहिए, है ना? चिंता मत करो, एक बार जब मैं अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह से थोड़ा परिचित हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें ठीक होने में मदद कर सकता हूँ। अपने सामने शांति से लेटी हुई लुओ जीरो को देखकर सीचेन खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपनी उंगली बढ़ाकर उसके गाल को गुदगुदा दिया। क्या आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ? मुझे लगता है कि मैं काफी सुंदर हूँ। गांव की सभी आंटियों ने कहा कि वे अपनी बेटियों की शादी मुझसे करना चाहती हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में किसी और भी खूबसूरत इंसान से शादी करूंगा। वैसे आपको हमेशा घूंघट पहनना इतना पसंद क्यों है? मुझे तो आप बिल्कुल भी बदसूरत नहीं लगती। सीचेन को यह नहीं पता था कि हालांकि उसके सामने बैठी लुओ जीरो उससे कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन वह उसकी कही हर बात सुन सकती थी और अपने आसपास घट रही हर चीज को महसूस कर सकती थी। जब लुओ जीरो को यह एहसास हुआ कि सीचेन ने कुछ ही पलों में सफलतापूर्वक अपनी नींव स्थापित कर ली है तो उसे अपने अस्तित्व पर ही संदेह होने लगा। इससे पहले जब सीचेन ने उससे पूछा कि उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने में कितना समय लगा तो वह गर्व से उसे बताना चाहती थी, मैं सिर्फ 1 घंटे में सफल हो गई। मैं तुम्हें ईर्ष्या से मार डालूंगी, तुम चोर। हालांकि जब उसने वास्तव में सीचेन के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के समय को महसूस किया तो अनगिनत परीक्षणों से गुजर चुकी उसकी मानसिक स्थिति में भी आश्चर्य की लहर दौड़ गई। कुछ ही पलों में सफलतापूर्वक नींव स्थापित कर ली। तुम किस तरह के राक्षस हो? लेकिन अब तुम इतने बेफिक्र मत हो। जैसे ही मैं जागूंगा सबसे पहले तुम्हें मार डालूंगा। जब लुओ जीरो ने सीचेन को ये कहते सुना कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा से परिचित होने के बाद उसे ठीक होने में मदद करेगा तो वह एक बार फिर स्तब्ध रह गई। लुओ जीरो को समझ नहीं आ रहा था। वह ये नहीं बता पा रही थी कि सीचेन ने जो कहा वह सच था या झूठ। उसे यह बात और भी ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी कि सीचेन अपनी उस पत्नी के प्रति इतना समर्पित क्यों था जिससे उसने बिना किसी स्पष्ट कारण के शादी की थी। लेकिन अगले ही पल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे को छूने की? तुम कहते हो कि मैं बदसूरत हूँ। तुम्हारा पूरा परिवार ही बदसूरत है। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। मेरा मन करता है कि तुम्हें चाकू मार दूं। कुछ ही पल पहले दुविधा में डूबी लुओ जीरो अगले ही पल भड़क उठी। उसके मन में सीचेन को करारा सबक सिखाने के विचार भर गए थे। सीचेन ने लुओ जीरो को और चिढ़ाया नहीं, हालांकि उसे नहीं पता था कि वह उसे सुन सकती है या नहीं। लुओ जीरो को यह महसूस हुआ कि उसके बगल में लेटा हुआ व्यक्ति फर्श पर बिछी चटाई पर वापस लेट गया है। हालांकि अगले ही पल सीचेन का सिर धीरे धीरे फिर से ऊपर उठा और उसने लुओ जीरो से फुसफुसाते हुए कहा, पत्नी शुभ रात्रि। यह आखिरी वाक्य कहने के बाद सीचेन जल्दी से अपनी गर्म चटाई पर लौट आया, दाएं बाएं लुढ़का, एक बार अपने पैर ऊपर उठाए और खुद को रजाई में लपेटने के बाद संतुष्टि भरी गुनगुनाहट निकाली। लुओ जीरो ने सीचेन के आखिरी शब्द सुनकर कहा, चोर, तू किसे पत्नी कह रहा है? क्या तुझे लगता है कि शादी करने से मैं तुझे पत्नी मान लूंगी? बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है कि मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ और फिर भी तुम ऐसे ही सो जाते हो। नहीं, मैं मर नहीं सकता। मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। सीचेन और लुओ जीरो की शादी की रात एक अजीबोगरीब स्थिति में गुजरी। अगले दिन जब खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे में आई तो सीचेन ने एक लंबी अंगड़ाई ली। फर्श पर बैठे हुए सीचेन ने अनजाने में अपना सिर घुमाकर अपने बगल में रखे सफेद जैड के पलंग की ओर देखा। जब उसने बिस्तर पर लेटी हुई खूबसूरत आकृति को देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी झलक उठी। ये सब सपना नहीं था। उसने सचमुच दानव पंथ की मुखिया से शादी कर ली थी और वह बेहद खूबसूरत थी। लुओ जीरो के बिस्तर के पास आकर सीचेन ने पहले की तरह ही उसकी गोरी और खूबसूरत गाल को अपनी उंगली से गुदगुदाया। सुप्रभात पत्नी, क्या तुम अभी भी सो रही हो? खटखट खटखट खटखट। उसी क्षण कमरे के बाहर से दस्तक सुनाई दी। युवा स्वामी, सुबह का नाश्ता और दलिया तैयार है। बाहर से आवाज सुनकर सीचेन ने अपने कपड़े पहने और फिर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। 2 रक्षकों को परेशान करने के लिए क्षमा करें। अभी मेरा खाना मेज पर ही रहने दीजिए। मैं पंथ के नेता को खाना खिलाने के बाद खा लूंगा। सीचेन के शब्द खत्म हुए लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे वह असमंजस में पड़कर एल्डमू की ओर देखने लगा। एल्डमू, एल्डलियू, आपने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हासिल कर लिया है। दरवाजे के बाहर खड़े होकर एल्डमू और एल्डलियू ने अपने सामने खड़े सीचेन को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। सीचेन ने अपने सिर के पीछे कुछ भी की। शायद मैं दूसरों से थोड़ा अलग हूँ। कल मैंने कुछ ही सांसों में सफलतापूर्वक अपनी नींव स्थापित कर ली। कुछ सांसें। सच कहूँ तो जब कल दोनों रक्षकों ने सीचेन को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन टेक्निक दी तो उन दोनों को लगा कि अगर वह 7 दिनों के भीतर सफल हो जाता है तो वे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब महज एक रात के बाद उन्होंने देखा कि सीचेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे तक पहुंच गया था। यद्यपि आधारभूत स्थापना का क्षेत्र कमजोर था, फिर भी एक साधारण व्यक्ति को उसमें प्रवेश करने में लगने वाला समय काफी हद तक उनकी योग्यता और शारीरिक संरचना पर निर्भर करता था। उन विलक्षण प्रतिभाओं के लिए योग्यता और शारीरिक बनावट को सबसे महत्वपूर्ण चीजें कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि यदि परिश्रम किसी व्यक्ति की न्यूनतम क्षमता निर्धारित करता है तो योग्यता और शारीरिक बनावट उसकी अधिकतम क्षमता निर्धारित करते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी योग्यता का परीक्षण करना आवश्यक है। इसके बाद कमरे में मेज पर खाना रखने के बाद एल्डमू लुओ जीरो के शरीर की जांच करने में मदद करने के लिए आगे बढ़े। लुओ जीरो के साफ सुथरे कपड़े और उसके चेहरे पर लौटाई थोड़ी सी गुलाबी रंगत को देखकर एल्डमू को सीचेन से और भी अधिक संतुष्टि महसूस हुई। कल तक उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि सीचेन लाचार लुओ जीरो के साथ कुछ गलत कर सकता है।
लेकिन लुओ जीरो की वर्तमान स्थिति को देखकर वे राहत महसूस किए बिना नहीं रह सके। कृपया अपने भोजन का आनंद लें युवा स्वामी, ये कहकर एल्डर मू और एल्डर लियू कमरे से चले गए। अंदर केवल सीचेन और लुओ जीरो ही रह गए। अध्याय 7 मेरी पत्नी के पैरों से मसाज शुरू होती है। सुप्रभात। मैं इतना गुस्से में था कि एक पल भी नहीं सो पाया। जब लुओ जीरो ने खुद को एक बार फिर सीचेन की बाहों में उठाए जाने का एहसास किया और एक छोटी चिड़िया की तरह उसकी छाती से लिपट गई, तभी उसे होश आया। कल रात वह अंधेरे में काफी देर तक करवटें बदलती रही। जिस बात ने उसे रात भर जगाए रखा वह ये दुविधा थी कि क्या वह सीचेन को 1000 टुकड़ों में काट दे या उसे एक इंसान सुअ में बदल दे और उसे हर दिन प्रताड़ित करे। मुझे फिर से दलिया खिला रहे हो। यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारी साजिश का पता नहीं है। सीचेन की बाहों में सिर रखकर उसकी कोमल सांसों को सुनते हुए और उसके नर्म स्पर्श को महसूस करते हुए लुओ जीरो ने हल्की सी खर्राटे की आवाज निकाली। मुझे कुछ और बार खाना खिलाओ और समय आने पर मैं तुम्हें एक बार कम छुरा घूमूंगा। स्वाभाविक रूप से सीचेन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लुओ जीरो क्या सोच रही है। आध्यात्मिक दलिया का एक कटोरा खत्म करने में उसकी मदद करने के बाद उसने एक प्राचीन ग्रंथ निकाला। प्रणाली पुनर्जन्म बुद्ध हाथ का अभ्यास करो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सीचेन के हाथ में मौजूद फ्रॉड प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गया जो उसके माथे में प्रवेश कर गई और पुनर्जन्म बुद्ध हाथ का संपूर्ण ज्ञान उसके मन में प्रकट हो गया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में कदम रखने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा अब सीचेन की नसों में प्रवाहित होने लगी और वह अंततः पुनर्जन्म बुद्ध हाथ का उपयोग कर सका। पत्नी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अपनी बाहों में समाये महिला की कोमल नाक को चुटकी भरते हुए सीचेन ने धीरे से कहा, किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि कोमा में पड़ा मरीज पूरे दिन स्थिर नहीं रह सकता, वरना पहले से ही कमजोर शरीर और भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन वह सलाह आम लोगों के लिए थी। मुझे नहीं पता कि यह आप जैसे दिग्गज विशेषज्ञ पर लागू होती है या नहीं। फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। बोलते बोलते उसने लुओ जीरो को बिठाया, उसकी बाहों पर उठाई और धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगा। जब वह मालिश कर रहा था तो उसकी हथेलियों पर एक हल्की सुनहरी हरी चमक जमा हो गई और उसके हाथों से जीवन ऊर्जा की धाराएं बहने लगीं। स्पष्ट कर दूं, मैं आपकी मालिश इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपकी त्वचा कोमल और चिकनी है। मैं ऐसा आपको ठीक करने के लिए कर रहा हूं। क्योंकि वह अभी अभी आधारभूत स्तर पर पहुंचा था, इसलिए सीचेन की नसों में आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी कम थी। इसलिए कुछ देर मालिश करने के बाद उसे रुकना पड़ा, अपनी साधना तकनीक का उपयोग करना पड़ा और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना पड़ा। फिर भी उसने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया और अत्यंत कोमलता से लुओ जीरो की बाह की मालिश करता रहा। तो पत्नी, मेरी तकनीक कैसी है? चलो नाम टैग पर एक नजर डालो। झुंझुनी हो रही है। ये कौन सी विधि है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को इतनी बेशर्मी से छूने की? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस तुम्हारे मरने तक इंतजार करो। जब सीचेन ने पुनर्जन्म बुद्ध हाथ का उपयोग करके लुओ जीरो की मालिश की तो उसने अपनी बाह में झुंझुनी का अनुभव किया। लुओ जीरो को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके शरीर को ऊर्जा और जीवन शक्ति की सख्त जरूरत थी। इतने लंबे समय तक आत्माहीन अवस्था में रहने के बाद उसके शरीर की लगभग सारी जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी, जिससे वह बेहद कमजोर हो गई थी। फिर भी उसके सामने खड़ा यह आदमी ठीक ठीक जानता था कि उसे क्या चाहिए और अक्सर अनजाने में ही उसे वही दे देता था जिसकी उसे उस समय सबसे ज्यादा कमी थी। चोर, मुझे पत्नी मत कहो। क्या तुम मरना चाहते हो? और ये नेम टैग आखिर होता क्या है? लुओ जीरो को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक गुड़िया हो जिसे सीचेन इधर उधर मरो रहा हो। लेकिन उसके शरीर को यह अनुभूति बहुत अच्छी लगी और वह उन नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए वास्तव में उत्सुक थी जिनका उसने जिक्र किया था। ये जानकर लुओ जीरो ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने कैंगलान साम्राज्य में 10 साल तक हत्याएं की। मेरा दिल पत्थर की तरह ठंडा हो गया है। यह मत सोचो कि तुम इसमें जरा सी भी हलचल पैदा कर सकते हो। पत्नी, क्या तुम जानती हो, मुझे अभी भी सब कुछ अवास्तविक सा लगता है। वो क्या कह रहा है? सीचेन के अचानक बोले शब्दों ने लुओ जीरो को चौंका दिया। उसकी बाह की मालिश करते हुए सीचेन ने धीरे से बात की। महज एक दिन पहले तक मैं एक साधारण शिष्य था और अब किसी तरह मैं तुम्हारा पति बन गया हूँ। बेशक एक बार जब तुम जाग जाओगे तो शायद तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। हो सकता है कि मुझे चुप कराने के लिए मुझे मार भी डालो। लुओ जीरो, लगता है तुम पूरी तरह समझ गए। तुम सही हो, जागते ही सबसे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। हालांकि वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसके अगले शब्दों ने उसे संशय में डाल दिया। मुझे पता है कि शादी के बाद भी कोई मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुझे एहसास है कि अगर तुम सचमुच जाग नहीं सकते तो मुझे भी तुम्हारे साथ ही दफना दिया जाएगा। लेकिन अजीब बात है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता क्यों। जैसा कि उन्होंने कहा था, लुओ जीरो के जागने की संभावना अनिश्चित बनी हुई थी। अगर अभी भी इस बात की उम्मीद थी कि वह जाग जाएगी तो वह सुरक्षित रह सकता था, लेकिन अगर उसके जागने की सारी संभावना खत्म हो जाती तो उसे निश्चित रूप से उसके साथ ही दफनाया जाता। कोई और परिणाम नहीं हो सकता था। फिर भी सीचेन को न तो डर महसूस हुआ और न ही पछतावा। शायद जीवित रहने के लिए संघर्ष के उन लंबे वर्षों ने उसे जीवन और मृत्यु से बेखौफ बना दिया था। उनके लिए इस पर जुआ खेलना जीवन भर एक सहायक शिष्य के रूप में बने रहने से बेहतर था। क्या वह मुझे दोषी ठहरा रहा है? लेकिन वह कहता है कि उसे डर नहीं है। एक पल पहले वह इस बात से क्रोधित थी कि सीचेन ने उसके शरीर को छूने की हिम्मत कैसे की। अगले ही पल उसके शब्दों ने उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। लुओ जीरो को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह उसके कारण ही ये सारे कर्मफल में उलझ गया था। उसे यह बात अजीब भी लगी। उसे ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए था। उसके हाथों मरने वालों की गिनती तो वह पहले ही भूल चुकी थी। लेकिन अब दोनों हाथों का काम खत्म करने के बाद सीचेन ने धीरे से अपनी आस्तीनें सीधी की, खड़ी हुई और बिस्तर के निचले हिस्से की ओर चली गई। उसने धीरे से कहा, मैं मजबूत बनूंगा, इतना मजबूत कि तुम्हें जगा सकूं, कम से कम इतना मजबूत कि कोई भी हमें नीचा न समझे। क्या तुम सहमत नहीं हो पत्नी? हालांकि मुझे तुम्हारी बराबरी करने में थोड़ा समय लगेगा। हम काफी महत्वाकांक्षी। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें 2 दिन और जीने दूंगा, लेकिन मेरी बराबरी करना, सपने देखना बंद करो। कितनी गुदगुदी हो रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैरों को छूने की? बिस्तर के निचले हिस्से में सीचेन बैठी थी और धीरे धीरे लुओ जीरो के पैरों से रेशमी मोजे उतार रही थी। उसके कोमल जैद जैसे छोटे पैर हवा के संपर्क में थे। उन खूबसूरत पैरों को अपनी बाहों में थामे हुए सीचेन ने सुनहरी हरी रोशनी को इकट्ठा होने दिया और धीरे धीरे उनके तलवों की मालिश करने लगी। तुम अभी भी रगड़ रहे हो। तुम तो गए काम से। अध्याय 8, मुझे तुम्हें चुरा घोंपना ही होगा। टिल्डे बहुत दर्द हो रहा है। टिल्डे एकदम सुनना। टिल्डे कितना आरामदायक है। लुओ जीरो की मानसिक दुनिया में उसने महसूस किया कि सीचेन के थोड़े खुरदुरे बड़े हाथ उसके पैरों को पकड़े हुए हैं और उसके पैरों के तलवों से दर्द और राहत दोनों की अनुभूति हो रही है। लुओ जीरो को ऐसा लग रहा था मानो वह शर्म और आक्रोश से मर रही हो। हालांकि उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि सीचेन की अनूठी तकनीक के तहत उसका कमजोर शरीर वास्तव में सुधार के संकेत दिखा रहा था। बस बात यह थी कि ये मुद्रा सचमुच बहुत शर्मनाक थी। पहले तो किसी ने उसका असली चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन अब एक स्त्री के रूप में उसके सबसे संवेदनशील पैरों को सीचेन द्वारा पकड़ा और मालिश किया जा रहा था।
मुझे उसे मारना ही होगा, मुझे अपने दिल में भरी नफरत को निकालने के लिए उसे मारना ही होगा। जब सी चेन ने लुओ जीरो के छोटे पैरों की मालिश पूरी कर ली तो उसने उसे सफेद रेशमी मोजे पहनने में मदद की और आलस से अंगड़ाई ली। पत्नी, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें अब बेहतर लग रहा है? पा पा पा, मेरा पैर ही खराब, मैं तुम्हें चाकू मारूंगा, मुझे भी जल्द से जल्द साधना शुरू करनी होगी, आखिर मुझे अभी भी आपकी बराबरी करनी है। लुओ जीरो को धीरे से रजाई ओढ़ने में मदद करते हुए सी चेन नीचे झुककर लुओ जीरो के खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा और उसके मन में एक विचार कौंध गया। अगर मैं किस करते समय चेक इन करूं तो क्या इसके परिणाम और भी बेहतर होंगे? क्या मुझे इसे कल आजमाना चाहिए? एक बार जब यह विचार मन में आया तो ये सी चेन के दिल में पूरी तरह से बैठ गया। इसके बाद वह लुओ जीरो के सफेद जेड पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया और साधना तकनीक का अभ्यास करने लगा। एल्डरमू ने उसे दिया था। सी चेन के अपने विचार में जब उनकी योग्यता 50 तक पहुंच गई है तो उनकी साधना बहुत तेज होनी चाहिए, है ना? क्या उन्हें प्रतिभाशाली माना जा सकता है? ऐसा लगता है कि अगली बार जब सिस्टम किसी साधना तकनीक को रिफ्रेश करेगा तो मुझे सतर्क रहने की जरूरत होगी। इस तकनीक का प्रयोग करते हुए सी चेन ने अपने चारों ओर मौजूद राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर दिया और जल्द ही उसका पूरा मन और शरीर उसमें लीन हो गया। सी चेन को यह नहीं पता था कि इस समय एल्डरमू और एल्डरलियू चुपचाप परछाई में रहकर वह सब कुछ देख रहे थे जो अभी अभी हुआ था। उनकी तकनीक बहुत ही अनोखी है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या ये किसी बौद्ध धर्म से प्रेरित हो सकती है? खेती की तकनीक? फिर भी हम दोनों देख सकते हैं कि वह संप्रदाय के नेता के प्रति वास्तव में अच्छा व्यवहार करता है। ये सच है, बस बात यह है कि उनका स्वभाव बहुत शांत है, वे किसी भी तरह से एक व्यवहारिक शिष्य नहीं लगते। इस पर एल्डरमू ने एल्डरलियू की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। जिस तरह से वह कुछ ही पलों में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच सकता है उससे ये स्पष्ट है कि वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एल्डरलियू ने फिर पूछा, तो फिर हम शायद वह सचमुच संप्रदाय प्रमुख को जगा सकता है? एल्डरमू ने उत्तर दिया, चलिए थोड़ी देर और देखते हैं, आखिर उसने अभी तक संप्रदाय प्रमुख के साथ पति पत्नी की रस्में पूरी नहीं की हैं। एल्डरलियू को थोड़ा अपराध बोध हुआ, अगर संप्रदाय के नेता को इसके बारे में पता चल गया तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। कोई बात नहीं, जब तक संप्रदाय की नेता जाग सकती हैं उनके लिए अपनी जान देने में क्या हर्ज है? देखो, वह कर रहा है। जब दोनों रक्षक बातचीत कर रहे थे तभी अचानक एल्डरलियू ने एल्डरमू की बांह पकड़ ली और दोनों की निगाहें एक साथ सी चेन की ओर मुड़ गईं। उन्होंने देखा कि सी चेन लुओ जीरो के बिस्तर के पास पालथी मारकर बैठा था। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ रही थी जो उसके शरीर में इस तरह समा रही थी जैसे कोई बाढ़ का अजगर समुद्र में प्रवेश कर रहा हो। वह स्वयं आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण में पूरी तरह से लीन था और उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। ये तो एक ज्ञानोदय है। सी चेन को ज्ञानोदय की अवस्था में प्रवेश करते देख एल्डरमू ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ अपने बगल में बैठे एल्डरलियू की ओर देखा। वह किस क्षेत्र में है? नींव स्थापना। यह अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वह अभी डिवाइन ट्रेजरी दायरे में पदोन्नत हुआ है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समय एल्डरमू और एल्डरलियू अंधेरे में छिपे हुए थे, उनके चेहरों पर दिख रहा सदमा केवल एक दूसरे को ही दिखाई दे रहा था। काफी देर बाद एल्डरमू ने असहाय होकर कहा, मुझे संदेह है कि वह किसी प्राचीन कबीले द्वारा छिपाया गया कोई अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति है जो संयोगवश हमारे दिव्य संप्रदाय में एक सहायक शिष्य बनने के लिए आ गया है। बुलिलियू, चलिए साधना कला मंडप चलते हैं और उसे कुछ उच्च श्रेणी की तकनीकें खोजने में मदद करते हैं। जब तक सी चेन अपने ज्ञानोदय की अवस्था से बाहर आया तब तक बाहर का आकाश पहले ही अंधेरा हो चुका था। इसी समय सी चेन ने भी जल्दी से अपने बगल वाले बिस्तर की ओर देखा। जब उसने लुओ जीरो को वहां शांति से लेटे हुए देखा तो उसके चेहरे पर आखिरकार शांति छा गई। खड़े होकर और अपने शरीर के भीतर की शक्ति को महसूस करते हुए जो पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी, सी चेन ने सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। सिर घुमाकर देखने पर सी चेन ने कमरे की मेज पर रखी आध्यात्मिक दलिया और साधना तकनीकों से संबंधित कई प्राचीन पांडुलिपियां भी देखीं। ये है युवक गुरु, ये कुछ तकनीकें हैं जिन्हें हमने साधना मंडप से आपके लिए चुना है। आप निश्चिंत होकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ ना आए तो आप हम दोनों से पूछ सकते हैं। इसी क्षण एल्डरमू की आवाज अंधेरे से सुनाई दी। इसी दौरान एल्डरमू और एल्डरलियू दरवाजे की ओर चल पड़े। युवक स्वामी, मैंने आध्यात्मिक शक्ति से दलिया को गर्म रखा है, आप इसे संप्रदाय प्रमुख को खिला सकते हैं। मैंने आप दोनों वरिष्ठों को परेशान किया है। सी चेन ने एल्डरमू और एल्डरलियू की ओर थोड़ा झुककर अभिवादन किया। कारण चाहे जो भी हो, दोनों रक्षकों द्वारा दिखाई गई दयालुता स्पष्ट थी, इसलिए सी चेन भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में कंजूसी नहीं करेगा। लुओ जीरो को पहले की तरह दलिया खिलाने के बाद सी चेन ने उसे अपने सीने से सटने दिया। उसके काले मुलायम बालों को सहलाते हुए सी चेन ने धीरे से उसके कान में पूछा, पत्नी, क्या तुम एक और मालिश करवाना चाहती हो? मेरी साधना शक्ति में काफी सुधार हुआ है, इसलिए मेरी तकनीक शायद अब और भी कुशल हो गई है। हम तिल्दा हाँ पा पा पा। तुम मुझे सुन तो नहीं सकते, मैं यूं ही कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं देखूंगा कि तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। अगर तुमने खराब प्रदर्शन किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम भी बोल नहीं सकते, लेकिन मैं इसे तुम्हारी मौन सहमति मान लूंगा। जैसे ही सी चेन बोला उसने लुओ जीरो की मालिश करना जारी रखा। वह देख सकता था कि सुबह की मालिश के बाद लुओ जीरो के चेहरे की रंगत में काफी सुधार हुआ था, अब वह पहले की तरह पीली नहीं थी। इससे सी चेन भी खुश हो गया क्योंकि इससे साबित हो गया कि उसका अनुमान सही था। कम से कम तुम समझदार तो हो, लेकिन फिर कभी मेरे पैर मत दबाना वरना मैं तुम्हारा सिर कुचल दूंगी। पत्नी, इस बार पैरों से शुरू करते हैं। उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। क्या वह मेरे मन की बातें सुन सकता है और जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहा है? आज सुबह से भी अधिक जोरदार तिल्द। पलंग के पास बैठे हुए सी चेन ने लुओ जीरो के छोटे पैरों की कोमल मालिश ऐसे की जैसे किसी कलाकृति को संभाल रहे हों। पुनर्जन्म बुद्ध के हाथ से निकलने वाली दिव्य जीवन शक्ति उनके पैरों के तलवों पर स्थित एक्यू पॉइंट्स के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। सी चेन ने लुओ जीरो को आराम से लेटने में मदद की और उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। पत्नी, मुझे इस तरह की चीजों में दिलचस्पी नहीं है, बस रात काफी हो गई है और सोने का समय हो गया है। गलत मत समझना, ठीक है? अरे, तुमने मेरे पैरों की मालिश 1 घंटे तक की, लेकिन मेरे हाथों की मालिश सिर्फ 15 मिनट ही की। बस रुको, मैं तुम्हें एक चुरा घूम दूंगी। अध्याय 9, स्वर्ग स्तरीय मेरी पत्नी के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का अनमोल खजाना। आधी रात को जब चंद्रमा अपने चरम पर पहुंच गया तो कमरे में नर्म चांदनी फैल गई। अपने शरीर में जीवन शक्ति के अंशों को महसूस करते हुए लुओ जीरो इस समय बहुत दुविधा में थी। भले ही यह चोर हमेशा मेरे शरीर को छूता रहता है, फिर भी वह मेरे प्रति काफी अच्छा व्यवहार करता प्रतीत होता है। इसलिए जब मैं जागूंगी मैं तुम्हें कुछ कम बार चाकू मारूंगा। शादी करने की बात करें तो मैं शादी नहीं करना चाहती। इन विचारों के अव्यवस्थित अंतर संबंध के बीच लुओ जीरो के मन में अनजाने में ही हल्की सी नींद आने लगी। जब उसका शरीर आत्माविहीन अवस्था में चला गया तब भी उसे समय समय पर अपनी नींद पूरी करने की आवश्यकता थी।
हालांकि जैसे ही लुओ जीरो को नींद आने लगी, अचानक उसने देखा कि सी चेन फर्श पर लेटा हुआ चुपके से करवटें बदल रहा था। सी चेन ने खुद को कंबल में लपेट लिया और एक कैटरपिलर की तरह रेंगते हुए लुओ जीरो के बिस्तर की ओर बढ़ा। बिस्तर के पास पहुंचकर सी चेन ने कंबल हटा दिया और दबे पांव लुओ जीरो के बिस्तर पर चढ़ गया। पत्नी, ओम, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लुओ जीरो के बगल में लेटे हुए और उसकी स्थिर धड़कन सुनते हुए सी चेन थोड़ा घबरा गया। उसने अपना सिर लुओ जीरो की ओर झुकाया और उसे उसके तकिए पर टिका दिया। सी चेन ने लुओ जीरो की ओर मुड़कर देखा और पूछा, हम शादीशुदा हैं, है ना? तो क्या मैं एक चुंबन ले सकता हूँ? उद्धरण विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण। लुओ जीरो, जो मूल रूप से उनींदापन से भरी हुई थी, ने खुद को तुरंत इतना जागृत महसूस किया जितना कि उसने विपत्ति पारगमन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के समय भी महसूस किया था। वह अपने जीवन में कभी इतनी सजग नहीं हुई थी। क्या तुम कर सकते हो? सपने में भी नहीं। मैंने अभी जो कहा मैं उसे वापस लेता हूँ। मैं तुम्हें कम बार चाकू नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हें सुई चुभने वाला तकिया बना दूंगा। इधर मत आओ। सिर घुमाकर लुओ जीरो के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए सी चेन का चेहरा लाल हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और लुओ जीरो के गुलाबी होंठों को चूम लिया। जब उनके होंठ आपस में मिले तो उसके होंठों से एक अपरिचित सी अनुभूति हुई। ये थोड़ी ठंडी थी लेकिन बहुत कोमल थी। काफी देर बाद उनके होंठ अलग हुए। सी चेन और लुओ जीरो के गाल एक दूसरे से 1 इंच से भी कम दूरी पर थे और सी चेन लुओ जीरो की हल्की गर्म सांस भी महसूस कर सकता था। शुभ रात्रि पत्नी। ये बात जल्दी से कहने के बाद सी चेन तेजी से बिस्तर से नीचे लुढ़क गया और सीधे अपनी फर्श की चटाई पर लौट आया। इस समय लुओ जीरो का दिल उग्र समुद्र की तरह उथल पुथल में था। मैं ऐसे ही अपवित्र हो गई और इस चोर ने मुझे इतनी आसानी से चूम लिया। लेकिन यह एहसास बहुत अपरिचित है। उसके होंठ बहुत खुरदुरे हैं, बिल्कुल भी चिकने नहीं हैं। ये स्पष्ट है कि वह पर्याप्त पानी नहीं पीता। नहीं, मैं आखिर क्या सोच रहा हूँ? मुझे तो ये सोचना चाहिए कि उसे कैसे मारूं। अचानक होश में आते हुए लुओ जीरो ने जल्दी से अपने विचारों को सुधारा। बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा न छुओ, वरना अन्यथा मैं तुम्हें अपने मन में घोर निंदा करूंगा। काफी सोच विचार करने के बाद लुओ जीरो को कोई ठोस नतीजा समझ नहीं आया। आखिरकार इस समय वह पूरी तरह से सी चेन की दया पर निर्भर थी। वह अपनी एक उंगली भी हिला नहीं पा रही थी। कितना निराशाजनक। मैं इतना गुस्सा हूं कि फिर से सो नहीं पा रहा हूं। जो भी हो, जागने के बाद मैं उसे यातना देने के तरीके खोजने पर शोध जारी रखूंगा। उसी समय सिस्टम की सूचना सी चेन के कान में सुनाई दी। डिंग, ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग दायरे के मुखपत्र पर साइन इन करने के लिए मेजबान को बधाई। अंतिम चरण दानव पंथ नेता लुओ जीरो। इनाम 8000 अंक। एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक डीलक्स। हेवन ग्रेड उच्च ग्रेड स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना, गहनीय आध्यात्मिक दूध। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये होंठों पर हस्ताक्षर करना क्या बकवास है? आपको इतना विस्तार से बताने की जरूरत नहीं थी। सिस्टम के बारे में शिकायत करने के बाद सी चेन का ध्यान पुरस्कारों की ओर आकर्षित हुआ। जैसा कि सी चेन ने अनुमान लगाया था, लुओ जीरो के साथ उसके जितने घनिष्ठ संबंध होंगे, साइन इन पुरस्कार उतने ही अधिक उदार होंगे। इस बार पहले की तुलना में 3000 अधिक साइन इन पॉइंट प्राप्त करने के अलावा उन्हें वास्तव में एक अतिरिक्त स्वर्ग और पृथ्वी खजाना भी मिला। स्वर्ग स्तरीय उच्च श्रेणी का गहनीय आध्यात्मिक दूध। अपने हाथ में तैरते हुए दूध या सफेद तरल को देखकर भले ही सी चेन केवल दिव्य खजाना क्षेत्र में था, फिर भी वह उसमें समाहित अत्यंत राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन ऊर्जा को महसूस कर सकता था। सी चेन को यह भी स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसका शरीर इस आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के लिए कितना तरस रहा है। हालांकि सी चेन ने अपने हाथ में मौजूद गहनीय आध्यात्मिक दूध को देखा, फिर अपना सिर घुमाकर सफेद जैर के पलंग पर लेटी खूबसूरत आकृति को देखा। बहुत समय बाद एक लंबी सांस लेते हुए सी चेन लुओ जीरो के बिस्तर के पास गया। पत्नी, इसे गहन आध्यात्मिक कीन दूध कहते हैं। नाम सुनते ही लगता है कि ये लड़कियों का खेल है। मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहता। लुओ जीरो को गर्दन से सहारा देकर ऊपर उठाते हुए सी चेन ने उसके सुंदर चेहरे को देखा, जिस पर कुछ रौनक लौट आई थी, और खुद को दिलासा देता रहा। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हें भी उसके साथ ही दफनाया जाएगा। तो फिर तुम किस बात में हिचकिचा रहे हो? ये चीज़ तो वैसे भी महिलाओं के इस्तेमाल के लिए बनी है। यह उनके लिए एकदम सही है। साथ ही आपने पहले ही 8000 पॉइंट और एक एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक मुफ्त में जीत लिया है। पत्नी, मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ दे रहा हूँ, तो हर दिन एक चुंबन। मानना कोई बड़ी बात नहीं है ना? बोलते बोलते सी चेन ने गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर दूध अपने मुंह में लिया और फिर धीरे धीरे नीचे झुक गया। पहले की तरह ही सी चेन के होंठ और लुओ जीरो के कोमल होंठ एक बार फिर स्पर्श हुए। लेकिन इस बार सी चेन ने अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हुए धीरे से लुओ जीरो के दांतों को खोला और धीरे धीरे गहनीय आध्यात्मिक दूध को उसके मुंह में पिलाया। जैसे ही जीवन शक्ति से भरपूर गहनीय आध्यात्मिक दूध लुओ जीरो के शरीर में प्रवेश किया, राजसी जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसकी नसों में प्रवाहित हो गई। उसके चेहरे का स्वस्थ रंग भी काफी तेजी से वापस लौट आया। स्वर्ग स्तरीय उच्च ग्रेड स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना, इस स्तर का खजाना पूरे श्वेतपंथ दिव्य पंथ के भीतर भी अत्यंत मूल्यवान था। इतना ही नहीं, ये स्वर्ग और पृथ्वी का एक अनमोल खजाना है जिसका उपयोग विशेष रूप से जीवन शक्ति बढ़ाने और उम्र बढ़ाने के लिए किया जाता है। काफी देर बाद उनके होंठ अलग हुए और सी चेन खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपने होंठों को चटका दिया। लुओ जीरो को धीरे से बिस्तर पर लेटाते हुए सी चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चुंबन मेरा इनाम होगा। ये तो स्वर्ग के स्तर का है, उच्च श्रेणी का। उसके पास ऐसी चीज क्यों है? जैसे ही कमरे में गहनीय आध्यात्मिक दूध प्रकट हुआ, बिस्तर पर लेटी हुई लुओ जीरो ने उस राजसी जीवन शक्ति का अनुभव किया। उसी समय वह गहरे सदमे में चली गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड असाधारण हो? अन्यथा वह इतनी कीमती वस्तु को इतनी आसानी से कैसे बाहर निकाल सकता है? इस वस्तु की मदद से इस चोर के स्वर्ग विरोधी कौशल के साथ मिलकर उनकी योग्यता को देखते हुए उनकी साधना में अल्पकाल में एक और बड़ी सफलता मिलनी चाहिए। और जब लुओ जीरो सोच में डूबी हुई थी, तभी अचानक उसने देखा कि सी चेन उसकी ओर आ रही है। उसके बाद उसने सी चेन के शब्द सुने जो विरोधाभास से भरे हुए थे। पत्नी, इसे गहन आध्यात्मिक कीन दूध कहते हैं। नाम सुनते ही लगता है कि ये लड़कियों का खेल है। मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहता। एक पल के लिए लुओ जीरो स्तब्ध रह गई। उसे मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। अध्याय 10, हृदय परिवर्तन। उसे पंथ नेता के साथ रहने दो। स्वर्ग श्रेणी उच्च ग्रेड। लुओ जीरो को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह भी इस स्तर के खजाने को देखकर बेहद आकर्षित हो गई थी। इसके अलावा जीवन शक्ति की अपनी वर्तमान अत्यधिक आवश्यकता की स्थिति में उसे इस वस्तु की और भी अधिक आवश्यकता थी। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह वस्तु उसकी होगी, और उसने निश्चित रूप से कभी उम्मीद नहीं की थी कि सी चेन वास्तव में इस स्तर का खजाना उसे सौंप देगा। साधना के मार्ग पर अभी अभी कदम रखने वाले व्यक्ति के रूप में सी चेन के लिए इस वस्तु का महत्व लगभग स्वतः स्पष्ट था, लेकिन उसने उसे ये देने के लिए एक बहुत ही भद्दा बहाना बनाया। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हें उसके साथ कब्र में जाना होगा।
तो तुम किस बात में हिचकिचा रही हो? ये चीज तो असल में महिलाओं के लिए ही बनी थी। यह उसके लिए एकदम सही है। सी चेन के शब्दों से लुओ जीरो को पता चला कि वह बहुत दुविधा में था। वह वास्तव में इस वस्तु को चाहता था, लेकिन वह अब भी खुद को समझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। क्या क्या वह मूर्ख है? वह इस तरह की चीज किसी और को कैसे सौंप सकता है? वह पागल ही होगा, वह नाटक कर रहा होगा। पत्नी, मैंने तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दे दी है, इसलिए हर दिन एक चुंबन मांगना कोई बड़ी बात नहीं है ना? इसके बाद सी चेन ने जो कहा उससे लुओ जीरो के सारे संदेह दूर हो गए। वह जान गई कि सी चेन सचमुच उसे ही गहन आध्यात्मिक दूध देना चाहता है। इतनी महत्वपूर्ण चीज को महज एक बेकार से चुंबन के लिए बेच देना। क्या तुम मूर्ख हो? तुम सचमुच एक बेवकूफ हो। अनजाने में ही लुओ जीरो वास्तव में सी चेन के लिए चिंतित होने लगी। हालांकि यह पुरस्कार लुओ जीरो को मिला था, फिर भी वह सी चेन के लिए उतनी ही चिंतित थी। खुद को उठाए जाने का एहसास करते हुए और उसकी सांसों को करीब आते हुए महसूस करते हुए लुओ जीरो खुद को एक बहुत ही अजीब अवस्था में पाती है। उसके मन में बस यही उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि उसके दिल में एक बहुत ही जटिल भावना उमड़ रही थी। वह सचमुच सी चेन को मूर्ख कहना चाहती थी, लेकिन अपने होठों पर हो रही अनुभूति को महसूस करते हुए उसने देखा कि सी चेन की जीभ उसके दांतों को खोल रही है और फिर अपार जीवन शक्ति से भरपूर गहन आध्यात्मिक दूध उसके मुंह में प्रवाहित हो रहा है। अरे मूर्ख, जब मैं जागूंगा तो तुम्हें हर हाल में चाकू मारूंगा। जैसे ही गहन आध्यात्मिक दूध उसके शरीर में प्रवेश किया, लुओ जीरो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकी कि उसका सूखा हुआ शरीर तेजी से ठीक हो रहा है। हालांकि इस समय लुओ जीरो के दिल में ज्यादा खुशी नहीं थी, बल्कि सी चेन के मूर्खतापूर्ण कृत्य को लेकर जटिल भावनाएं थीं। बाद में लुओ जीरो ने पाया कि सी चेन ने उसे वापस बिस्तर पर लेटा दिया था और उसने उसके बालों को भी प्यार से संवारा था। इस चुंबन को भुगतान समझो। अरे मूर्ख, भला इतना काफी कैसे हो सकता है? लुओ जीरो, जो पहले से ही पूरी तरह से जाग चुका था, अब बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। मैं इसे तुम्हारे मेरे पैर छूने और मुझे चूमने की कीमत मान लूंगी। ज्यादा से ज्यादा समय आने पर मैं तुम्हें कुछ कम बार चाकू मारूंगी। जब सी चेन ने महसूस किया कि लुओ जीरो के शरीर ने गहन आध्यात्मिक दूध को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है और उसके सुंदर चेहरे पर फिर से गुलाबी रंग लौट आया है, तो वह कुछ हद तक राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका। अंगड़ाई लेते हुए सी चेन अपनी चटाई पर वापस लेट गया और आज की रियायती वस्तुओं का अध्ययन करने लगा। आज के रियायती आइटम: एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक, मीडियम कीमत 630% की छूट। स्वर्ग श्रेणी, निम्न श्रेणी साधना तकनीक, आत्मा अवशोषण, आरंभिक कला, कीमत 30,000, 50% की छूट। रहस्यमय श्रेणी, उच्च ग्रेड औषधीय गोली, छिपी हुई आत्मा की गोली, कीमत 1500, 20% की छूट। सबसे पहले बिना किसी झिझक के उसने एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक खरीदा, जिससे उसके पास 8,780 पॉइंट्स हो गए। फिर सी चेन ने स्वर्ग श्रेणी की ओर देखा। निम्न श्रेणी साधना तकनीक, आत्मा अवशोषण की प्रारंभिक कला। इस समय उसे ठीक किसी चीज की सख्त जरूरत थी। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे दो रक्षकों द्वारा उसे शुरू में दी गई साधना तकनीक पर्याप्त साबित होने लगी। हालांकि 30,000 पॉइंट्स की 50% छूट वाली कीमत को देखते हुए सी चेन के पास मजबूरी में इसे पहले लॉक करने और पर्याप्त पॉइंट्स जमा होने तक इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। सिस्टम द्वारा प्रतिदिन अपडेट किए जाने वाले आइटमों में से एक आइटम को लॉक करने की अनुमति थी। एक बार लॉक हो जाने के बाद वह आइटम अगले दिन के रिफ्रेश के दौरान रिप्लेस नहीं होगा, केवल एक या दो अन्य आइटम ही बदलेंगे। इस प्रकार सी चेन के सिस्टम इन्वेंटरी में 8,780 अंक थे, साथ ही एक बड़ा और एक मध्यम विशेषता वाला उपहार पैक भी था। एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक खोलने पर सी चेन को कुल 5 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट प्राप्त हुए। मुझे इन्हें किस में मिलाना चाहिए? कुछ सोचने के बाद सी चेन ने आखिरकार अपनी योग्यता को और बढ़ाने का फैसला किया। सी चेन को यह नहीं पता था कि उन प्रतिभाशाली छात्रों के पास योग्यता में कितने अंक थे, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अंक जोड़ना शुरू कर दिया और उन प्रतिभाशाली छात्रों से अंतर को कम करने की पूरी कोशिश की। ये सब करने के बाद सी चेन ने फिर से अपने बगल में बैठे लुओ जीरो की ओर देखा। शुभ रात्रि पत्नी। अगले दिन तड़के सी चेन दरवाजे पर दस्तक की आवाज से जाग गया। दरवाजा खोलने के लिए उठते ही सी चेन को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। शियावान, मुझे आपसे पंत प्रमुख के शव की दोबारा जांच करवाने के लिए कहना पड़ेगा। सी चेन जानता था कि यह एल्दमू की आवाज है। दूसरी आवाज कुछ हद तक रहस्यमयी थी। हम सभी दिव्य पंथ के सदस्य हैं, यह उचित ही है। मुझे आशा है कि पंथ के नेता के शरीर में जीवन शक्ति के क्षय की दर धीमी हो गई होगी। कमरे का दरवाजा खोलते ही सी चेन ने देखा कि वहां 3 लोग खड़े थे। 2 रक्षकों के अलावा पन्नाहरे रंग का गाउन पहने एक महिला भी थी। जिस तरह सी चेन उस महिला की जांच कर रहा था, उसी तरह वह महिला भी उसकी जांच कर रही थी। बिना कुछ कहे शियावान नाम की महिला सीधे कमरे में चली गई। जब शियावान ने फर्श पर बिछी चादरें देखी तो वह एक पल के लिए स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गई और उसकी निगाहें सी चेन की ओर थोड़ी बदल गईं। इसी समय एल्दमू भी सी चेन के पास आए और उनसे कहा, यह शियावान है, दिव्य पंथ की 7वीं एल्द। वह औषधि और विष दोनों में निपुण है। वह जहां पंथ के नेता के शव की दोबारा जांच करने आए हैं। एल्दमू की बातें सुनकर सी चेन ने सिर हिलाया। वह ये भी जानना चाहता था कि पुनर्जन्म बुद्ध हस्त मालिश और गहन आध्यात्मिक दूध को ग्रहण करने के बाद लुओ जीरो का शरीर अब किस अवस्था में है। सी चेन के बिस्तर को दरकिनार करते हुए जियावान लुओ जीरो के बिस्तर के पास आया। जब जियावान ने लुओ जीरो का चेहरा एक सामान्य व्यक्ति की तरह गुलाबी देखा तो वह स्तब्ध रह गई और फिर उसकी आंखों में गहन अविश्वास का भाव दिखाई दिया। यह अविश्वास भरी निगाहों से देखते हुए जियावान ने एक बार फिर लुओ जीरो की कलाई पकड़ी और अपनी उंगलियां उसकी नब्ज पर रखी। सी चेन और दोनों रक्षकों की तनावपूर्ण निगाहों के नीचे जियावान की आंखें और भी चौड़ी होती चली गईं। उसी समय वह बुदबुदाती रही, ऐसा क्यों है? ये चिकित्सा जगत की सामान्य समझ के अनुरूप नहीं है। क्या चिकित्सा का अंत धर्मशास्त्र हो सकता है? शियावान, पंथ के नेता कैसे हैं? शियावान के चेहरे के भाव देखकर एल्दमू ने पूछे बिना नहीं रह सके। इसी क्षण जियावान भी होश में आ गई। उसने पहले दोनों रक्षकों को देखा, फिर अपनी निगाहें सी चेन पर टिका दी। उसी समय उसने भारी स्वर में कहा, यह बच्चा ठीक रहेगा। इसे हर समय पंथ के नेता के साथ रहने दो, उसे परेशान मत करो। अध्याय 11। पत्नी, क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगी? इसका मतलब क्या है? शियावान के इस बयान को सुनकर एल्दमू और एल्दलियू दोनों ही स्तब्ध रह गए। इस बीच जियावान की निगाहें सी चेन पर टिकी रहीं, मानो वह उसे पूरी तरह से परखना चाहती हो। काफी देर बाद जियावान ने निराशा में अपना सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से उसे सी चेन में कुछ भी गलत नहीं दिखा था। पीछे मुड़कर जियावान ने दोनों रक्षकों से कहा, आपको यह भी दिखना चाहिए कि पंथ प्रमुख का रंग रूप पहले से काफी बेहतर है। यहाँ तक कि उनकी जीवन शक्ति के क्षय की दर भी धीमी होने लगी है। ये पहले लगभग असंभव था। शियावान की बातें सुनकर एल्दमू और एल्दलियू के वृद्ध चेहरे अब अत्यधिक खुशी के भावों से भर गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य कैलकुलेटर ने जो कहा वह सब सच हो? मुझे यह नहीं पता। जियावान ने कमजोर आवाज में आह भरी। ये तो मेरे चिकित्सा ज्ञान से परे है। क्या मुझे धर्मशास्त्र का अध्ययन शुरू करना पड़ेगा? हालांकि कारण चाहे जो भी हो, यह एक तथ्य है कि पंथ के नेता के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इस पर जियावान ने उत्सुकता से सी चेन की ओर देखा।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये कैसे किया? शियावान की ज्ञान की प्यास को देखते हुए सीचेन ने केवल धीरे से अपना सिर हिलाया। सातवें गुरु, मैं तो बस एक सहायक शिष्य हूँ। मैं वास्तव में पंथ के नेता के साथ कैसा व्यवहार कर सकता हूँ? सीचेन जानता था कि अभी अपने तुरुप के पत्ते खोलने का समय नहीं है। लुओ जीरो अज्ञात कारणों से आत्माविहीन अवस्था में चली गई थी और सीचेन को यकीन नहीं था कि यह कृत्रिम था या नहीं। अगर यह सचमुच मानव निर्मित था तो दुश्मन कौन था? इन बातों को समझने से पहले सीचेन किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर पाता था। मैं समझता हूँ, शायद मेरी चिकित्सीय योग्यता में ही कमी है। शियावान कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, दो रक्षकों, बस उसे हर समय पंथ प्रमुख के साथ रहने दीजिए। मैं कुछ समय बाद पंथ प्रमुख का हालचाल जानने वापस आऊंगी। जैसे ही वह कमरे से निकलने वाली थी, जियावान ने फिर से सीचेन से कहा, युवा स्वामी, मैं पंथ के नेता का पद आपको सौंपती हूँ। मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। शियावान के जाने के बाद कमरे में केवल सीचेन और दो रक्षक ही रह गए। इस समय एल्डर लियू और एल्डर मू ने एक दूसरे की ओर देखा और एल्डर मू ने सीचेन से कहा, युवा स्वामी, मैं जाकर आज का नाश्ता तैयार करता हूँ। जैसे जैसे लुओ जीरो का स्वास्थ्य सुधरता गया, सीचेन के प्रति दोनों रक्षकों का रवैया और भी अधिक मैत्रीपूर्ण होता गया। वे दोनों लुओ जीरो के बचपन से ही उसके साथ थे। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने उसे बड़ा होते हुए देखा था। वे हमेशा लुओ जीरो को अपनी बेटी की तरह मानते थे। जब लुओ जीरो अचानक आत्माविहीन अवस्था में चली गई और सभी ने उसे जगाने के लिए विभिन्न तरीके आजमाए लेकिन असफल रहे, तो सभी हार मानने को तैयार थे। एल्डर मू और एल्डर लियू को छोड़कर उन्होंने दिव्य कैलकुलेटर को खोजने के लिए अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया और उनसे लुओ जीरो को जगाने का तरीका सीखा। ये कहा जा सकता है कि सीचेन के प्रकट होने से पहले वे पूरे व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट में एकमात्र ऐसे लोग थे जो वास्तव में लुओ जीरो की परवाह करते थे। अब सीचेन को लुओ जीरो के शरीर को इतनी अच्छी तरह से स्वस्थ करते हुए देखकर उन्होंने स्वाभाविक रूप से सीचेन को दिल से स्वीकार कर लिया। सीचेन को कुछ निर्देश देने के बाद दोनों रक्षक कमरे से बाहर चले गए और अब वे अंधेरे में चुपकर निगरानी नहीं कर रहे थे। जब सभी लोग कमरे से चले गए तो सीचेन धीरे धीरे लुओ जीरो के बिस्तर के पास गई और उसका गाल हल्के से छूने के लिए हाथ बढ़ाया। पत्नी, क्या तुमने ये सुना? तुम्हारे बड़े ने भी कहा कि मुझे हर समय तुम्हारे साथ रहना चाहिए। सीचेन बिस्तर के पास बैठ गया और लुओ जीरो को अपनी बाहों में सहारा लेने दिया, जबकि वह सावधानीपूर्वक उसके थोड़े बिखरे हुए बालों को ठीक करने में उसकी मदद कर रहा था। दरअसल जियावान के कमरे में प्रवेश करते ही लुओ जीरो पहले ही जाग चुका था। वह कल रात बहुत देर से सोई थी। उसका मन सीचेन की आवाज से भरा हुआ था जब उसने खुद को गहन आध्यात्मिक दूध छोड़ने के लिए राजी किया था और ऐसा करने के बाद उसकी कोमल आवाज ने उसे सांत्वना दी थी। बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे फिर से अनिद्रा हो गई। स्पष्टतः सीचेन के आने से पहले वह अपना अधिकांश समय प्रतिदिन सोने की अवस्था में बिताती थी, क्योंकि इससे उसके शरीर में जीवन शक्ति के क्षय को यथासंभव विलंबित किया जा सकेगा। लेकिन जब से सीचेन आया है, लुओ जीरो को एक भी दिन चैन की नींद नहीं आई है। अरे चोर, तुम मेरे दाव हृदय को विचलित कर रहे हो। अगर मैं भविष्य में होने वाले संघ क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाया तो इसका दोष मैं तुम्हें दूंगा। हम जियावान आखिर क्या कह रही है? लुओ जीरो ने स्वाभाविक रूप से जियावान की बातें भी सुनी थी और वह जियावान से भी बेहतर जानती थी कि उसका शरीर पहले से इतना बेहतर क्यों हो गया था। क्या ये सीचेन के गहन आध्यात्मिक दूध और उनकी मालिश तकनीक के कारण नहीं था जिसने उसे बेहद शर्मिंदा और क्रोधित महसूस कराया? पत्नी, आज का दलिया आ गया है। इसी क्षण सीचेन की कोमल आवाज भी लुओ जीरो के कानों में गूंजी। दलिया खत्म करने के बाद मैं फिर से आपकी मालिश में मदद करूंगा। मुझे नहीं पता कि आप मुझे मालिश करने देंगी या नहीं। पत्नी, सीचेन ने चम्मच में रखे आध्यात्मिक दलिया पर धीरे से फूंक मारते हुए खुद से कहा, आज हम मालिश का समय थोड़ा कम क्यों न कर दें? कौन कहता है कि मैं तैयार नहीं हूँ? सीचेन की बाहों में सिर टिकाए हुए लुओ जीरो को उसकी धड़कन साफ महसूस हो रही थी। सीचेन की धड़कन की प्रबलता उसके शरीर के माध्यम से लुओ जीरो के मन तक पहुंच गई। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी धड़कन भी सीचेन की धड़कन के साथ तालमेल बिठाने वाली है। लुओ जीरो ने मन ही मन नाराजगी से सोचा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मालिश नहीं करने दूंगी। हे चोर, मेरे दाव हृदय को परेशान करने वाले, आज हम मसाज का समय थोड़ा कम क्यों न कर दें? क्या ये चोर सचमुच मेरी बातें सुन सकता है? कई बार लुओ जीरो को यह भ्रम होता था, लेकिन इसके तुरंत बाद लुओ जीरो का दिल कस गया और सीचेन के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। आज मसाज का समय कम करने का आपका क्या मतलब है? मैंने तो बस यूं ही कैजुअली कह दिया था। अगर आप मसाज करना चाहते हैं तो क्या मैं आपको रोक भी सकती हूँ? आप मेरी वर्तमान स्थिति भी जानते हैं, मैं आपको रोक नहीं सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इससे ऊब गए हों? इतने वर्षों तक लुओ जीरो की मनस्थिति हमेशा एक गहरे तालाब के पानी की तरह शांत रही थी, लेकिन अब सीचेन के एक शब्द या एक हरकत से ही उसका दिल हमेशा कांप उठता था। इसी क्षण सीचेन के हंसी से भरे शब्द फिर से सुनाई दिए, अगर तुम हिल डुल सकते तो क्या तुम मुझे मारना चाहते? मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगा ही नहीं, तलवार से वार भी करूंगा। लुओ जीरो ने तुरंत सोचा। लुओ जीरो की चंचल नाक को चुटकी भरते हुए सीचेन ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा शरीर अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां वह अपने आप ठीक हो सके, इसलिए हमें अभी भी मालिश जारी रखने की जरूरत है। हम कम से कम तुम समझदार तो हो, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, आज मेरे पैरों को कम छुओ। सीचेन, ठीक है, आज फिर से पैरों से शुरू करते हैं। उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहे हो? ठीक पहले की तरह सीचेन बिस्तर के नीचे गया और लुओ जीरो के छोटे सुंदर पैरों को उठाया। क्योंकि लुओ जीरो ने अपने पैर ऊपर उठा रखे थे, इसलिए उसकी सफेद लंबी पोशाक घुटनों तक नीचे खिसक गई, जिससे उसकी चिकनी और पतली पिंडलियों का एक हिस्सा दिखाई देने लगा। सीचेन ने स्थापित तकनीक के अनुसार लुओ जीरो के पैरों के तलवों पर स्थित एक्यूपॉइंट्स को उत्तेजित करना शुरू किया, जिससे उसके हाथों से सुनहरी हरी चमक निकलने लगी और उसे आसपास की जीवन ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद मिली। पत्नी, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ऐसे अंधेरे वातावरण में अकेले रहना बहुत अकेलापन भरा होता होगा, है ना? अपने पैरों के तलवों में झुंझुनी महसूस करते हुए लुओ जीरो ने महसूस किया कि उसका पूरा तंत्रिका तंत्र बहुत तनावग्रस्त हो गया है। जब किसी व्यक्ति की दृष्टि चली जाती है तो उसके अन्य अंगों की संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाती है, और यही ठीक वही स्थिति थी जो लुओ जीरो की वर्तमान में थी। अपनी आत्मा खोई हुई अवस्था में वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसके चारों ओर केवल एक विशाल असीम अंधकार था। इस समय उसके आसपास होने वाली कोई भी हलचल कई गुना बढ़ जाती थी और उसके शरीर पर होने वाली संवेदनाएं अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट होती थीं। इसलिए लुओ जीरो का दिमाग अब सीचेन की आवाज और उसके बड़े हाथों की उसके पैरों के तलवों पर होने वाली हरकत से भरा हुआ था। इससे बुदबुदी होती है, शायद उसका अचानक प्रकट होना वाकई कोई बुरी बात नहीं है। अरे, मैं क्या सोच रही थी, ये वही चोर है जिसने तुम्हारे शरीर को अपवित्र किया। तुमने 2 पूरे दिन और 2 रातें इस बारे में सोचने में बिताई कि जागने के बाद उसे कैसे यातना देनी है। क्या तुमने वह सब व्यर्थ ही सोचा? इस बिंदु पर लुओ जीरो ने एक बार फिर अपने विचारों को भटकने देना शुरू कर दिया। इस दौरान वह यही काम सबसे ज्यादा कर रही थी, अपनी कल्पना को बेकाबू होने दे रही थी। क्या आप एक कहानी सुनना चाहते हैं?
क्यों ना मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक कहानी। लुओ जिरो के विचारों में एक बार फिर सी चेन के शब्दों से बाधा उत्पन्न हुई और साथ ही उसकी रुचि भी बढ़ गई। हालांकि लुओ जिरो ने फिर से सोचा, मैं विख्यात संकट पार करने वाला विशेषज्ञ हूं, मैंने तुमसे ज्यादा नमक खाया है जितना तुमने चावल खाया है। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी कहानी हो सकती है जो मैंने न सुनी हो। आज आइए पूर्वी तट पर 30 साल, पश्चिमी तट पर 30 साल की कहानी सुनाते हैं। अध्याय 12। सस्पेंस मुझे मार डालता है, मैं तुम्हें काट डालूंगा। शाओ हो, आज मैं नालिन्यान तुमसे सगाई तोड़ दूंगी। तुम अब मेरे लायक नहीं हो। अरे सगाई तोड़ दी, लेकिन इस शाओ हो की प्रतिभा तो अभी भी बरकरार है। उसकी ताकत में केवल अस्थायी रूप से कमी आई है क्योंकि अंगूठी उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रही है। डॉट डॉट डॉट। भले ही लुओ जिरो ने खुद से बार बार कहा था कि एक विपत्ति पारगमन क्षेत्र की महाशक्ति के रूप में उसका जीवन अनुभव अविश्वसनीय रूप से विशाल था, लेकिन जब सी चेन ने वास्तव में उसे अपने पिछले जीवन की उन शुभानुहुआ शक्ति की कल्पनाओं के बारे में बताना शुरू किया तो लुओ जिरो के विचार तुरंत मोहित हो गए। इन सरल शुभानुहुआ कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता पाठक की भावनाओं को जगाने की उनकी क्षमता थी, जिससे उनके लिए खुद को उनमें पूरी तरह से डुबो देना बहुत आसान हो जाता था। लुओ जिरो जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने पहले कभी ऐसी कहानियों का सामना नहीं किया था, स्वाभाविक रूप से उनमें असीम आकर्षण था। इसके अलावा लुओ जिरो लंबे समय से उस सुनसान अंधेरे वातावरण में थी जहां उसके आसपास जरा सी भी आवाज नहीं थी। मनोरंजन की तो बात ही छोड़िए, और फिर सी चेन की भाषाई बारीकियों और अलंकरणों की भरमार थी। इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से लुओ जिरो को सी चेन की कहानियों में अत्यधिक रुचि हो गई। बाद में जियाओ हो ने तलवार से उसके कपड़ों का एक टुकड़ा काट दिया और उस पर खून से तलाक का पत्र लिख दिया। नालिन्यान 30 साल पूर्वी तट पर, 30 साल पश्चिमी तट पर। किसी युवक को गरीब होने के कारण परेशान मत करो। 3 साल में मैं शाओ हो को क्या हुआ, बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। पत्नी, हम पहले ही 4 घंटे से मालिश कर रहे हैं। उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। मेरा पूरा शरीर असहज महसूस करने लगा है। अगर मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे पूरे शरीर पर चींटियां रेंग रही हों। इतने लंबे समय तक जीने के बाद लुओ जिरो को पहली बार किसी क्लिफहैंगर डॉग द्वारा बीच में ही कहानी खत्म कर दिए जाने का दर्द और घृणा महसूस हुई। क्लिफहैंगर डॉग्स वाकई मरने के लायक हैं। स्वाभाविक रूप से सी चेन को लुओ जिरो के मन के विचारों का पता नहीं था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि देर हो रही है और साधना करने का समय आ गया है। बिस्तर के निचले हिस्से से उठकर सी चेन ने लुओ जिरो के हल्के लाल हुए छोटे पैरों को वापस रेशमी मोजों में डाला और उसकी लंबी पोशाक को नीचे खींचकर उसकी पिंडलियों को ढक दिया। ये सब करने के बाद सी चेन नीचे झुका और लुओ जिरो के माथे पर धीरे से चुंबन किया। अब मैं साधना करने जा रहा हूँ पत्नी। आखिरकार तुम दानव पंथ की मुखिया हो। अगर मैं हमेशा इतना कमजोर रहा तो दूसरों को पता चलने पर अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा एक बार जब मेरा राज्य बेहतर हो जाएगा तो मैं इस स्थिति से निकलने में आपकी बेहतर मदद कर सकूंगा। जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है। सी चेन की बातें सुनकर लुओ जिरो का मन किया कि वो जोर से कहे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे यहाँ होने से कोई तुम्हारे सिर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। बस आराम करो और मुझे कहानियां सुनाओ। लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। इस बेबसी की भावना ने उसे बहुत असहज कर दिया। फिर भी वह सी चेन के शब्दों से यह भी समझ सकती थी कि वह वास्तव में उसकी बराबरी करने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें डर है कि जागने के बाद मैं तुम्हें त्याग दूंगी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मेरा दाव हृदय मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। सी चेन लुओ जिरो के बिस्तर के पास पालथी मारकर बैठ गया और एल्डमू द्वारा दी गई साधना तकनीक का अभ्यास करने लगा। स्पिरिट एब्जॉर्प्शन बिगिनिंग आर्ट की कीमत 30,000 पॉइंट्स थी, यानी आधी कीमत पर 15,000। जिस दर से सी चेन अभी पॉइंट्स कमा रहा था, अगर उसने उसे किस नहीं किया तो वह परसों इसे खरीद सकता था। अगर उसने उसे चूम लिया तो वह आज आधी रात तक उसे पा सकता था। अपने सिस्टम इन्वेंटरी में मौजूद मीडियम और लग्जरी एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक दोनों को खोलने पर सी चेन को 7 और एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। उन्होंने फिर भी उन्हें एप्टीट्यूड कॉलम में जोड़ दिया, जिससे उनका एप्टीट्यूड स्कोर 57 हो गया। ऐसा करने के बाद सी चेन ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना ध्यान केंद्रित किया और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी साधना तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया। जैसे ही सी चेन ने अपनी आंखें बंद की, पूरे कमरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को मानो एक रास्ता मिल गया और वह उन्मादपूर्वक उसकी ओर बढ़ने लगी। यहाँ तक कि सफेद जैड के पलंग के भीतर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा भी, जिस पर लुओ जिरो लेटी हुई थी, अब साकार हो उठी थी और तेजी से सी चेन के शरीर में प्रवेश कर रही थी। गुंजन अपनी सारी एकाग्रता अपनी नसों पर केंद्रित करते हुए सी चेन ने उनमें प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की गति को कुछ आश्चर्य के साथ देखा। क्या ये कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है। सी चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी साधना शक्ति एक बार फिर से बेतहाशा बढ़ने लगी है। दिव्य खजाना क्षेत्र का पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर। महज एक दिन में सी चेन ने सीधे 3 छोटे चरणों को पार कर लिया। जब खिड़की से चांदनी कमरे में आने लगी तब जाकर सी चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वूश, फर्श से झटपट उठते हुए सी चेन ने 2 रक्षकों द्वारा तैयार की गई दलिया ली, धीरे से लुओ जिरो को उठाया और हमेशा की तरह उसे खिलाया। पत्नी, क्या तुम सुन रही हो। चलो कहानी जारी रखते हैं। तो आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया कि मैं भी मौजूद हूँ। मैं पूरे दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर लुओ जिरो इस समय जाग रही होती और स्वतंत्र रूप से चल फिर सकती। सी चेन को यकीनन सफेद पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला उसके सामने खड़ी दिखाई देगी, जो माथे पर शिकन लिए अपने माथे को थपथपाते हुए कहेगी, मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ कि फूल मुरझा गए हैं। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए जल्दी करो और मुझे 100 कहानियां सुनाओ। लुओ जिरो को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि अब वह सी चेन द्वारा उसे पत्नी कहकर पुकारे जाने का विरोध नहीं कर रही थी। नालिन्यान द्वारा त्यागे जाने के बाद शियाओ हो की अंगूठी के भीतर मौजूद बूढ़ा दादाजी भी पूरी तरह से जाग उठे और शियाओ हो को साधना करना सिखाने लगे। वे शक्ति की खोज में राक्षसी जानवरों के पहाड़ों में भी दाखिल हुए ताकि 3 साल में वह यूनान संप्रदाय में शामिल हो सके और नालिन्यान के साथ आज के द्वेष का बदला ले सके। आइए, जब मैं आपकी मालिश कर रही हूँ तब आप कहानी सुनिए। जैसे कि वह अपनी ही बेटी को फुसला रहा हो। सी चेन की आवाज बहुत नरम थी और उसकी हरकतें बहुत कोमल थीं। और इस तरह लुओ जिरो चुपचाप सी चेन की कहानी सुनती रही और उसके बड़े हाथों से मिल रही मालिश का आनंद लेती रही। अनजाने में ही लुओ जिरो के मन में एक हास्यास्पद विचार सचमुच जन्म ले लिया। वह सचमुच बहुत ही सौम्य है। अगर चीजें हमेशा ऐसी ही रहे तो ये बहुत अच्छा लगता है। पा 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 अभी नहीं, अभी नहीं। राक्षसी पर्वतों में जियाओ हो की मुलाकात यून से हुई, जिसे एक हेहुआ बंदर ने जहर दे दिया था। हेहुआ बंदर के जहर का इलाज केवल एक पुरुष और एक स्त्री के मिलन से ही संभव है। अगला भाग बच्चों को नहीं सुनना चाहिए। हालांकि टिल्ड हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए हम अब बच्चे नहीं हैं। सी चेन की बातें सुनकर लुओ जिरो ने मन ही मन कहा, हम कम से कम तुम समझदार तो हो।
तो जल्दी करो और आगे बढ़ो। शियाओ हो ने धीरे धीरे यून यून के कपड़े हटाए। दूसरे वरिष्ठ पंथ प्रमुख की वर्तमान स्थिति को आराम की आवश्यकता है। यदि आपका कोई अत्यावश्यक काम नहीं है तो बेहतर होगा कि आप उन्हें परेशान न करें। हे पवित्र पंथ के सदस्य के रूप में पंथ के नेता से मिलना तो बनता ही है। इसके अलावा मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि पंथ के नेता से विवाह करने वाले व्यक्ति में किस प्रकार की प्रतिभा होगी। उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। जैसे ही सी चेन की कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची और लुओ जीरो का शर्मीला दिल अपने चरम पर था, अचानक दरवाजे के बाहर से एक शोरगुल भरी बातचीत की आवाज सुनाई दी। अध्याय 13, एक नखरेबाज राजा को भी सिगरेट देनी पड़ेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ एक काय हो, अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत तक न रखता हो। ये देखकर कि दोनों रक्षकों का उसे कमरे में प्रवेश करने देने का कोई इरादा नहीं था, दूसरे एल्डर ने बाहर खड़ी डान हुआ के मन में कुछ और ही विचार आने लगे। उसने दोनों रक्षकों से बहस करना बंद कर दिया और इसके बजाय कमरे के अंदर मौजूद सी चेन की ओर व्यंग्यात्मक और तीखी टिप्पणियां करने लगा। दूसरे वरिष्ठ, ये राक्षस शिखर है, वह स्थान जहां पंथ का नेता विश्राम करता है। कृपया अपनी सीमाएं पार न करें। क्या मैं अपनी सीमा पार कर रहा हूं? दिव्य पंथ के दूसरे वरिष्ठ के रूप में मैं केवल पंथ के नेता से मिलने की इच्छा रखता हूं। एल्डरलियू, उसे अंदर आने दो। जैसे ही डान हुआ कुछ और कहने ही वाला था कि सी चेन की आवाज कमरे से सुनाई दी और उसने उसे सीधे रोक दिया। कमरे के बाहर दरवाजे की रखवाली कर रहे एल्डमू और एल्डरलियू ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर साथ ही अपने सामने खड़े डान हुआ की ओर देखने लगे। चूंकि युवा स्वामी ने अनुमति दे दी है, इसलिए द्वितीय वरिष्ठ महोदय कृपया प्रवेश करें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब दोनों रक्षकों ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि डान हुआ का चेहरा उदास हो गया। डान हुआ के विचार में वह इतनी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा और इतनी देर तक बहस करता रहा, फिर भी उसे लुओ जीरो की एक झलक भी नहीं मिली। लेकिन कमरे के अंदर मौजूद सी चेन के सिर्फ एक साधारण वाक्य से ही लुओ जीरो के दो सबसे करीबी रक्षकों ने उसे तुरंत अंदर जाने दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह एक अजनबी किसी और के घर में आया हो और घर के मुखिया ने उसे बड़ी समझदारी से अंदर आने की अनुमति दे दी हो। लुओ जीरो के लिए डान हुआ महज एक अजनबी था, जबकि कमरे में मौजूद सी चेन ही मालिक था। ये सोचते ही डान हुआ का चेहरा भयावह रूप से काला पड़ गया। दूसरे बड़े बुजुर्ग, कृपया अंदर आइए। जब डान हुआ स्तब्ध था तभी एल्डमू ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अपने सामने खुले दरवाजे को देखते हुए डान हुआ अंततः कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे एल्डमू और एल्डरलियू भी आ गए। हालांकि जैसे ही डान हुआ ने अंदर प्रवेश किया और अंदर का दृश्य देखा, उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसकी आंखों में दिख रही हत्या की मंशा को छिपाना मुश्किल हो गया। उन तीनों के सामने सी चेन बिस्तर के पास बैठा था। उसके बड़े हाथ सुनहरे हरे प्रकाश से चमक रहे थे क्योंकि वह धीरे से लुओ जीरो की बांह की मालिश कर रहा था। लुओ जीरो सी चेन की बाहों में झुकी हुई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, अब वह पहले की तरह पीली नहीं थी। ये डान हुआ को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। क्यों? ये बच्चा जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ पंथ के नेता के इतना करीब कैसे हो सकता है? हालांकि डान हुआ ने लुओ जीरो के साथ कभी वास्तविक रूप से बातचीत नहीं की थी और उसका असली चेहरा केवल कुछ ही बार देखा था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि केवल वही उसके योग्य है। हालांकि लुओ जीरो से बातचीत शुरू करने के उनके पिछले प्रयास कई बार अस्वीकृत हो चुके थे, फिर भी उनके मन में आशा की एक किरण बाकी थी। डान हुआ के मन में हमेशा ये सवाल उठता था, लुओ जीरो ने दूसरों को क्यों नहीं ठुकराया, सिर्फ उसे ही क्यों? इसका मतलब यह जरूर है कि लुओ जीरो के मन में उसके लिए भावनाएं थीं। डान हुआ के विचार में हालांकि लुओ जीरो शादीशुदा थी, लेकिन वह हमेशा मानता था कि सी चेन केवल उसकी बीमारी को दूर करने के लिए, सौभाग्य लाने के लिए वहां मौजूद था और सी चेन को उससे कोई वास्तविक संपर्क नहीं रखना चाहिए था। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने घट रही हर चीज ने डान हुआ को अपने अस्तित्व पर ही संदेह करने पर मजबूर कर दिया और सी चेन के प्रति उसकी शत्रुता पल भर में चरम सीमा तक बढ़ गई। क्या वह मुझसे थोड़ा ज्यादा सुंदर और स्वभाव में बेहतर नहीं है? इसके अलावा वह मुझसे कैसे तुलना कर सकता है? जब डान हुआ भावनाओं के उथल पुथल में फंसी हुई थी, तब सी चेन ने धीरे धीरे अपनी हरकतें रोक दी और डान हुआ की ओर देखा। सी चेन की डान हुआ के बारे में पहली धारणा थी कपटी। हालांकि डान हुआ व्हाइट फैदर डिवाइन कल्ट के दूसरे एल्डर थे और पहले ही डोंगक्सू क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी उनका शरीर बहुत कमजोर था और उनका चेहरा काफी पीला पड़ गया था। साथ ही उसकी निगाहें बेहद उदास थी। उसे अपना सिर नीचे करके लोगों को तीखी तिरछी नजरों से देखना पसंद था। इसी क्षण उनके पीछे खड़े एल्डरमू ने परिचय कराया, युवा स्वामी, ये है दिव्य पंथ के द्वितीय एल्डर डान हुआ। दूसरे बड़े, ये पंथ के नेता के पति सी चेन हैं। तो ये दूसरे बड़े हैं। आपसे पहले अभिवादन न करने के लिए क्षमा करें। जैसे ही एल्डरमू ने बोलना समाप्त किया, सी चेन ने डान हुआ से परिचित लहजे में बात की। हालांकि सी चेन न तो खड़ा हुआ और न ही उसने अपनी बाहों में मौजूद लुओ जीरो को छोड़ा। सी चेन के उदासीन लहजे का सामना करते हुए डान हुआ को अपने कनपटी में धड़कन महसूस हुई। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि कमरे में खड़े रहने से उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने विचारों को स्थिर करने के लिए खुद को मजबूर करते हुए डान हुआ की आंखों में अचानक षड्यंत्रकारी इरादे की कुछ झलकियां दिखाई दी। पंथ प्रमुख का रंग रूप काफी बेहतर हो गया है। लगता है आपने उनकी अच्छी देखभाल की है। इसके लिए आप बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। मैं औषधिशाला और साधना विधि मंडप को निर्देश दूंगा कि वे आपको कुछ निम्न स्तरीय औषधीय गोलियां और साधना विधियां भेजें। जैसे ही पंथ की मुखिया जागेगी, मैं तुम्हारी ओर से दया की भीख मांग सकती हूं ताकि वह तुम्हें न मारे। डान हुआ के बोलने के बाद उसने उदास निगाहों से सी चेन को घूरा, मानो वह देखना चाहता हो कि सी चेन कैसे प्रतिक्रिया देगा। सी चेन ने डान हुआ की ओर एक नजर डाली और स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों में छिपे व्यंग्य को समझ लिया। डान हुआ मानसिक रूप से अस्थिर था और उसे उसकी औकात दिखाना चाहता था, लेकिन सी चेन डान हुआ के बुरे रवैये को बर्दाश्त करने वाला नहीं था। डान हुआ को शांत भाव से देखते हुए सी चेन ने हल्की सी मुस्कान दी, दूसरे बड़े को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी के साथ मेरा जीवन बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण है। बेहतर होगा कि बाहरी लोग आकर हमें परेशान न करें। अगर कोई हर रोज आकर मेरी पत्नी के ठीक होने में बाधा डाले तो यह उनकी गलती होगी। सी चेन के शब्दों का अर्थ भी उतना ही स्पष्ट था, तुम एक बाहरी व्यक्ति को हमारी निजी दुनिया में दखल नहीं देना चाहिए। अब जाओ यहाँ से आप। डान हुआ स्वाभाविक रूप से सी चेन के इशारे को समझ गया। उसकी बाहें गहरी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में दिख रही जानलेवा मंशा लगभग सी चेन को भस्म कर देने वाली थी। दूसरे बड़े, अगर और कुछ नहीं है तो कृपया चले जाए। पंथ के नेता और युवा स्वामी की विश्राम में खलल न डालें। उसी क्षण डान हुआ के पीछे खड़े एल्डरलियू ने भी उसे वहां से चले जाने का सीधा आदेश दिया। कुछ बातें उनके द्वारा अधीनस्थ के रूप में कही जानी बेहतर थीं। महामहिम, आपकी जुबान वाकई बहुत मीठी है। मुझे तो बस यही आश्चर्य होता है कि क्या महामहिम के कौशल आपकी जुबान जितने ही उत्कृष्ट हैं। ये जानते हुए कि और अधिक देर तक रुकने से केवल और अधिक अपमान ही होगा, डान हुआ ने तुरंत अपनी आस्तीन झटक दी और कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। उसके पीछे पीछे एल्डरमू और एल्डरलियू भी चले गए। डान हुआ के कमरे से चले जाने के काफी देर बाद एक वाक्य जो ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहा हो, लेकिन स्पष्ट रूप से जानबूझकर बोला गया था, कमरे में वापस सुनाई दिया।
मुझे आश्चर्य हुआ कि पंथ का नेता किस तरह की दिव्य प्रतिभा से संपन्न महिला से शादी करेगा। पता चला कि वह तो दिव्य खजाने के दायरे का सिर्फ चौथे स्तर का एक घटिया इंसान है। द्वार पर खड़े होकर डान हुआ की दयनीय विदाई को देखते हुए एल्दमू और एल्दलियू एक दूसरे के सामने खड़े थे। अगर डान हुआ को पता होता कि उसने कुछ ही सांसों में अपनी नींव रखी और कुछ ही दिनों में बिना किसी साधना के दिव्य खजाना क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गया, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वह भी ऐसी बातें कहता। उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार जब वह आए तो बस उसे भगा देना। अध्याय 14। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले। युवा स्वामी, आपको डान हुआ की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। कमरे में ऐसा प्रतीत होता है कि सीचेन को अधिक सोचने से रोकने के लिए डान हुआ के जाने के बाद एल्दमू और एल्दलियू ने प्रवेश किया। एल्दलियू, कृपया निश्चिंत रहें, मैंने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सीचेन ने लुओ जीरो के थोड़े बिखरे हुए बालों को संवारने में मदद की और उसके सुंदर चेहरे को देखकर धीरे से मुस्कुराए। चूंकि मैं और जीरू पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उसके लिए कई कठिनाइयों का सामना करूंगा। सीचेन की बातें सुनकर एल्दलियू और एल्दम्यू की आंखों में राहत और सहमति के भाव भर गए। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि सीचेन और लुओ जीरो की शादी के समय से लेकर अब तक सीचेन के सभी प्रदर्शनों ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित किया था। चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना करते समय उनका शांत और संयमित रवैया हो या लुओ जीरो के प्रति उनकी सावधानीपूर्वक देखभाल। उसी समय वे दिव्य कैलकुलेटर के भविष्यवाणी परिणामों के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो गए। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में पंथ के मुखिया को जगा सकता है। दोनों रक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा, सीचेन का अभिवादन किया और फिर कमरे से बाहर चले गए। इस समय कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। केवल सीचेन और लुओ जीरो ही मौजूद थे। लुओ जीरो की कोमल नाक को चुटकी से पकड़ते हुए सीचेन ने बेबसी से कहा, पत्नी, लगता है तुम्हारा आकर्षण बहुत जबरदस्त है। हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मेरी प्रेम प्रतिद्वंदी पहले ही दरवाजा खटखटाने आ गई है। लेकिन उन्होंने जो कहा वह भी सच है, मैं अभी भी थोड़ा कमजोर हूँ। मुझे जल्द से जल्द मजबूत होना होगा। सीचेन की बाहों में सिर टिकाए हुए लुओ जीरो के मन में इस समय केवल एक ही विचार था, मुझे तो उसी समय डान हुआ को मार देना चाहिए था। अतीत में हालांकि डान हुआ ने कुछ बार उससे बात करने की पहल की थी, लेकिन लुओ जीरो ने इसे हमेशा एक बड़े और पंथ के गुरु के बीच सामान्य बातचीत के रूप में देखा था। लेकिन अब डान हुआ ने सचमुच सीचेन के लिए मुसीबत खड़ी करने के इरादे से दरवाजे तक आने की हिम्मत की। इससे लुओ जीरो की डान हुआ के प्रति हत्या की मंशा अपने चरम पर पहुंच गई। दरअसल लुओ जीरो का मन बहुत उलझन में था। उसे लगा कि चूंकि सीचेन ने उसे छूने की हिम्मत की है, इसलिए जागने के बाद सबसे पहले उसे चाकू मारना चाहिए। कम से कम उसने खुद को सम्मोहित करते हुए यही सोचा था। हालांकि डान हुआ को सीचेन से ये सब कहते सुनकर लुओ जीरो को बेवजह गुस्सा आ गया। वह दुखी थी। उसे यह पसंद नहीं था कि दूसरे लोग सीचेन की कमियों को उजागर करें। तो क्या हुआ अगर उसकी साधना का स्तर कम है? इस पंथ के गुरु को तो कम साधना वाले ही पसंद हैं। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि इस पंथ के गुरु को तो कम साधना वाला सीचेन ही पसंद है। अगर तुमने दोबारा यहाँ आकर बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे वंश वृक्ष को मिटा दूंगा। और सीचेन, ये बेवकूफ। लुओ जीरो ने गुस्से से मन ही मन सोचा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और केवल मैं ही तुम्हें मार सकता हूं, तो तुम किस बात से डर रहे हो? क्या मैं सचमुच तुम्हारी कम साधना के कारण तुम्हें नीचा समझूंगा या कुछ और? तुम्हें सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूं, बेवकूफ, और कोई नहीं। क्या तुम्हें समझ भी आया है? जब लुओ जीरो ने सुना कि डान हुआ के जाने के बाद सीचेन ने दोनों रक्षकों से क्या कहा, तो उसका दिल भी उसके साथ कांप उठा। चूंकि मैं और जीरू पहले से ही शादीशुदा हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उसके लिए कई कठिनाइयों का सामना करूंगा। लुओ जीरो को सीचेन की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी क्योंकि वह उसकी बाहों में झुकी हुई थी। उनकी धड़कनें तो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने भी लगी थीं। उसे पता था कि सीचेन ने जो कहा था वह सच था। हालांकि लुओ जीरो इस समय अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ थी और केवल उसके विचार ही सक्रिय थे। सीचेन की बातें सुनकर लुओ जीरो को अभी भी लग रहा था कि उसका चेहरा बुरी तरह जल रहा है। कितना बेवकूफ है, तुमसे शादी की है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए मुश्किलें दूर करो। तुम बस इस पंथ के गुरु के पीछे खड़ी रहो और मेरे पैरों से चिपकी रहो। टिल्ड। पत्नी, चलो कहानियां सुनाना जारी रखें। लुओ जीरो जब विचारों में डूबी हुई थी तभी उसके कानों में पड़े कोमल शब्दों ने उसे बेहद सुकून का एहसास कराया। इस बार सीचेन ने सीधे लुओ जीरो को राजकुमारी की तरह गोद में उठा लिया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। लुओ जीरो बहुत हल्की थी, उसका शरीर काफी पतला था और उसकी त्वचा बर्फ और हिम की तरह चिकनी और कोमल थी। सफेद जालीदार पोशाक पहने हुए सीचेन लुओ जीरो के शरीर का तापमान भी महसूस कर सकती थी। पुनर्जन्म बुद्ध हाथ की तकनीक को फिर से लागू करते हुए सीचेन के विशाल हाथों ने लुओ जीरो की बाहों को मालिश किया। सीचेन की हरकतों को भांपते हुए लुओ जीरो को लगा कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा है। वह ये तय नहीं कर पा रही थी कि यह उसके अपने शरीर की गर्मी है या सीचेन के शरीर का तापमान उसे स्थानांतरित हो रहा है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि वह इस समय सीचेन की बाहों में बेहद शर्मनाक स्थिति में थी। नहीं, यह मुद्रा बेहद शर्मनाक है। मुझे जल्दी छोड़ दो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, तुम लंपट। लेकिन एल्दमू ने कहा कि जब दूसरे परिवारों की लड़कियां शादी करती हैं तो यह इससे भी कहीं अधिक अनुचित होता है। क्या मुझे गले लगाने देना चाहिए? खैर, अभी तो मैं विरोध नहीं कर सकती। इस तरह उसके द्वारा पकड़े जाना तो बस आखिरी उपाय है। अगर मैं जाग रही होती तो स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा अपनी मनमानी करने देना असंभव होता। आत्मसम्मोहन के इस प्रयास के बाद लुओ जीरो को अंततः स्थिति से पूरी तरह से शांति का अनुभव हुआ। वह बस सीचेन की बाहों में लेटी रही और उसके बड़े हाथों से अपनी बाहों की मालिश का आनंद ले रही थी। अचानक लुओ जीरो ने सीचेन को आह भरते हुए सुना। वह ही क्यों भर रहा है? शायद खुद लुओ जीरो को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि सीचेन की हर हरकत से उसकी भावनाएं प्रभावित होने लगी थीं। पत्नी, शायद तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें पत्नी कहूं। ये सच है, तुम तो ये भी नहीं जानती कि मैं कैसा दिखता हूं। मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे डान हुआओं के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में भी कुछ नहीं पता। अगर तुम जाग रहे होते तो क्या तुम मुझे जाने के लिए कहते या फिर मुझे मार डालते? जैसे ही सीचेन ने लुओ जीरो को गले लगाया, उसके मुंह से निकली फुसफुसाहट धीरे धीरे उसके कानों तक पहुंची। नहीं, ऐसा नहीं है। लुओ जीरो को खुद भी नहीं पता था कि सीचेन के बेतुके अनुमानों का सामना करने पर वह इतनी उत्सुकता से स्पष्टीकरण क्यों दे रही थी। शायद इसका कारण यह था कि उसे डर था कि सीचेन ज्यादा सोचने लगेगा, या शायद वह धीरे धीरे सीचेन के विचारों की परवाह करने लगी थी। कारण चाहे जो भी हो, इससे लुओ जीरो को यह एहसास हुआ कि उसके दिल में सचमुच एक अवर्णनीय भावना जागृत हो गई है। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ठीक उसी समय प्रकट हुआ जब वह अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी और उसे सांत्वना की जरूरत थी? या फिर क्या ये वह तरीका था जिससे उसने उसे अपना सबसे कीमती गहन आध्यात्मिक ईंधन दिया और बदले में उसे सांत्वना दी जिसने उसके दिल को छू लिया? या फिर क्या ये था कि वह एक ऐसी व्यक्ति के साथ अथक रूप से रहता था जो कोमा जैसी अवस्था में थी, जिसके बारे में उसे ये भी नहीं पता था कि वह बाहरी दुनिया को महसूस कर सकती है और उससे हर दिन बात करता था? लुओ जीरो को पता नहीं था, लेकिन उसका दिल इस भावना को अस्वीकार करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था।
लुओ जिरो वास्तव में सी चेन को अपने विचार जोर से बताना चाहती थी, क्योंकि सी चेन की थोड़ी निराश आवाज सुनकर उसका दिल हमेशा बहुत असहज महसूस करता था। मेरा डांग हुआ उसे कोई रिश्ता नहीं है, उसने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा। अपनी कल्पनाओं को बेकाबू मत होने दो। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा मेरे साथ खिलवाड़ कर सकता है? मूर्ख, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। तुम मुझे वापस बिस्तर पर मत रखो, मुझे पकड़े रहना, ठीक है? मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगी, ठीक है? मैं आपको मुझे पत्नी कहने की अनुमति देती हूँ, ठीक है? अध्याय 15। पत्नी, क्या तुम्हारे पैरों से बदबू आएगी? क्या वह नाखुश है? उसने मुझे क्यों नीचा दिखाया? इस समय लुओ जिरो की धारणा में सी चेन ने उसे अपनी बाहों से उठाया, उसे वापस बिस्तर पर लेटाया और फिर कोई हलचल नहीं हुई। इस छोटी सी हरकत ने ही लुओ जिरो को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी समय लुओ जिरो को डांग हुआ के प्रति अपनी पिछली सहनशीलता पर पछतावा होने लगा। उसके विचार में अगर उसने उस समय डांग हुआ को मार डाला होता तो वह भी प्रकट नहीं होता और निश्चित रूप से वह सी चेन को दुखी नहीं करता। अगर सी चेन दुखी न होता तो वह निश्चित रूप से अभी भी उसे गले लगाकर कहानियां सुना रहा होता। इस समय लुओ जिरो के आसपास एक भी आवाज नहीं थी। वह एक बार फिर उस भयानक सन्नाटे और घोर अंधेरे में लौट आई थी। इससे लुओ जिरो के दिल में अभूतपूर्व दहशत पैदा हो गई। अगर उसने कभी भोर न देखी होती तो शायद वह खाई के अंधेरे से इतना भयभीत न होती, लेकिन भोर की गर्माहट की आदी हो जाने के बाद खाई की ठंड में लौटने पर उसे पहले से भी अधिक घुटन भरी निराशा का एहसास हुआ। आप अभी भी यही हैं, है ना? मैं एक कहानी सुनना चाहता हूँ, क्या आप कहानी सुनाना जारी रख सकते हैं? मुझे पुकारो, मुझे पत्नी कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं होगी। अचानक जैसे ही लुओ जिरो का स्वर प्रश्नवाचक से निराशाजनक बड़बड़ाहट में बदल गया, उसने महसूस किया किसी चेन की स्थिर सांसें उसके पास लौट आई हैं। उसे महसूस हुआ किसी चेन ने अपना हाथ उठाया और हल्के से उसकी नाक पर उंगली मारी। तुम इतनी ज्यादा सोचने क्यों लगी हो? चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी शादी तो हो ही चुकी है। क्या वह सचमुच मेरे मन के विचार सुन सकता है? सी चेन की कोमल आवाज को दोबारा सुनकर लुओ जिरो कुछ हद तक स्तब्ध रह गई। वह ठीक से यह नहीं बता पा रही थी कि सी चेन उसे दिलासा दे रहा था या खुद को दिलासा दे रहा था। लेकिन इसके तुरंत बाद लुओ जिरो ने अपने दिल में फिर से उस शर्मिंदगी की भावना को उभरते हुए महसूस किया। तुम्हारे साथ शादी किसने की है? दुल्हन का घूंघट उठाए बिना और दुल्हन के कमरे में प्रवेश किए बिना इसे शादी कैसे कहा जा सकता है? गुदगुदी हो रही है। मैं तुम्हें इस तरह पकड़े हुए तुम्हारे पैरों की मालिश नहीं कर सकती, इसलिए मुझे पहले तुम्हें वापस बिस्तर पर रखना पड़ा। सी चेन ने लुओ जिरो को वापस बिस्तर पर लिटाया और फिर बिस्तर के निचले हिस्से की ओर चला गया। सच तो यह है कि लुओ जिरो की छोटी मोटी योजनाएं केवल उसकी अत्यधिक चिंता का परिणाम थी। सी चेन ने इतनी दूर की सोच ही नहीं रखी थी। जहां तक दांत हुआ की बात है, सी चेन ने उसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। अभी अभी कहे गए वे शब्द महज एक सहज अभिव्यक्ति थे। आखिरकार वह वास्तव में नहीं जानता था कि लुओ जिरो बाहरी दुनिया की हर चीज को समझ सकता है या नहीं। हालांकि चाहे लुओ जिरो बाहरी दुनिया को देख पाए या न देख पाए, जब तक आशा की एक भी किरण बाकी थी, सी चेन हार नहीं मान सकता था। चाहे इसका कारण यह हो कि वह अब उसकी पत्नी थी या इसलिए कि उसका वर्तमान जीवन उससे जुड़ा हुआ था। अपने पैरों में झुंझुनी महसूस करते हुए इस बार लुओ जिरो को पहले की तरह कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। मुझे लगा कि तुम नाखुश थे और चले गए, लेकिन किसी महिला के पैर इतनी आसानी से कोई कैसे देख सकता है? मुझे एक कहानी सुनाओ, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। गुफा में शियाओ हो और यून के अस्पष्ट अनुभव के कारण दोनों के बीच भावनाएं तेजी से तीव्र हो गईं। सी चेन काफी देर तक साधना कर रहा था और डांग हुआओ के व्यवधान के कारण अब रात काफी गहरी हो चुकी थी और बाहर चंद्रमा अपने चरम पर पहुंच चुका था। कमरे में सी चेन बिस्तर के निचले हिस्से में बैठा था। लुओ जिरो के सुंदर और छोटे पैरों को अपने हाथों में पकड़े हुए कहानी सुनाते हुए उन्हें सावधानीपूर्वक मालिश कर रहा था। लुओ जिरो सफेद जैड के पलंग पर लेटी हुई थी। उसके छोटे से दिमाग में विचारों का एक भयंकर तूफान चल रहा था। मैं श्वेत पंथ दिव्य पंथ का पंथ प्रमुख हूँ, कैंगलांग क्षेत्र का सबसे बड़ा राक्षसी पंथ। मेरे हाथों मारे गए शत्रुओं की संख्या कम से कम 80 से 1 लाख है। मेरा दिल पहले से ही पत्थर की तरह ठंडा है। किसी भी चीज ने मेरे दिल में कभी कोई हलचल नहीं पैदा की, लेकिन जब से यह आदमी मेरे जीवन में आया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे हृदय का स्वभाव बदल गया है। मैं कमजोर पड़ने लगी हूँ। नहीं, ये भावना केवल अस्थायी है और इसका प्रभाव केवल तब होता है जब मैं बेहोश होता हूँ। जैसे ही मैं जागूंगा, मैं एक बार फिर सभी भावनाओं का नाश कर दूंगा। गुरु ने कहा, हृदय में मनुष्य का वासना होने पर तलवार चलाना स्वाभाविक रूप से दिव्य हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बात ऐसी ही है। सी चेन, पत्नी, इतनी देर तक लेटे रहने के बाद क्या आपके पैरों से बदबू आने लगेगी? उद्धरण डॉट 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 उद्धरण। लुओ जिरो सी चेन की मालिश का आनंद लेते हुए खुद को सम्मोहित करने की पूरी कोशिश कर रही थी, तभी सी चेन की अचानक की टिप्पणी ने उसका ध्यान भंग कर दिया। अरे, तुम्हारे पैरों से बदबू आ रही है, मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। एक विपत्ति पार करने वाले क्षेत्र के पैर कैसे हो सकते हैं? किसान को शायद बदबू आ रही होगी, तुम उन्हें हर रोज अपने हाथों में ऐसे थामे रखते हो जैसे वे खजाने हो। क्या तुम्हें खुद नहीं पता कि उनमें से गंध आती है या नहीं? हम तिलते इसमें से कोई गंध नहीं आ रही। सी चेन मुस्कुराया, लुओ जिरो के छोटे पैरों को नए रेशमी मोजों में वापस डाला और उसके चेहरे पर बढ़ती गुलाबी रंगत को देखकर संतुष्टि से सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस अवधि के दौरान पुनर्जन्म बुद्ध हाथ और गहन आध्यात्मिक दूध के प्रभाव बहुत शक्तिशाली थे। सी चेन की बातें सुनकर लुओ जिरो ने झुंझलाहट भरी आह भरी। बुरा आदमी हमेशा इतना बदतमीजी करता है। दरअसल सी चेन सिर्फ मजाक कर रहा था। एक बार जब कोई साधक दिव्य खजाना क्षेत्र में पहुंच जाता है तो वह सांसारिक अशुद्धियों को पूरी तरह से त्याग सकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी गंदगी उसके पास ना आ सके। ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग दायरे में लुओ जिरो जैसी सर्वोच्च शक्ति के बारे में तो कहना ही क्या, ऐसे विशेषज्ञ का शरीर पहले से ही सहज आध्यात्मिक जैड की तरह गर्म और पारदर्शी होता है। पैरों की बदबू की तो बात ही छोड़िए। आलस से अंगड़ाई लेते हुए सी चेन ने अपना सिर घुमाकर कमरे के बाहर चांद की ओर देखा। अब आधी रात हो चुकी थी, वह नए दिन का चेक इन कर सकता था। सी चेन ने लुओ जिरो को बिस्तर पर लिटाने के बाद उसके बिस्तर के पास आकर उसे देखा। सी चेन यह नहीं भूलेगा कि स्पिरिट एब्जॉर्प्शन बिगिनिंग आर्ट को खरीदने के लिए 15,000 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। अब उसके पास केवल 8,000 अंक थे और उसका हाथ पकड़कर चेक इन करने पर केवल 5,000 अंक ही मिलते थे। आज स्पिरिट एब्जॉर्प्शन बिगिनिंग आर्ट खरीदने के लिए सी चेन को एक और अंतरंग क्रिया की आवश्यकता थी। हालांकि उसे पहले भी चुंबन के कुछ अनुभव हो चुके थे, फिर भी लुओ जिरो के ठंडे और मनमोहक चेहरे का सामना करते समय सी चेन को थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। पत्नी, क्या मैं? नहीं, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम सोने से पहले हर बार बेपरवाह हरकतें करते हो। लुओ जिरो ने स्वाभाविक रूप से सी चेन की हरकतों को भांप लिया। वह ये भी जानती थी कि वे हाल ही में हर रात सोने से पहले एक दूसरे को चूमते थे। विशेषकर वह रात जब सी चेन ने उसे गहन आध्यात्मिक दूध दिया, उसने तो उसे उसके मुंह में भी डाल दिया। तो जब सी चेन बस वहीं बैठी थी, लुओ जिरो को ठीक ठीक पता था कि क्या होने वाला है।
हालांकि लुओ जीरो को खुद भी नहीं पता था कि अब उसे वह प्रतिरोध की भावना क्यों नहीं महसूस हो रही है जो उसे शुरू में महसूस होती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे इसकी आदत हो गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि चाहकर भी वह मना न कर पाए। अरे मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, लापरवाही से काम मत करो। क्या तुम लापरवाही करने पर अड़े हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उस रात की तरह ऐसा मत करो। अध्याय 16, आप बेली बैंड भी खरीद सकते हैं। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके संप्रदाय के गुरु लुओ जीरो के मुख से साइन इन किया है। पुरस्कार 8000 अंक, एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक डीलक्स तारांकन 1। वही जोरदार सूचना की आवाज फिर से सुनाई दी और सीचेन की भौहें अनजाने में 2 बार फड़क उठी। हालांकि सीचेन ने यह भी देखा कि इस बार इनाम में केवल 8000 अंक और एक एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक था, जिसमें गहन आध्यात्मिक दूत जैसे अतिरिक्त पुरस्कार शामिल नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि बेहतर पुरस्कार केवल तभी दिए जाते हैं जब एक नया साइन इन स्टेटस अनलॉक किया जाता है? तो अगर ऐसा है तो खांसी खांसी खांसी। अपने सिर पर हाथ फेरते हुए सीचेन ने अपने मन में चल रहे उन सभी उलझे हुए विचारों को त्याग दिया और अपनी कल्पनाओं को तुरंत रोक दिया। इस समय सीचेन को आखिरकार एहसास हुआ कि वह साइन इन करने और सिस्टम की सूचनाओं को सुनने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब तक वह अभी भी लुओ जीरो के तकिए पर लेटा हुआ था, उसके सामने उनके होंठ एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए थे। अपने कान के पास सांस लेने की स्थिर और कोमल आवाज सुनकर सीचेन की आंखों में धीरे धीरे मुस्कान आ गई। पत्नी, तुम सचमुच मेरी भाग्यशाली सितारा हो। अरे कामुक व्यक्ति, कब से चूम रहे हो, अभी तक खत्म नहीं हुआ। जैसे ही सीचेन लुओ जीरो के पास पहुंची, उसके मन में पहले से ही एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। लुओ जीरो ने अंततः फैसला किया, खैर मैं मना नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसे रहने देती हूँ। इसे मुझे गहन आध्यात्मिक ऊर्जा देने के लिए उसका इनाम समझो। एक बार जब मैं जाग जाऊंगी तो मैं उसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करने दूंगी। हालांकि लुओ जीरो को बाद में पता चला कि सीचेन वास्तव में उसे काफी देर तक बिना छोड़े चूम रहा था। चुंबन में ऐसी क्या खास बात है, इससे साधना में कोई लाभ नहीं होता। मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। लेकिन जब लुओ जीरो ने सीचेन को उसे जाने देने के बाद ये कहते सुना कि मेरी पत्नी मेरी सौभाग्यशाली सितारा है, तो उसके दिल में एक अजीब सी भावना जागृत हुई। क्या ये हल्की सी खुशी थी, या शायद संतुष्टि? मीठी मीठी बातें करने में माहिर, तुम्हें तो बस मीठी बातें करना आता है। हालांकि सीचेन की वजह से लुओ जीरो की मानसिक स्थिति में हलचल मचने लगी थी, फिर भी उसे दानवपंथ की नेता के रूप में अपनी गरिमा बनाए रखनी थी। चुंबन खत्म हो गया, अब साधना करो, मैं सोने जा रहा हूँ। दूसरी ओर सीचेन ने कुछ देर तक लुओ जीरो के खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद धीरे से उसे रजाई उड़ाने में मदद की और झुककर उसके माथे पर प्यार से चुंबन किया। शुभ रात्रि पत्नी, शुभ रात्रि तुम लंबट। लुओ जीरो के सफेद जैद से बने बिस्तर से लुढ़कते हुए सीचेन ने फर्श पर पड़े अपने बिस्तर को थोड़ा और उसके करीब खींच लिया। ये सब खत्म करने के बाद सीचेन फर्श पर बिछी चटाई पर पालती मारकर बैठ गया और आज के सिस्टम इंटरफेस को उत्साह से देखने लगा। आज के रियायती आइटम, स्वर्ग श्रेणी, निम्न श्रेणी स्पिरिट एब्जॉर्प्शन बिगिनिंग आर्ट, कीमत 30,000 पॉइंट्स, 50% की छूट। लॉक किया गया। रहस्य श्रेणी उच्च ग्रेड आत्मा अवशोषक गोली, कीमत 1000 पॉइंट्स, 10% की छूट। स्नो गोल्ड मैंडरिन द बेली बैंड, कीमत 1000 पॉइंट्स, 20% की छूट। जब सीचेन ने आज की रियायती वस्तुओं को देखा तो उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और अपनी आंखें मल लीं। जब सीचेन ने पुष्टि की कि उसने गलत नहीं पढ़ा था तो उसके सिर के ऊपर धीरे धीरे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर आया। क्या आप बेली बैंड भी खरीद सकते हैं, और किस तरह की बेली बैंड की कीमत 1000 अंक होती है? बेली बैंड के ठीक ऊपर वाली पंक्ति में स्पिरिट एब्जॉर्बिंग पिल की कीमत केवल 1000 पॉइंट थी। इस बेली बैंड की कीमत वास्तव में मिस्ट्री ग्रेड के बराबर थी। उच्च ग्रेड औषधीय गोली। सीचेन की बातों का सिस्टम से कोई जवाब नहीं मिला। सिस्टम का मतलब साफ था, बस बता दो कि तुम इसे खरीद रहे हो या नहीं। खरीदना। सीचेन ने अपना सिर घुमाकर सफेद जैद के पलंग पर लेटी हुई आकृति को देखा और तीव्र मनन करने लगा। मैं इसे किसी खास मकसद से नहीं खरीद रही हूँ, मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि आपकी यह बेली बैंड इतनी महंगी क्यों बिकती है। आज लॉग इन करने पर 8000 अंक मिले, साथ ही पिछले 8780 अंक भी जुड़ गए। अब सीचेन के पास कुल 16780 अंक हो गए हैं। स्पिरिट एब्जॉर्प्शन बिगिनिंग आर्ट खरीदने के बाद सीचेन के पास 1600 से अधिक अंक बचे थे। उसे बेली बैंड और स्पिरिट एब्जॉर्बिंग पिल में से किसी एक को चुनना था। बिना किसी झिझक के सीचेन ने पूरी तरह से अपनी सहज प्रवृत्ति के आधार पर निर्णय लिया। स्नो गोल्ड मैंडरिन द बेली बैंड खरीदा गया। अगर वह आत्मा अवशोषक गोली लेने से चूक जाता तो वह दूसरी गोली का इंतजार कर सकता था, लेकिन अगर उसने 1000 अंकों वाली नाभि पट्टी नहीं खरीदी तो सीचेन को जीवन भर पछतावा होगा। सिस्टम इंटरफेस पर 10,000 से अधिक अंक पल भर में 3 अंकों में बदल गए। तभी सीचेन के हाथों में एक प्राचीन स्क्रॉल और एक लाल कमरबंद प्रकट हुआ। स्पिरिट एब्जॉर्प्शन बिगिनिंग आर्ट को एक तरफ रखकर सीचेन ने लाल कमरबंद उठाया और उस पर तिरछी नजर डाली। किसी अज्ञात पदार्थ से बनी वह कमरबंद उसके हाथ में बर्फीली ठंडक का एहसास करा रही थी और उस पर सोने के धागे से बुनी हुई मंदारिन बत्तखों की एक जोड़ी बनी हुई थी। इससे भी ज्यादा चमत्कारिक बात यह थी कि जब सीचेन ने पेट की पट्टी को धीरे से हिलाया तो उस पर बनी 2 मंदारिन बत्तखें सचमुच पानी में तैरने लगी। यह पर्याप्त जानकारी मिलने के बाद सीचेन ने उसे सीधे अपनी छाती की जेब में डाल लिया। सीचेन की राय में उसके जैसे एक वयस्क व्यक्ति का बेली बैंड को घूरना बेहद अश्लील था। वह ज्यादा देर तक नहीं देख सकता था, एक और नजर और वह भड़क उठेगा। उसी समय सीचेन ने अपने बगल में बैठी लुओ जीरो की ओर फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर पत्नी इसे पहनती, हम क्या पहने? बिस्तर पर लेटी हुई लुओ जीरो अपने आसपास की चीजें नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे सीचेन की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। इस समय वह ये जानने के लिए उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी कि सीचेन क्या कर रहा था और वह उसे क्या पहनने के लिए कह रहा था। हालांकि लुओ जीरो ने पाया कि सीचेन ने साधना जारी नहीं रखी, बल्कि इसके बजाय फर्श पर पालती मारकर बैठ गई और ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गई। इससे लुओ जीरो की जिज्ञासा और भी बढ़ गई कि सीचेन क्या कर रहा है। प्रणाली आत्मिक अवशोषण की शुरुआत कला का विकास करो। आज के साइन इन से मिले एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक को खोलने और एट्रीब्यूट पॉइंट्स को टैलेंट कॉलम में जोड़ने के बाद सीचेन ने सिस्टम को स्पिरिट एब्जॉर्प्शन बिगिनिंग आर्ट को कल्टीवेट करने का आदेश दिया। जैसे ही उनका विचार मन में आया, चेतना की एक भव्य धारा तुरंत उनके चेतना सागर में समा गई। आत्मा अवशोषण आरंभिक कला सामान्यतः स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए अवशोषित करने की एक साधना तकनीक है। ये साधक द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति को काफी हद तक बढ़ा सकता है और साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता में सुधार कर सकता है। सीचेन फर्श पर पालती मारकर बैठ गया और स्पिरिट एब्जॉर्प्शन बिगिनिंग आर्ट के अभिलेखों का अनुसरण करने लगा। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी नसों में खींचकर उसे एक विशिष्ट मार्ग के अनुसार प्रसारित होने देने लगा। बस ठीक पहले की तरह पूरे कमरे की आध्यात्मिक ऊर्जा एक बार फिर सीचेन की ओर उमड़ पड़ी। सीचेन का स्तर भी एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा। स्वर्ग स्तरीय व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट के भीतर भी कल्टीवेशन टेक्निक को एक शीर्ष स्तरीय तकनीक माना जाता है। आमतौर पर केवल एल्डर्स और पर्सनल डिसाइपल्स को ही इसका उपयोग करने का मौका मिलता है। फिर भी सीचेन ने स्वर्ग श्रेणी का उपयोग करना शुरू कर दिया।
दिव्य खजाना क्षेत्र में रहते हुए साधना करने की एक ऐसी तकनीक जिसने उनके क्षेत्र में सुधार की गति को पहले से कई गुना तेज कर दिया। यह आदमी इतना भयानक कैसे हो सकता है? बिस्तर पर लेटी हुई लुओ जीरो को अपने बगल से आ रही हलचल का एहसास हुआ और वह गहरी हैरानी से भर उठी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि सी चेन दिव्य खजाना क्षेत्र में रहने के दिनों की तुलना में कहीं अधिक क्रूर थी। कभी कभी लुओ जीरो ये सोचने लगती थी कि क्या उसका पति, जिससे वह कभी आमने सामने नहीं मिली थी, सचमुच जन्मजात प्रतिभाशाली था। लेकिन क्या वह सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए जिम्मेदार एक सहायक शिष्य नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पौराणिक झाड़ू लगाने वाला भिक्षु हो? अध्याय 17। ये सही नहीं है, इस पंथ के मुखिया को पहल करनी चाहिए। रात बहुत जल्दी बीत गई। जब सुबह की पहली किरण कमरे में पड़ी तो सी चेन, जो लगातार साधना की अवस्था में था, ने भी अपनी आंखें खोल दी। फुटिल्ड एक लंबी सांस छोड़ते हुए वह उठा और अंगड़ाई ली। लुओ जीरो के बिस्तर के पास आकर सी चेन ने उसके शांत सोते हुए चेहरे को देखा और अपना हाथ उठाकर उसके गाल को हल्के से छुआ। पत्नी, सुप्रभात। मम। अपने चेहरे पर हलचल महसूस करते हुए नींद में डूबी हुई लुओ जीरो भी धीरे धीरे जाग गई। जैसे ही लुओ जीरो की नींद खुली, उसे सी चेन की कोमल आवाज सुनाई दी। लुओ जीरो को जागने के बाद उसके अपने पास होने की इस अनुभूति की धीरे धीरे आदत हो गई थी, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता था। ये सी चेन ही था जिसने उसे एकांत और ठंडे अंधकार से बाहर निकाला था और उसे एक ऐसा जीवन अनुभव दिया था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुप्रभात लंपट। अरे क्या स्थिति है? तुम दिव्य खजाना क्षेत्र के 9वें स्तर तक कैसे पहुंच गए? सी चेन के उसके सामने झुके होने से लुओ जीरो को सी चेन के स्तर और पिछली रात के स्तर में स्पष्ट अंतर महसूस हो रहा था। स्पष्टतः कल रात सोने से पहले सी चेन अभी भी दिव्य खजाना क्षेत्र के 4थे स्तर पर था, लेकिन अब वह अचानक 9वें स्तर पर पहुंच गया है। एक ही रात में 5 लघु लोगों को पार कर लिया। ऐसा लगता है कि आपकी विलक्षणता के स्तर को लेकर मेरी समझ अभी भी पर्याप्त नहीं है। स्वाभाविक रूप से सी चेन को नहीं पता था कि लुओ जीरो क्या सोच रहा है। वह इस समय किसी और मामले पर विचार कर रहा था। पत्नी, यदि कोई व्यक्ति कोमा जैसी अवस्था में लंबे समय तक लेटा रहता है तो इससे मांसपेशियों का क्षय हो जाएगा और उसकी ऊर्जा और रक्त उत्तरोत्तर कमजोर होते जाएंगे। तो क्या आज हम कुछ गतिविधियां करें? दरअसल सी चेन को थोड़ा संदेह था कि उसने जो कहा वह लुओ जीरो पर लागू होता है या नहीं, क्योंकि उसके ये सभी विचार उसके पिछले जीवन के चिकित्सा सिद्धांतों से आए थे। आखिरकार लुओ जीरो तो विपत्ति पारगमन क्षेत्र का एक महाशक्तिशाली योद्धा था, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। गतिविधियों से आपका क्या तात्पर्य है? लुओ जीरो भी सी चेन की बातों से कुछ हद तक भ्रमित हो गई थी, लेकिन जल्द ही लुओ जीरो को सी चेन के इरादे का पता चल गया। सी चेन ने अपने जूते उतारे और एक छलांग लगाकर लुओ जीरो के पास पहुंच गया। फिर सी चेन ने बिस्तर पर लेटी हुई लुओ जीरो को उठाया और उसे अपने सामने सीधा बिठा दिया। सी चेन के हाथों में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह उमड़ रहा था। सुनहरे हरे प्रकाश से धुंधले पुनर्जन्म बुद्ध हाथ का उपयोग करते हुए उन्होंने लुओ जीरो की बांह को उठाया, उसे थोड़ा हिलाया और फिर कुछ देर तक झुलाया। तुम। सी चेन के आलिंगन में झुकी हुई लुओ जीरो को ऐसा लग रहा था मानो वह दूसरों की दया पर निर्भर एक गुड़िया हो, जिसे सी चेन के हाथों में विभिन्न मुद्राओं में ढाला जा रहा हो। लुओ जीरो को और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि सी चेन की दिखने में अव्यवस्थित तकनीक के बावजूद उसका शरीर वास्तव में पहले की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि वे मध्याह्न रेखाएं भी, जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह लंबे समय से रुक गया था, पुनर्प्राप्ति के कुछ संकेत दिखा रही थी। ये किस तरह का इलाज का तरीका है? यह इतना अजीब और शर्मनाक क्यों है? हालांकि उसका शरीर धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, लेकिन इस तरह सी चेन के आलिंगन में झुकने और उसके द्वारा इस तरह से संभाले जाने से लुओ जीरो का दिल अभी भी एक अजीब भावना से भरा हुआ था। नहीं, भले ही मैं अनिच्छा से तुम्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन प्रभुत्व की स्थिति में मैं ही होना चाहिए। मैं ही तो दानव पंथ का नेता हूँ। टिल्डे कितना शर्मनाक है, सचमुच बहुत शर्मनाक। कोई आकर इस पंथ के सरगना को बचाओ। स्वाभाविक रूप से सी चेन को यह नहीं पता था कि लुओ जीरो क्या सोच रही थी। उसे बस इतना ही पता था कि उसका विचार बिल्कुल सही प्रतीत होता है। लुओ जीरो की त्वचा से अपनी त्वचा को सटाए हुए सी चेन उसके शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इससे पहले जब लुओ जीरो आत्माविहीन अवस्था में प्रवेश कर गई थी, तब ऐसा प्रतीत हुआ था कि उसकी नाड़ियों ने पूरी तरह से कार्य करने की क्षमता खो दी थी। लेकिन अब सी चेन की बाहरी शक्ति की मदद से वे मेरिडियन, जो इतने लंबे समय से निष्क्रिय थे, वास्तव में पुनर्जीवन के कुछ संकेत दिखाने लगे। ये भांपते हुए सी चेन ने खुशी से लुओ जीरो के कान में फुसफुसाते हुए कहा, पत्नी, क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? तुम्हारा शरीर सचमुच धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन यह निष्क्रिय भावना मुझे बहुत दुखी करती है। व्हाइट फैदर डिवाइन कल्ट के संप्रदाय प्रमुख के रूप में, जो कि संकट पारगमन क्षेत्र के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और लाखों लोगों से ऊपर एक पूर्ण विशेषज्ञ हैं, लुओ जीरो को लंबे समय से हर चीज में पूर्ण पहल करने की आदत थी। लेकिन अब सी चेन के साथ अपने रिश्ते में यह कहा जा सकता है कि उसने प्रभुत्वशाली स्थिति का जरा सा भी हिस्सा नहीं अपनाया है। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसका अनुभव लुओ जीरो ने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन उसने इसे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने एक बिल्कुल नया अनुभव महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वह थोड़ी नाखुश थी। अरे 15 मिनट तक बाहों को हिलाना और 2 घंटे तक पैरों को हिलाना, है ना? तुम्हारे वाकई कुछ अजीबोगरीब शौक हैं। देर सवेर मैं तुम्हें कुचल दूंगा और बुरी तरह अपमानित करूंगा। जल्दी आओ, कोई इस लंपट को रोको। लेकिन उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे बाहों की मालिश और ज्यादा करने के लिए। जैसे ही लुओ जीरो अपने मन में लगातार छोटी छोटी योजनाएं बना रही थी, तभी कमरे के बाहर से एल्डमू और एल्डरलियू की आवाजें सुनाई दी। युवा स्वामी, नाश्ता तैयार है, क्या हम इसे अंदर ले आएं? जल्दी आओ, मेरी तरफ से इस लंपट को सबक सिखाओ। 2 रक्षकों की आवाजें सुनकर लुओ जीरो को ऐसा लगा जैसे उसे जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो और वह तुरंत ही इसके लिए उत्सुक होने लगी। उसी समय कमरे के बाहर से आई आवाज ने सी चेन की गतिविधियों को रोक दिया, लेकिन उसने तुरंत अपने हाथों की क्रियाओं को जारी रखा। 2 रक्षकों, अंदर आओ। सी चेन की बातें सुनकर एल्डमू और एल्डरलियू भी कमरे में दाखिल हुए। सबसे पहले उन्होंने फर्श पर बिछी सी चेन की चादर देखी, फिर उन्होंने बिस्तर पर लेटे सी चेन को देखा और लुओ जीरो को देखा, जिसे सी चेन ने एक बहुत ही अजीब मुद्रा में अपनी बाहों में पकड़ रखा था। शुरू में इस दृश्य को देखकर एल्डरलियू थोड़ा असमंजस में थे और उन्हें यह भी लगा कि सी चेन के कुछ बुरे इरादे हैं, लेकिन उनके बगल में बैठे एल्डमू ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। बूढ़ी लियू, संप्रदाय प्रमुख के चेहरे के भावों पर ध्यान दें। एल्डमू की बातें सुनकर एल्डरलियू की बूढ़ी और धुंधली आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने अपने संप्रदाय के गुरु की ओर देखा। जब उसने लुओ जीरो के चेहरे पर बढ़ती हुई गुलाबी रंगत और धीरे धीरे वापस आने वाले उसके प्रभावशाली आत्मविश्वास को देखा तो वह दंग रह गई। इतनी जल्दी? क्या सी चेन के पास वाकई कोई जादुई क्षमता है? इससे पहले उन्होंने हर तरह के दिव्य खजाने का इस्तेमाल किया और हर तरह के प्रयास किए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अब उनके संप्रदाय के गुरु और सी चेन की शादी के कुछ ही दिनों बाद उनके चेहरे की रंगत इस हद तक सुधर गई है और स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि मेरिडियन भी उभरने लगे हैं।
युवा स्वामी, आपने ये कैसे किया? वे खाना पहले मेज पर रखना भी भूल गए। दोनों रक्षक थालियां पकड़े वहीं खड़े रहे और आश्चर्य से सी चेन को देखते रहे। सी चेन ने अपनी हरकतें रोक दी और मुस्कुराते हुए दोनों रक्षकों से कहा, मुझे भी ठीक से नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया। शायद यह मेरी मालिश की वजह से है। मालिश? सी चेन द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराते हुए और फिर सी चेन की पिछली मालिश तकनीकों के बारे में सोचते हुए। हालांकि दोनों रक्षकों को अभी भी ये थोड़ा अकल्पनीय लग रहा था, लेकिन उनके संप्रदाय के गुरु में पहले की तुलना में आया अभूतपूर्व परिवर्तन निर्विवाद था। मेज पर खाना रखते हुए एल्दमू ने सी चेन से विनम्र स्वर में कहा, मैं यहाँ मौजूद युवा स्वामी को धन्यवाद देता हूँ। युवा स्वामी निश्चिंत रहें और जो चाहे करें, हम दोनों युवा स्वामी का पूरा समर्थन करेंगे। उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। अपने दो सबसे करीबी रक्षकों की आकृतियों को धीरे धीरे दूर जाते हुए महसूस करते हुए लुओ जिरो को लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व ही ठीक नहीं है। एल्दमू, एल्दलियू, क्या आप दोनों इस पंथ के गुरु को धमकाने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साजिश रच रहे हैं? तुम पहले ऐसे नहीं थे। अध्याय 18। यह मत सोचो कि कुछ मिठाइयां मुझे मना लेंगी। महान बुजुर्ग आ गए हैं। पत्नी, क्या तुमने सुना? यहाँ तक कि एल्दमू और एल्दलियू ने भी मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने को कहा है। उनकी बातों का कोई महत्व नहीं, केवल मेरी बातें ही मायने रखती हैं। सी चेन द्वारा खिलाई गई आध्यात्मिक दलिया खाते हुए लुओ जिरो चिड़चिड़ाते हुए सोचने लगी। खाना खाने के बाद आपको इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं है, वरना नहीं तो मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। मेरे पैर अभी भी दुख रहे हैं। अरे, आज का दलिया मीठा क्यों है? जैसे ही लुओ जिरो के मन में यह विचार आया, लगभग तुरंत ही सी चेन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। रोजाना एक ही तरह का आध्यात्मिक दलिया खाते खाते आप बहुत पहले ही उब गए होंगे। सी चेन ने चम्मच में रखी आध्यात्मिक दलिया पर धीरे से फूंक मारी और साथ ही कोमल स्वर में बोली, ये वही शहद की मिठाई है जो गांव की चाचियों ने मेरे जाते समय मेरे हाथों में थमा दी थी। मैं इसे खा भी नहीं पाई क्योंकि इसमें बस कुछ ही टुकड़े थे, लेकिन अगर यह मेरी पत्नी के खाने के लिए है तो मैं तैयार हूँ। तुझे में असल में लुओ जिरो को अब भी यह जानने की उत्सुकता थी कि आज का आध्यात्मिक दलिया मीठा क्यों था और पहले की तरह फीका क्यों नहीं था। सी चेन की कोमल फुसफुसाहट सुनकर लुओ जिरो स्तब्ध रह गई। उसे ये भी नहीं पता था कि वह अपने वर्तमान विचारों को कैसे व्यक्त करे। उसी समय सी चेन द्वारा गहन ये आध्यात्मिक दूध को पकड़े हुए का दृश्य स्पष्ट रूप से वह इसे अपने लिए पाने के लिए बेताब था, फिर भी खुद को इसे छोड़ने और उसे लुओ जिरो को देने के लिए समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लुओ जिरो के दिल में एक बार फिर उभर आया, बेवकूफ, तुम बहुत अच्छी चीजें इस्तेमाल नहीं करते और सब मेरे लिए छोड़ देते हो। तुम सचमुच बेवकूफ हो। कैंगलान साम्राज्य में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। ये स्पष्ट रूप से एक मामूली मामला था, स्पष्ट रूप से शहद की कैंडी के कुछ साधारण टुकड़े ही थे। फिर भी लुओ जिरो को ऐसा लगा मानो उसके दिल के सबसे कोमल हिस्से पर गहरा आघात लगा हो और उसके दिल का सबसे गहरा हिस्सा चुपचाप किसी की छाया से भर गया हो। आध्यात्मिक दलिया में हल्की मिठास का आनंद लेते हुए लुओ जिरो ये ठीक से नहीं बता पा रही थी कि यह शहद की मिठाई की मिठास थी या उसके दिल की मिठास। हालांकि लुओ जिरो को यह भी लगा कि एक प्रतिष्ठित दानव पंथ की नेता होने के नाते कुछ शहद की कैंडी से रिश्वत लेना वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक था। तो उसने फिर से गुस्से से सोचा, बुरे आदमी, तुम्हें तो सिर्फ लोगों को खुश करने वाली बातें कहना आता है। मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसने वाली। जैसे थोड़ा दोषी महसूस करते हुए लुओ जिरो ने दोहराया, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जल्द ही इस सौम्य वातावरण में सी चेन ने लुओ जिरो को थोड़ा थोड़ा करके दलिया खिलाया। लुओ जिरो को आखिरी चम्मच दलिया खिलाने के बाद सी चेन ने लुओ जिरो के मुंह के कोने पर बचे दलिया के टुकड़ों को देखा और अचानक उसकी आंखों में थोड़ी सी मस्ती झलक उठी। फिर सी चेन ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और लुओ जिरो के गुलाबी होठों को चूमा। काफी देर बाद सी चेन ने आखिरकार अपना सिर उठाया और लुओ जिरो के माथे पर बिखरे हुए बालों को ठीक करने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। इस समय तक लुओ जिरो के मुंह के कोने पर बचा हुआ दलिया का अवशेष पूरी तरह से गायब हो चुका था। जब लुओ जिरो को सी चेन की हरकत का एहसास हुआ तो उसने झुंझलाहट में एक गहरी सांस ली। लोभी, मुझे पता था कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो। कौन किसी को दलिया खिलाकर फिर चुंबन मांगता है? मानो खुद को दिलासा देने के लिए लुओ जिरो ने फिर से आत्मसम्मोहन करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे किसने बताया कि मेरे पास अभी उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? मैं उसे इस आखिरी बार माफ कर दूंगी। अगर मेरे जागने के बाद भी वह मुझसे छेड़छाड़ करता रहा तो मैं उसे इतनी आसानी से अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। लुओ जिरो को फिर से अपनी बाहों में कसकर पकड़ते हुए सी चेन ने पूछा, पत्नी, क्या तुम एक कहानी सुनना चाहती हो? बेशक मैं। खटखट खटखट खटखट। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और कमरे के बाहर से एल्दमू की आवाज सुनाई दी। महामहिम, मुझे युवा स्वामी को आपकी उपस्थिति की सूचना देने की अनुमति दें। युवा स्वामी, महापुरुष आ गए हैं। एल्दमू की आवाज सुनकर सी चेन की हरकतें रुक गईं और उसी समय वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि यह ग्रैंड एल्डर किस तरह का व्यक्ति होगा। कैंगलान क्षेत्र में सबसे बड़े दानव पंथ के ग्रैंड एल्डर बनने के लिए इस व्यक्ति में निश्चित रूप से कुछ ताकत होनी चाहिए। लुओ जिरो को बिस्तर पर लिटाने और उसे कंबल ओढ़ाने के बाद सी चेन दरवाजा खोलने के लिए उठ गया। दरवाजा खुला और सी चेन ने देखा कि दो रक्षक सफेद बालों और सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति के साथ दरवाजे पर खड़े थे। वह बूढ़ा आदमी दरवाजे पर ही खड़ा रहा। उसके जुड़ीदार चेहरे पर उसकी आंखों से एक बहुत ही मिलनसार भाव झलक रहा था। युवा स्वामी, ये दिव्य पंथ के महान बुजुर्ग कियुबोक्वान हैं। महागुरु जी, ये पंथ प्रमुख का पति सी चेन है। जैसे ही एल्दमू की आवाज बंद हुई, कियुबोक्वान, जो अपनी निगाहों से सी चेन को परख रहा था, ने एक दोस्ताना मुस्कान दी। मैंने बहुत समय से सुना है कि पंथ के नेता को एक बेहतरीन पति मिला है। अब आपको देखकर लगता है कि आपकी प्रतिष्ठा वाकई सार्थक है। पिछले द्वितीय एल्डर दान हुआओ की तुलना में उनसे पहले कियुबोक्वान का रवैया बिल्कुल विपरीत कहा जा सकता है। उसके मन में सी चेन के प्रति कोई शत्रुतापूर्ण भावना नहीं थी, बल्कि वह लगातार उसकी प्रशंसा भी करता रहता था। हालांकि चाहे ये सी चेन का भ्रम हो या कुछ और, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके सामने बैठा बूढ़ा व्यक्ति उतना सरल नहीं था जितना वह दिखता था। उनके सामने उपस्थित ये दयालु और सज्जन वृद्ध व्यक्ति कैंगलान क्षेत्र के नंबर 1 दानव पंथ के ग्रैंड एल्डर थे। कियुबोक्वान की स्थिति को देखते हुए क्या इस तरह का हृदय स्वभाव कुछ ज्यादा ही जानबूझकर दोस्ताना था? हालांकि ये सब तो सी चेन का सिर्फ अनुमान था, वह इसे खुलकर कह नहीं सकता था। कहावत है कि मुस्कुराते हुए चेहरे पर मुक्का नहीं मारना चाहिए। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दूसरे पक्ष को अपमानित नहीं होने दे सकता था। सी चेन ने कियुबोक्वान की ओर से हिलाते हुए कहा, महावृद्ध वास्तव में अफवाहों से कहीं अधिक अमर ऋषि के समान है। आपसे इस बार मिलना सचमुच खुशी की बात है। मुझे आश्चर्य है कि आज महागुरु को राक्षस शिखर पर लाने का क्या काम है। हाँ, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। कियुबोक्वान की निगाहें सी चेन की आंखों से हटी ही नहीं। सी चेन की बात सुनकर उसकी आंखों में हैरानी के भाव साफ झलक उठे। उनकी जानकारी के अनुसार सी चेन वास्तव में केवल एक सहायक शिष्य था और दिव्य पंथ के उच्च अधिकारियों में से किसी के भी संपर्क में कभी नहीं आया था। लेकिन अब जब वह ग्रैंड एल्डर का सामना कर रहा था तो सी चेन की अभिव्यक्ति, व्यवहार और उसकी न तो विनम्र और न ही अभिमानी प्रतिक्रिया सभी निंदनीय थी।
ऐसा लगता था मानो सी चेन जन्म से ही बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना कर चुका हो। कियू बोक्वान ने विनम्रता से हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने अन्य वरिष्ठों से सुना है कि युवा गुरु की मदद से पंथ नेता की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। दिव्य पंथ के महागुरु होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से पंथ के नेता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ, इसलिए मैं विशेष रूप से उनका हालचाल लेने और युवा गुरु से परिचय करने आया हूँ। जब सी चेन ने कियू बोक्वान की बातें सुनी तो उसकी बाहें थोड़ी सी फड़क उठी। क्या आपने अन्य बुजुर्गों से सुना है? क्या ये द्वितीय वरिष्ठ से था या सातवें वरिष्ठ से? सी चेन एक तरफ हट गया और कियू बोक्वान को हल्की सी मुस्कान देते हुए बोला, महाराज कृपया अंदर आइए। और कुछ कहे बिना कियू बोक्वान सीधे कमरे में चले गए और दोनों रक्षक उनके पीछे पीछे चले गए। कमरे में प्रवेश करने के बाद कियू बोक्वान की निगाहें एक पल के लिए भी नहीं रुकी और सीधे बिस्तर पर लेटी हुई लुओ जीरो पर टिक गईं। जब उसने लुओ जीरो के स्वस्थ चेहरे की स्पष्ट बहाली और उसके शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति के सूक्ष्म उतार चढ़ाव को देखा, कियू बोक्वान की आंखों में अचानक एक लगभग अदृश्य काली रोशनी चमक उठी। अध्याय 19 अतीत की घटनाएं। चतुर्थी चेन। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। युवा स्वामी से शादी के बाद पंथ की नेता वास्तव में काफी हद तक ठीक हो गई हैं। कुछ पल की त्वरित निगाहों के बाद कियू बोक्वान ने अपनी निगाहें हटा लीं और सी चेन की ओर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि युवा स्वामी में वाकई ऐसे गुण हैं जो आम लोगों से कहीं बढ़कर हैं। हे सी चेन ने भी उतनी ही मुस्कान के साथ जवाब दिया, महापुरुष बहुत दयालु हैं। पंथ प्रमुख का स्वस्थ होना पूरी तरह से उनकी अपनी शक्ति के कारण है, मैंने तो बस थोड़ी सी सहायता प्रदान की है। युवा स्वामी बहुत ही विनम्र हैं। लुओ जीरो की वर्तमान स्थिति को समझने के बाद कियू बोक्वान बिना और अधिक समय बिताए सीधे कमरे से बाहर निकल गया। शुरू से अंत तक उनके किसी भी कार्य में किसी भी तरह की असुविधा या अरुचि नहीं थी। कमरे से बाहर निकलते ही कियू बोक्वान के हाथ में एक रोशनी चमकी और एक हल्के नीले रंग की औषधीय गोली प्रकट हुई। युवा स्वामी, यह एक उच्च श्रेणी का है, गहन पद हवेली में प्रवेश करने की गोली। मुझे लगता है कि आप बैंगनी हवेली क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं, समय आने पर आप इसे सहायक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कियू बोक्वान के हाथ में मौजूद दवा की गोली को देखकर सी चेन ने बिना किसी झिझक के उसे सीधे ले लिया। तो मैं यहाँ उपस्थित परम बुजुर्ग को धन्यवाद दूंगा। इस बारे में कुछ मत सोचो युवा स्वामी। कियू बोक्वान ने अपना शांत और मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाए रखा। उसने ऊपर देखा, सी चेन की आंखों में आंखें मिलाई और एक ऐसे स्वर में बोला जो अविश्वसनीय रूप से गंभीर था, फिर भी जिसे टुकराना मुश्किल था। यदि युवा स्वामी के पास समय हो तो आप मेरे शिखर पर आकर बातचीत कर सकते हैं। मैं मेजबान के रूप में अपने कर्तव्यों का अवश्य निर्वाह करूंगा। किसी कारणवश सी चेन को ऐसा लगा कि कियू बोक्वान का यह आखिरी वाक्य शुरू से अंत तक उसका असली उद्देश्य था। बिल्कुल, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं लंबे समय से ग्रैंड एल्डर का प्रशंसक रहा हूँ। हा, तो फिर सौदा पक्का। मैं यिंग हुई शिखर पर युवा स्वामी के आगमन का इंतजार करूंगा। यह आखिरी वाक्य कहने के बाद कियू बोक्वान मुड़ा और तेजी से दूर चला गया और जल्दी ही सी चेन की नजरों से ओझल हो गया। कियू बोक्वान के जाने के बाद सी चेन सीधे कमरे में लौट आया। इस समय दोनों रक्षक भी सी चेन के प्रवेश करने के लिए कमरे में इंतजार कर रहे थे। कमरे में प्रवेश करते ही सी चेन ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने सामने खड़े दोनों रक्षकों को देखा। एल्डमू, एल्डरलियू, क्या पंथ की नेता के इस अवस्था में आने से पहले उनका ग्रैंड एल्डर से कोई संपर्क था? हम सी चेन का प्रश्न सुनकर एल्डमू और एल्डरलियू दोनों रुक गए और अचानक सी चेन की ओर देखने लगे। कुछ देर याद करने के बाद एल्डमू ने भारी स्वर में कहा, उस समय ग्रैंड एल्डर ने वास्तव में एक बार राक्षस शिखर का दौरा किया था, लेकिन उनका प्रवास बहुत संक्षिप्त था और वे पंथ के नेता को स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना भेंट करने आए थे। एल्डमू का लहजा कुछ हिचकिचाहट भरा था जब उन्होंने सी चेन से कहा, लेकिन उस दौरान अन्य एल्डर भी पंथ के नेता से मिलने आए थे और वह उसके बाद आधे महीने से अधिक समय बाद ही इस अवस्था में पहुंची। एल्डमू की बातें सुनकर सी चेन ने सिर हिलाया। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद रक्षकों, कोई परेशानी नहीं है, हम कमरे के बाहर पहरा देंगे। अगर युवा मालिक को किसी चीज की जरूरत हो तो बस हमें बुला लेना। ... दोनों रक्षकों के कमरे से चले जाने के बाद बिस्तर पर केवल सी चेन और लुओ जीरो ही रह गए। सी चेन बिस्तर के पास आया, लुओ जीरो को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। पत्नी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ग्रैंड एल्डर कियू बोक्वान मुझे गहरे संकट का एहसास दिलाता है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है? लुओ जीरो की खूबसूरत नाक को चुटकी से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए सी चेन ने बेबसी से कहा, काश तुम मुझसे बात कर पाती तो मैं इस व्यक्ति को बेहतर ढंग से समझ पाता। ठीक है, चलिए आज के मसाज और कहानी सुनाने के सत्र को जारी रखते हैं। लुओ जीरो की आध्यात्मिक दुनिया के अंदर। हालांकि कियू बोक्वान पहले ही जा चुका था, लेकिन उसके आने से लेकर जाने तक लुओ जीरो की आत्मा अत्यंत हिंसक अवस्था में चली गई थी। विशेषकर जब उसने सुना कि कियू बोक्वान ने पहले सी चेन को एक औषधीय गोली दी और फिर उसे अपने शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। उस ठंडी खाई में फंसा हुआ लुओ जीरो लगातार एक ही वाक्य बुदबुदाता रहा, नहीं, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके साथ मत जाओ। शायद कियू बोक्वान ने बाकी सभी को अंधेरे में रखा था, शायद किसी और ने उसका असली चेहरा नहीं देखा था, लेकिन लुओ जीरो अलग था। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह इस हालत में क्यों आ गई थी, कि वह मर जाना चाहती थी, और वह इससे भी बेहतर जानती थी कि इन सबके पीछे का अपराधी कौन था। लुओ जीरो उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगी जब कियू बोक्वान ने उसे ढूंढ लिया और उसे बताया कि उसने गलती से एक प्राचीन निषिद्ध भूमि से एक सर्वोच्च खजाना प्राप्त कर लिया है। उसने कहा कि वह इस सर्वोच्च खजाने का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए वह इसे पंथ के नेता को अर्पित करना चाहता था। आमतौर पर दयालु और मिलनसार स्वभाव वाले इस महान बुजुर्ग के बारे में लुओ जीरो ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे उस बक्से को स्वीकार कर लिया जो काले धुंध से जगमगा रहा था। उसके बाद अन्य वरिष्ठ भी एक एक करके राक्षस शिखर पर आए, जाहिर तौर पर दिव्य पंथ के भीतर की कुछ स्थितियों के बारे में लुओ जीरो को रिपोर्ट करने के लिए। हालांकि इससे लुओ जीरो को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे ज्यादा संदेह नहीं हुआ। आधे महीने बाद जब उसे इस परम खजाने की याद आई और उसने साधना करते समय उस डिब्बे को खोला, अचानक ही अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट शक्ति का एक प्रवाह उसके शरीर में समा गया। ये शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयावह थी, इतनी अधिक कि यहाँ तक कि क्लेश पारगमन क्षेत्र के अंतिम चरण में उनके जैसी एक महान विशेषज्ञ भी इसका विरोध करने में असमर्थ थी। लगभग पल भर में लुओ जीरो ने महसूस किया कि उसके शरीर और आत्मा का पूरी तरह से संपर्क टूट गया है और परिणामस्वरूप उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। इतना ही नहीं, ये शक्ति उसकी आत्मा से जुड़ गई, जिससे उसकी जीवन शक्ति लगातार कम होती जा रही थी। वह अपने विचारों को बाहरी दुनिया तक नहीं पहुंचा सकी और उस अंधेरे में केवल निराशा से जूझती रही। ये शक्ति उसकी जान तुरंत नहीं लेगी, लेकिन यह उसे होश में रहते हुए, कुछ भी करने में असमर्थ रहते हुए धीरे धीरे अपने जीवन के क्षय का साक्षी बनने पर मजबूर कर देगी। यह उसे सीधे मार डालने से कहीं अधिक क्रूर था। ये सब उस डिब्बे की वजह से हुआ, वह डिब्बा जो कियू बोक्वान ने उसे दिया था। इससे पहले लुओ जीरो ने कभी नहीं सोचा था कि जिस दिव्य पंथ के महान बुजुर्ग पर वह हमेशा भरोसा करती रही थी, वह वास्तव में ऐसा काम करेगा। उसका तथाकथित दयालु चेहरा पूरी तरह से दूसरों को दिखाने के लिए एक झूठा मुखौटा मात्र था। और अब सी चेन के आगमन ने लुओ जीरो को आशा दी थी। सी चेन उसके अंधकार में जीवन में एक नई सुबह बनकर आई थी। सी चेन की मदद से लुओ जीरो के शरीर में धीरे धीरे सुधार होने लगा और उसके होश में आने की संभावना थी।
ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बेहतर हो रहा है। इसी समय क्यूबोक्वान एक बार फिर प्रकट हुए, अब भी उसी दयालु और पाखंडी चेहरे के साथ, लोगों को लुभाने के लिए अपने पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हुए। लुओ जीरो बिना सोचे समझे ही समझ गया कि उसने सी चेन को अपने शिखर पर आमंत्रित करने का उद्देश्य क्या रखा था। क्यूबोक्वान अपनी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण उम्मीद की किरण को बुझाना चाहता था। इससे लुओ जीरो का दिल भी पल भर में बैठ गया और वह अत्यधिक घबराहट की स्थिति में आ गई। लुओ जीरो को इस तरह सी चेन को खोने से बेहतर है कि वह कभी जागे ही न। और ठीक इसी क्षण लुओ जीरो ने महसूस किया कि गर्म बड़े हाथों की एक जोड़ी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। जिस आवाज से उसे बेहद सुकून मिलता था वह फिर से उसके कानों में गूंजी, पत्नी मैं नहीं जाऊंगा। ये व्यक्ति मुझे हमेशा इस बात का एहसास दिलाता है कि वह ऊपर से तो दयालु दिखता है लेकिन असल में बहुत खतरनाक है। बेहतर यही होगा कि मैं उससे जितना हो सके दूर रहूं। इसके अलावा अपनी पत्नी के साथ रहने से ज्यादा आरामदायक और क्या हो सकता है। किसी कारणवश जैसे ही सी चेन के शब्द सुनाई दिए, लुओ जीरो को अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में अब उसे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा लगता था मानो सी चेन उसके दिल की बात जान सकती हो और हमेशा सही समय पर उसे सुरक्षा का एहसास दिला सकती हो। बुरे आदमी, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया कि तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी चतुराई के लिए मैं तुम्हें आज एक और मिनट, एक और सेकंड के लिए मुझे चूमने की अनुमति देती हूँ। अध्याय 20, क्या मेरी पत्नी मुझे गुमराह कर रही है। मवाह मवाह, तारांकन। शाम की हल्की हवा धीरे धीरे बह रही थी और ठंडी चांदनी धरती पर लापरवाही से बिखर रही थी। फूलों की सुगंध लिए हुए हल्की हवा खिड़की से कमरे में बहकर आई, जिससे शांत वातावरण में थोड़ी और आत्मीयता जुड़ गई। इस समय सफेद जैद के पलंग पर सी चेन और लुओ जीरो एक ही तकिए पर आमने सामने लेटे हुए थे। अरे लंपट, मैंने तुम्हें सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही मुझे चूमने की इजाजत दी थी, लेकिन 15 मिनट बीत चुके हैं। क्या तुम्हारा काम हो गया? मानो या न मानो, मैं जागते ही तुम्हें चाकू से गोदकर मार डालूंगा। लुओ जीरो को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि वह इस समय सी चेन की बाहों में है और साथ ही सी चेन उसकी टुड्डी को ऊपर उठाकर उसके साथ छेड़छाड़ भी कर रहा था। अब भी मेरी टुड्डी पकड़ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों के बीच वर्चस्व स्थापित कर सकते हो? सपने में ही सही, सी चेन ने धीरे से अपना सिर उठाया और लुओ जीरो के सुंदर धूल रहित चेहरे को निहारा। उसकी आंखें मुस्कान से भरी हुई थीं। पत्नी, जब तक तुम सो रही हो मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा और अपने पैसे वसूल करने होंगे। नहीं तो अगर तुम जागने पर मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाते हो और मुझे मारना चाहते हो तो मुझे कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन शायद जागते ही मुझे देखते ही तुम मुझसे प्यार कर बैठोगे। ही पा पा पा, आत्ममुग्ध सपने देखते रहो। लुओ जीरो का मन कर रहा था कि वह उस आदमी के चेहरे को छूले और अपनी आंखें खोलकर उसे देखे। अगर संभव हो तो लुओ जीरो सी चेन के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। सी चेन ने हाथ बढ़ाकर लुओ जीरो के गाल को चुटकी से दबाया और खुद से बातें करता रहा। दरअसल मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि आप अभी बाहरी दुनिया को महसूस नहीं कर सकते हैं और यह सब सिर्फ मेरी कोरी कल्पना है। अगर ऐसा है तो जब तुम जागोगे तब तक मैं सचमुच परलोक की ओर जा रहा होऊंगा। हम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो मुझे किसी खून खराबे वाले इंसान की तरह पेश कर रहे हो। सी चेन की बातें सुनकर लुओ जीरो ने असंतुष्ट होकर सोचा, इसके अलावा क्या कुछ चुंबन वाकई इसे सार्थक बना सकते हैं? तुम मूर्ख हो, तुम्हें खुश करना तो वाकई बहुत आसान है। अनजाने में ही लुओ जीरो ने वास्तव में सी चेन के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। हर बार जब वह कुछ ऐसा करता जो घाटे का सौदा लगता था तो वह बहुत असंतुष्ट हो जाती थी। लेकिन असंतुष्ट होने के साथ साथ वह अक्सर यह भी सोचती थी, वह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही चतुर व्यक्ति था तो वह हमेशा ऐसे लाभहीन काम क्यों करता था। और ऐसा लगता था कि सी चेन उसके सामने ही इस तरह के घाटे वाले सौदे करता था। दुष्ट, तुम मुझे बहकाना चाहते हो, है ना? बिल्कुल नहीं। हालांकि जब लुओ जीरो ने सी चेन द्वारा उसके लिए किए गए स्नेहपूर्ण कार्यों के बारे में सोचा तो अचानक उसके दिल में एक असहज विचार उत्पन्न हुआ। क्या होगा अगर वह भविष्य में अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा करे? क्या होगा अगर कोई दूसरी महिला मुझसे भी ज्यादा सक्रिय हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही यह विचार मन में आया, लुओ जीरो ने चाहा कि काश वह तुरंत अपनी चलने फिरने की क्षमता वापस पा सके। वह सचमुच सी चेन के सामने खड़े होकर उसे आमने सामने कहना चाहती थी, तुम ये घाटे के सौदे सिर्फ मेरे लिए कर सकते हो, दूसरी महिलाओं के लिए नहीं, क्योंकि सिर्फ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बाहर की सारी औरतें बुरी होती हैं, तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से तो तुम उन्हें संभाल ही नहीं सकते। बस मेरे पीछे रहो और ईमानदारी से मेरा सहारा लो, बाकी किसी बात के बारे में सोचना भी मत। सी चेन ने लुओ जीरो को पकड़ रखा था, हालांकि वह हिल नहीं सकती थी, फिर भी उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसे बहकाया जा रहा हो। सी चेन को नहीं लगता था कि लुओ जीरो ने पहले कभी विशेष रूप से ऐसी चीजों का अध्ययन किया होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़कियों में ये कौशल जन्मजात हो? पत्नी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? क्या तुम अपने दिमाग में कुछ साजिश रच रही हो? सी चेन ने अपनी बाहों में बैठी लुओ जीरो की ओर देखते हुए हिचकिचाते हुए पूछा। मैं नहीं हूँ, लोगों की बदनामी मत करो, मैं सोने जा रहा हूँ। अगर तुम यहाँ रुक रहे हो तो बात करना बंद करो, वरना वापस अपनी चटाई पर चले जाओ। लुओ जीरो के पास स्वाभाविक रूप से सी चेन को जवाब देने का कोई तरीका नहीं था और सी चेन को भी यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। खिड़की के बाहर चांद को अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचते देख सी चेन समझ गया कि एक नए दिन का आगमन हो गया है। अपना सिर झुकाकर सी चेन ने अपने होंठ लुओ जीरो के होंठों से दबाए और उन्हें धीरे से चुमा। शुभ रात्रि पत्नी। अपनी दैनिक जांच पूरी करने के बाद सी चेन सीधे बिस्तर से कूदकर फर्श पर बिछी चटाई पर बैठ गया। वह अब रात में नहीं सोता था, बल्कि नींद की जगह ध्यान और साधना को अपना जीवन यापन का साधन चुनता था। इस तरह वह एक और तो अपनी साधना को यथाशीघ्र सुधार सकता था और दूसरी ओर किसी भी दुर्घटना के प्रति सतर्क रह सकता था। शुभ रात्रि तुम बुरे आदमी। यिंगुई शिखर श्वेतपंथ दिव्यपंथ के 8 मुख्य शिखरों में से एक। यिंगुई शिखर के सबसे गहरे हिस्से में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी वाले एक गुप्त कमरे के अंदर 2 आकृतियां एक छोटी गोल मेज पर बैठी थीं। वे कोई और नहीं बल्कि दिव्यपंथ के महान गुरु क्यूबोक्वान और दूसरे गुरु डानहुआ थे। लुओ जीरो का शरीर वास्तव में धीरे धीरे ठीक हो रहा है, यहाँ तक कि उसकी नसों में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा में भी पुनर्जीवन के संकेत दिख रहे हैं। अगर उसकी दिव्य आत्मा भी ठीक होने लगे तो इसका मतलब है कि वह बहुत जल्द जाग जाएगी। तब तो हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। क्यूबोक्वान अग्रणी स्थान पर बैठा था, उसकी ठंडी निगाहें सामने बैठे डानहुआ पर टिकी हुई थीं। डानहुआ ने दांत पीसते हुए कहा, साफ शब्दों में कहें तो लुओ जीरो के ठीक होने का सारा कारण वह बच्चा है जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया। डानहुआ ने अपना सिर उठाया, क्यूबोक्वान की आंखों में सीधे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, उससे छुटकारा पाओ, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता। क्यूबोक्वान ने डानहुआ को गुस्से से घूरा। जुवान रुई और लियू किंग राक्षस शिखर पर हैं, उनकी शक्ति तुमसे कम नहीं है। एक बार कोई बड़ा हंगामा हुआ तो दिव्यपंथ के सभी लोग दौड़कर आ जाएंगे। अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करो, दिन भर वासना के अलावा और कुछ न। सोचने वाले इस वजह से साथी का सामना करते हुए क्यूबोक्वान भी बहुत असहाय था। अगर डानहुआ में अभी भी कुछ ताकत बाकी न होती तो क्यूबोक्वान उसे बहुत पहले ही त्याग देना चाहता। तो फिर हम क्या करें?
क्या हम असहाय होकर देखते रहेंगे जब तक कि लुओ जीरो जाग न जाए? डान हुआ ने फिर पूछा। वह स्वयं हमारे पास आएगा। कियू बोक्वान ने सीधे डान हुआ की बात काट दी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और गुप्त कमरे की दीवार की ओर देखने लगा। मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में जब वह मेरे द्वारा दी गई औषधीय गोलियां खत्म कर लेगा तो वह यिंगुई शिखर पर आ जाएगा। तो उस समय डान हुआ की आंखें चमक उठी और उसके अंदर एक तीव्र हत्या का इरादा उभर आया। उसे सीधे मार डालने से कई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। कियू बोक्वान ने तुरंत डान हुआ को रोक दिया। तथापि उसने धीरे से काले कोहरे में लिपटा हुआ एक बक्सा बाहर निकाला। सौभाग्य से मैं इतना सावधान था कि मैंने इसका एक हिस्सा संभाल कर रखा। महाराज सचमुच बहुत प्रतिभाशाली हैं। डान हुआ ने लगातार उनकी प्रशंसा की। इसी समय कियू बोक्वान ने भी मुड़कर डान हुआ की ओर देखा। और क्या तुमने नहीं कहा था कि वह दिव्य खजाना क्षेत्र के चौथे स्तर पर है? जब मैं आज गया तो वह स्पष्ट रूप से 9वें स्तर पर था। तुम ये कैसे गलत समझ सकते हो? उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम और भी बेकार होते जा रहे हो। कियू बोक्वान के शब्दों का सामना करते हुए डान हुआ भी स्तब्ध रह गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय वह दिव्य खजाना क्षेत्र के चौथे स्तर पर था। कियू बोक्वान ने एक बार फिर नाराजगी से आंखें घुमाई। क्या वह एक ही दिन में 5 छोटे लोगों को पार कर सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि वह किसी प्राचीन वंश के शाही पुत्र का पुनर्जन्म है? तो शायद मैंने गलत अनुमान लगाया। किसी काम का नहीं।